281 अध्याय 281 छोटी बाधा तोड़ने वाली गोली। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। युद्ध श्रृंखला महल के सामने येबुके और झाइकिंग ने प्राचीन हॉल को देखा। उनकी आंखों में भावना का एक संकेत था। हाल ही में बाहर चल रही उनकी जीवन मरण की लड़ाई ने उन्हें वापस लौटने से लगभग रोक दिया। अब एक बार फिर युद्ध श्रृंखला महल में लौटने पर उनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से बहुत भिन्न थीं। हल्की सी आह भरने के बाद दोनों युद्ध श्रृंखला महल में प्रवेश कर गए। जब येबुके युद्ध शैल महल से निकला था तो उसे एल्दतियानाजान से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह नहीं मिला। अब 10 दिन से ज्यादा बीत चुके थे और वह सोच रहा था कि क्या इस बार वह उनसे मिल पाएगा। येबुके ने झाइकिंग को एल्दतियानाजान द्वारा उसके और ज़ीलिंग के लिए व्यू रचना सक्रिय करने के बारे में बताया। युद्ध व्यू रचना हृदय की बात को छोड़कर केवल इतना कहा कि एल्दतियानाजान को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई है और वह एकांत में है। ओह सचमुच, ये तो अद्भुत है। येबुके से ये सुनकर कि एल्दतियानाजान ने वास्तव में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है और एकांत में चले गए हैं, झाइकिंग के चेहरे पर भी आश्चर्य और अपने स्वामी के लिए खुशी के भाव दिखाई दिए। हा मास्टर, वह पहले से ही एक युद्ध व्यू ग्रैंड मास्टर है और उसकी युद्ध व्यू साधना पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उड़ने के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गई है। वास्तव में युद्ध व्यू पद के शिखर तक पहुंच गई है। लेकिन मुझे पता है कि इन वर्षों में मास्टर ने वास्तव में कुछ असहायता और अनिच्छा महसूस की है। मास्टर का हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि एक युद्ध व्यू रचना ग्रैंड मास्टर युद्ध व्यू रचना पद का सर्वोच्च क्षेत्र नहीं है। हमारा युद्ध व्यू रचना पद प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसने भारी विनाश का अनुभव किया है। अनगिनत विरासतें नष्ट हो गईं, अनगिनत बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथ खो गए और आगे बढ़ने के कई रास्तों का वास्तव में कोई मार्गदर्शन नहीं था। केवल धीरे-धीरे अन्वेषण करने के लिए पीढ़ियों के व्यू रचना मास्टरों पर निर्भर रहना पड़ा। मास्टर ने एक बार कहा था कि यद्यपि एक युद्ध व्यू रचना ग्रैंड मास्टर शिखर पर पहुंच गया प्रतीत होता है, वह महसूस कर सकता है कि उसके सामने एक महान और अधिक रहस्यमय मार्ग है। जब तक वह उस पार कदम रख सकता है, शायद यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया होगी। शायद वह कदम उठाने के बाद मास्टर प्राचीन व्यू रचना मास्टर्स के गौरवशाली मार्ग को छूने में सक्षम हो जाएगा। झाइकिंग ने उत्साह से कहा, कोई भी अरे मास्टर इसमें अविश्वसनीय रूप से दिलचस्पी लेगा। येबुके ने झाइकिंग के शब्दों को सुना और पहली बार याद किया जब उसने युद्ध व्यू भाग्य ओक को छुआ था और प्राचीन व्यू स्वामियों को मारा दानव आदरणीय से लड़ते हुए देखा था, और फिर उसे प्राचीन समय का अपना सपना याद आया जब युद्ध व्यू हृदय सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया था। दोनों अनुभवों ने येबुके को प्राचीन व्यू रचना के स्वामियों की भयानक शक्ति का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने का अवसर दिया। ये वर्तमान सरणी मास्टर से बिल्कुल बेहतर था। यहाँ तक कि समान स्तर पर भी प्राचीन व्यू रचना के स्वामी उन्हें बलपूर्वक कुचल सकते थे। यदि गुरुदेव प्राचीन व्यू रचना के गुरुओं के मार्ग को छू सकें तो ये सचमुच एक महान और आनंदपूर्ण घटना होगी। मास्टर सिर्फ 1 महीने से ज्यादा समय से एकांतवास में है, इसलिए उनके बाहर आने की संभावना बहुत कम है। आखिरकार मास्टर एक बैटल एरे ग्रैंड मास्टर हैं और उनकी अंतर्दृष्टि असाधारण होनी चाहिए। उनके लिए 1 साल या आधे साल तक एकांतवास में रहना संभव है। झाइकिंग ने सोचा, इसका मतलब था कि वे शायद इस बार भी एल्दतियानाजान को नहीं देख पाएंगे। चौथे बड़े भाई, छोटे कनिष्ठ भाई, तुम दोनों एक साथ कैसे हो गए और फुसफुसा रहे हो? अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी जो ओरियोल पक्षी जैसी थी, जिसमें आकर्षण और मुस्कान का आभास था। दोनों ने ऊपर देखा तो पता चला कि वह ज़ीलिंग था। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों बदल गए हो? ज़ीलिंग के आड़ू जैसे चेहरे पर अचानक संदेह की एक झलक उभरी। उसे लगा कि उसके सामने खड़े चौथे बड़े भाई और छोटे छोटे भाई पिछली बार देखे गए समय से थोड़े अलग लग रहे थे। वह एहसास बहुत सूक्ष्म था, लेकिन ज़ीलिंग उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो चौथे वरिष्ठ भाई और येबुके की आंखें अधिक शांत और स्थिर हो गई थी और उनसे निकलने वाली आभा अधिक गहरी और रहस्यमय थी, मानो वे समय के संचय और बपतिस्मा से गुजरे हों और बहुत बढ़ गए हों। इससे ज़ीलिंग को बहुत अजीब लगा। ज़ीलिंग की नज़र में पिछले 1 महीने से वह केवल एकांत में लघु पंचतत्वों की व्यवस्था का अभ्यास कर रही थी और कुछ प्रगति करने के बाद उसे एक सुखद आश्चर्य प्राप्त हुआ था। उसके लिए ये पिछला महीना पलक झपकते ही बीत गया। उसे कैसे पता चला कि येबुके और झाइकिंग पहले ही सेंट्रल प्लेन्स के अराजकता क्षेत्र में जा चुके थे, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ चुके थे और स्वर्गीय संताओं के पास लौट आए थे। ज़ीलिंग के शब्दों ने येबुके और झाइकिंग के चेहरे पर मुस्कान ला दी। जीवन और मृत्यु के बंधनों में बंधने के बाद जब तक कोई जीवित रहता है, लोग हमेशा विकसित होते और बदलते रहते हैं। हे खैर, मुझे लगता है कि तुम दोनों ज्यादा आकर्षक हो गए हो। खासकर तुम, छोटे कनिष्ठ भाई, तुम और भी ज्यादा आकर्षक होते जा रहे हो। मैं क्या करूं? बड़ी बहन तो तुमसे पूरी तरह मोहित होने वाली है। ज़ीलिंग ने अपने लाल होठों को हल्के से काटा। उसकी साफ नम आंखें पतझड़ के पानी की तरह येबुके को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक युवा लड़की का अपने प्रियतम को देखकर डरपोक, शर्मिला और आनंदित भाव झलक रहा था। ये सचमुच मनमोहक था। सायरन, वह फिर आ रही है। येबुके ने सूखी खांसी की, जल्दी से नजरें फेर ली, थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया और जाने ही वाला था कि ज़ीलिंग ने मुस्कुराते हुए उसे तुरंत रोक लिया। उसके चेहरे का भाव किताब पलटने से भी तेज था। छोटे कनिष्ठ भाई, जाने की इतनी जल्दी मत करो। यह अच्छा है कि चौथा वरिष्ठ भाई भी यहाँ है। 1 महीने से ज्यादा एकांतवास में रहने के बाद मुझे अचानक प्रेरणा मिली और अंततः मैंने लघु पंचतत्व व्यू की पहली परत की धातु और काष्ठ ऊर्जाओं में महारत हासिल कर ली। अब मैं इस बुनियादी एकल युद्ध व्यू की पहली परत का बमुश्किल ही उपयोग कर पा रहा हूँ। क्या बात है, क्या मैं कमाल नहीं हूँ? इस बार मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, छोटे कनिष्ठ भाई। ज़ीलिंग की आवाज एक लड़की जैसी अनोखी शेखी बघाते हुए चंचल और प्यारी हो गई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी मोहक आंखें येबुके पर टिकी थी, मुस्कुरा रही थीं और उत्तेजक भाव से देख रही थीं। बिल्कुल, सीनियर सिस्टर की प्रतिभा कितनी अद्भुत है। ये तो छोटा सा 5 तत्वों का समूह है। सीनियर सिस्टर तो बहुत शक्तिशाली हैं। सीनियर सिस्टर अजय हैं। ज़ीलिंग की निगाहों को देखते ही येबुके तुरंत चिल्लाया। वरिष्ठ बहन ज़ीलिंग से निपटने के लिए येबुके ने यही तरीका बताया था। बहुत ही उत्साह से सहमत हो जाओ और बहुत ही उत्साह से प्रशंसा करो। जब तक वह खुश रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। येबुके की बातें सुनने के बाद ज़ीलिंग ने एक नाजुक सी खर्राटे भरी, फिर एक मीठी मुस्कान दिखाई। ये देखकर येबुके जल्दी से खिसक गया, जबकि झाइकिंग ज़ीलिंग के अनुरोध पर उसका मार्गदर्शन करने के लिए पीछे रह गया। युद्ध शैल महल को पुनः छोड़ते हुए येबुके का गंतव्य कोई और नहीं बल्कि रिफाइनिंग युआन पीक था। मानव रैंकिंग चुनौती तक ज्यादा समय नहीं बचा था और उसे हर पल का पूरा लाभ उठाना था, एक भी पल बर्बाद नहीं करना था। मानव रैंकिंग चैलेंज से पहले वह जितना अधिक मजबूत होगा, उसकी संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। आखिरकार मानव रैंकिंग में ऊपर चढ़ने वाला हर शक्तिशाली विशेषज्ञ लाखों में एक था। इसके अलावा यदि येबुके को अवसर मिले और उन्होंने प्रगति की, तो क्या इसका मतलब यह है कि अन्य लोगों को अवसर नहीं मिले? येबुके कल्पना कर सकते थे कि 1 महीने बाद होने वाली मानव रैंकिंग चुनौती में अनगिनत आश्चर्यजनक विशेषज्ञ अवश्य उपस्थित होंगे। कभी किसी को कम मत आंको। यह उन सिद्धांतों में से एक था जिसे येबुके धीरे-धीरे बना रहे थे। लेकिन जैसे ही येबुके ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसने एक आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसने ऊपर देखा तो वह वो हाई थी जिससे वह पहले ही अलग हो चुका था। वरिष्ठ भाई है, आप हमारे युद्ध शैल महल में क्यों हैं? क्या आप चौथे वरिष्ठ भाई को खोज रहे हैं? वो हाई को आते देख येबुके थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, मैं उस आदमी झाइकिंग को नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैंने तुम्हें कैश डोमेन में बताया था कि जब हम स्वर्गीय संत दाओ के पास लौटेंगे तो मेरे पास तुम्हें इनाम के तौर पर देने के लिए कुछ और है, और अब मैं उसे ले आई हूँ। वो हाई ने मुस्कुराते हुए येबुके की ओर देखा और अपना उद्देश्य समझाया।
ये सुनकर ये बुके रुक गया। उसे याद आया कि हो हाई ने वास्तव में पहले भी ऐसा कहा था। यह आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि यह एक गोली है, सटीक रूप से कहें तो लगभग 5वीं श्रेणी की गोली। इसका नाम है छोटी बाधा तोड़ने वाली गोली। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ये बुके की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। शायद ये बुके को यह नहीं पता था कि माइनर बैरियर ब्रेकिंग पिल क्या होती है या इसके क्या प्रभाव होते हैं। हालांकि 5वीं श्रेणी की गोली के रूप में वर्गीकृत होने के लिए ये निस्संदेह असाधारण होनी चाहिए। यह अवश्य जानना चाहिए कि ये बुके ने पहले भी स्वर्गीय जेड टैबलेट पर गोलियों का विवरण देखा था। उनमें से एक चौथी श्रेणी की निम्न स्तरीय गोली के लिए 50,000 संप्रदाय योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अच्छी गोलियों की कीमत 70,000 से 80,000 होती है और सबसे अच्छी चौथी श्रेणी की उच्च स्तरीय गोलियों की कीमत लगभग 200,000 संप्रदाय योगदान बिंदुओं तक पहुंच जाती है। लेकिन यह अभी भी केवल चौथी श्रेणी की गोलियों के लिए ही था। अगर कोई गोली चौथी श्रेणी से आगे बढ़कर 5वीं श्रेणी तक पहुंच जाती तो उसे कम से कम 3,50,000 संप्रदाय योगदान अंकों की आवश्यकता होती। 5वीं श्रेणी तक पहुंचने वाली कोई भी गोली चौथी श्रेणी की उच्च स्तरीय गोली की तुलना में गुणवत्ता या प्रभावकारिता में कहीं बेहतर थी। ये पूर्णतः गुणात्मक अंतर था क्योंकि 5वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम कीमियागर अब साधारण कीमियागर नहीं थे, बल्कि उन्नत कीमियागर थे जिन्होंने पहले ही कीमिया के क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। चौथी और 5वीं कक्षा की गोलियों के बीच बहुत बड़ा अंतर था, ठीक वैसे ही जैसे किसी शोधन कार्यशाला से प्राप्त साधारण 3 फुट की किंगफैंग तलवार और दुनिया की किसी प्रसिद्ध तलवार के बीच का अंतर होता है। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल दृढ़ता के माध्यम से परिष्कृत किया जा सकता था, क्योंकि 5वीं श्रेणी की गोली के लिए अद्वितीय शोधन तकनीकों और विशिष्ट शक्तिशाली विदेशी गोलियां की आवश्यकता होती थी। इन दोनों स्थितियों को केवल उन्नत कीमियागर ही समझ सकते थे और उन पर महारत हासिल कर सकते थे जिन्होंने कीमिया के क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। और हु हाई के हाथ में माइनर बैरियर ब्रेकिंग पिल, भले ही ये केवल एक 5वीं श्रेणी की गोली थी, फिर भी इसका मूल्य कम से कम 300,000 संप्रदाय योगदान अंक होगा। बड़े भाई है, ये 5वीं कक्षा की गोली है, ये बहुत कीमती होगी। मैं तुम्हारा छोटा भाई इसे लेने के लायक कैसे हो सकता हूँ? इसे पाने के लिए तुम्हें बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा, इसलिए तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहिए। हो हाई के हाथ में छोटी जेड बोतल को देखकर ये बुके थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि इस छोटी सी बाधा भंजन गोली का मूल्य उसके अनुमान से कहीं ज्यादा था। ये कहना कि उसे प्रलोभन नहीं हुआ झूठ होगा, लेकिन अगर उसने सचमुच इसे स्वीकार कर लिया तो उसे लगा कि वह हो हाई का फायदा उठा रहा है, मानो वह अपनी दयालुता का बदला किसी उपकार से चुका रहा हो। हाँ, छोटे भाई बुके, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को काफी हद तक समझ गया हूँ बच्चे। चिंता मत करो, चूंकि मैं तुम्हें यह माइनर बैरियर ब्रेकिंग पिल इनाम में दे रहा हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने हर चीज पर ध्यान से विचार किया है। हो हाई, मेरे काम करने का तरीका हमेशा से ऐसा ही रहा है। इसके अलावा यह माइनर बैरियर ब्रेकिंग पिल लगभग 5वीं कक्षा की ही है, असली 5वीं कक्षा की गोली नहीं, इसलिए इसे निश्चिंत होकर ले लो। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो आप अपने वरिष्ठ भाई मुझे नीची नजर से देखेंगे। आखिरी वाक्य पर हो हाई ने जानबूझकर एक सख्त चेहरा बना लिया। उसका स्वर भी बहुत धीमा था, ये बुके को देखते हुए जैसे कि कह रहा हो, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हम संबंध तोड़ देंगे। ये देखकर कि हो हाई ने वह सब कुछ कह दिया था जो वह कह सकता था और उसने ऐसा रवैया अपनाया था, ये बुके केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दे सका और सहमत हो गया। हो हाई के हाथ से छोटी जेड बोतल लेते हुए ये बुके भी जिज्ञासा से भर गया। एक लगभग 5वीं श्रेणी की गोली का आश्चर्यजनक प्रभाव होना चाहिए, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इसका उद्देश्य क्या है। तुरंत ये बुके ने धीरे से छोटी बोतल का ढक्कन खोला और उसे अपनी नाक के पास रखा तथा गोली की खुशबू को सूंघने के लिए हल्का सा सूंघा। उस सूंघ के साथ ये बुके का दिल अचानक कांप उठा। एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध गोली की सुगंध सीधे उसकी नाक में घुस गई, जो कि उसने अब तक ली गई किसी भी अन्य गोली से कहीं अधिक थी। इसके अलावा जैसे ही इस गोली की सुगंध उसकी नाक और शरीर में प्रवेश करती है, ये बुके को यह भी महसूस हो सकता है कि उसकी आत्मा अचानक से उत्साहित हो गई है। उसके मुंह में एक मीठी लार बन रही है और उसके शरीर के भीतर संत दाव बैटल क्यूई ने आश्चर्यजनक रूप से अपने परिसंचरण को तेज कर दिया है, मानो वह इस माइनर बैरियर ब्रेकिंग गोली के लिए तरस रहा हो। इस चमत्कारी प्रभाव ने तुरंत ही ये बुके को सुखद आश्चर्य से भर दिया। उसने केवल गोली की खुशबू ही सूंघी थी और पहले ही उसे ऐसा प्रभाव महसूस हो गया था। उसके बगल में खड़ा हो हाई ये बुके की हरकतों और हाव भावों को देखकर बिना बोले मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई है, ये लगभग 5वीं कक्षा की गोली सचमुच असाधारण है। मैंने बस हल्का सा सूंघा और महसूस किया कि मेरी आत्मा में स्फूर्ति आ गई है और मेरी आंतरिक ऊर्जा का संचार तेज हो गया है। इस छोटी सी बाधा भंजन गोली का आखिर उद्देश्य क्या है? बोतल पर ढक्कन लगाते हुए ये बुके ने आश्चर्य के साथ हो हाई से पूछा। तुम्हें देखकर मुझे पता है कि तुम इस गोली से बहुत संतुष्ट हो। हाँ, इस छोटी सी बाधा तोड़ने वाली गोली का असर बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके नाम से जाहिर है, बाधाओं को तोड़ना, जिससे उपयोगकर्ता की साधना हवा से एक स्तर बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि बल आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कोई साधक इस गोली का सेवन करता है तो जब तक वह इसे सफलतापूर्वक अवशोषित कर लेता है, वह तुरंत बल आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश कर सकता है। यह मूल आत्मा क्षेत्र से नीचे के साधकों के लिए उपयुक्त है। अपनी साधना को हवा से एक स्तर तक ऊपर उठाना। हो हाई के स्पष्टीकरण से तुरंत ये बुके की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह कुछ हद तक सुखद आश्चर्यचकित हो गया। सचमुच इतना चमत्कारी असर, किसी की साधना को हवा से एक स्तर ऊपर उठा देना, इससे कितना समय बचेगा? तस कोई आश्चर्य नहीं कि यह 5वीं श्रेणी की गोली है, ये निश्चित रूप से अपने नाम पर खरी उतरती है। अपने हाथ में छोटी जेड बोतल को देखते हुए ये बुके ने कहा। लेकिन हो हाई की आवाज फिर भी गूंजती रही। हालांकि इस लघु अवरोध भंजन गोली में एक कमी है, जिसके कारण ये केवल एक 5वीं श्रेणी की गोली है, न कि एक वास्तविक 5वीं श्रेणी की गोली। इसे लेने के बाद सफलता की संभावना केवल 50% है, अर्थात यदि कोई बदकिस्मत है तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके औषधीय प्रभाव उपयोगकर्ता को अपने मौजूदा साधना क्षेत्र को मजबूत करने, युवान शक्ति संचित करने और अगली सफलता के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस गोली का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, चाहे इसे सफलतापूर्वक अवशोषित किया जाए या नहीं, और यह मूल आत्मा क्षेत्र से नीचे के साधकों के लिए बहुत आकर्षक है। हो हाई के स्पष्टीकरण के बाद ये बुके को अचानक एहसास हुआ कि यह गोली केवल एक 5वीं श्रेणी की गोली क्यों थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि असफलता की दर 50% होगी। लेकिन ये बुके को इस बारे में कोई निराशा या अनिच्छा महसूस नहीं हुई, क्योंकि आखिरकार सफलता की संभावना तो 50% थी, और अगर वह सफल न भी हो तो भी गोली उसके मौजूदा दायरे को मजबूत कर सकती थी। यह एक फायदेमंद स्थिति थी, हार तो बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में मैं, आपका छोटा भाई, इसे स्वीकार करूंगा। धन्यवाद बड़े भाई है। तुरंत ये बुके ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और हो हाई को धन्यवाद दिया। ये बुके को माइनर बैरियर ब्रेकिंग पिल लेते देख हो हाई के चेहरे पर भी मुस्कान गहरी हो गई। लेकिन फिर उसकी पीली भौहें तन गईं और उसने दिलचस्पी से ये बुके से कहा, जूनियर ब्रदर बुके, तुम्हें अब से लगभग 1 महीने बाद होने वाली ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज में सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, है ना? हो हाई के शब्दों ने ये बुके को रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई और सिर हिलाया। हाँ, मैं 1 महीने बाद मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लूंगा। ये बुके का सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद ये बुके अस्थायी रूप से हो हाई से अलग हो गया। हो हाई ने दूर पतली आकृति को देखा, उसके दिल में भावना की भावना उठ रही थी। एक नवागंतुक जो उस वर्ष की मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने वाले संप्रदाय में अभी शामिल हुआ था। स्वर्गीय संत दाव के इतिहास में ऐसी घटना अत्यंत दुर्लभ थी, जो कम से कम पिछले 300 वर्षों में नहीं घटी थी।
उन्होंने इस पीढ़ी में ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन हो हाई ने येवुके को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक साथ जीवन मरण की लड़ाई का अनुभव करने के बाद वह पहले से ही जानता था कि येवुके की युद्ध शक्ति कितनी आश्चर्यजनक थी। इसके बजाय उसे एक हल्की सी प्रत्याशा का एहसास हुआ। तुरंत ही हो हाई के दिमाग में कई आकृतियां कौंध गईं, जिनमें से प्रत्येक ने उस पर गहरी छाप छोड़ी और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। इन लोगों के अलावा अब हमें जूनियर ब्रदर वुके, इस छोटे से राक्षस को भी इसमें शामिल करना होगा। ऐसा लगता है कि अब से लगभग 1 महीने बाद होने वाला ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज वाकई एक उथल-पुथल भरा और बेहद दिलचस्प आयोजन होगा। अपने सामने पर्वत शिखर को देखते हुए येवुके, जो रुक गया था, भावुक होकर आह भरता है। हो हाई को विदाई देने के बाद वह इस यात्रा के लिए अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया था, रिफाइनिंग युआन पीक। अगले 1 महीने में येवुके ने रिफाइनिंग युआन पीक पर गहन रूप से साधना करने की योजना बनाई। इसे निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल के साथ संयोजित किया, ताकि मानव रैंकिंग चुनौती शुरू होने से पहले अंतिम चरण के स्पिरिट सोल दायरे के शिखर तक पहुंच सके। अंतिम चरण के स्पिरिट सोल लोक के चरम पर उसकी साधना के साथ उसकी युद्ध शक्ति अकेले ही एक सामान्य अंतिम चरण के फोर्स सोल लोक साधक के बराबर होगी। स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी के द्विध्रुवीय तारा शरीर और थरी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन एसन के हेवनली फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसकी गति और शारीरिक शक्ति दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वह नियमित रूप से अंतिम चरण के बल आत्मा क्षेत्र साधकों को पूरी तरह से पराजित करने में सक्षम होगा और यहां तक कि अंतिम चरण के बल आत्मा क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञों के साथ मुकाबला भी कर सकेगा। इसके अलावा वह एक युद्ध व्यूह रचना का मास्टर भी था, जिसके पास पवन और वज्र तानाशाह हालबर्ट व्यूह रचना जैसे तुरुप के पत्ते थे, और उसने इसे दिव्य क्षमता 9 हेवन सेक्रेड लॉर्ड्स के साथ संयोजित किया था, जो पहले ही दूसरी परत तक पहुंच चुकी थी। अगर वह अपनी पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल करता तो येवुके को पूरा विश्वास था कि मूल आत्मा क्षेत्र के नीचे वह निस्संदेह शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होगा। वह 1 महीने बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेंगे और अंततः मानव रैंकिंग तक पहुंचेंगे। यह उनका आत्मविश्वास था, उन्नति के लिए उनका चुना हुआ मार्ग था। युआन पीक को परिष्कृत करना। येवुके ने जिस परिष्कृत युआन शिखर को चुना था, वह ठीक वही पूर्वी शिखर था जो उन्हें संप्रदाय कल्याण के रूप में प्राप्त हुआ था जब उन्होंने पहली बार स्वर्ग के ताव में प्रवेश किया था। एक बार फिर इस पूर्वी चोटी के शिखर पर खड़े होकर धुंध भरे पर्वतीय दृश्य को देखते हुए येवुके की आंखों में भावना के भाव झलक रहे थे। पिछली बार जब वह इस पीक पर था तो वह एक साधारण शिष्य था जिसने अभी स्वर्ग के ताव में प्रवेश किया था, एक शुद्ध नवागंतुक जो जितना नया हो सकता था उतना नया था, स्वर्ग के ताव की लालसा से भरा हुआ। अब वह अभी भी स्वर्ग के ताव के लिए एक नवागंतुक था, लेकिन उसके पास मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने की ताकत थी। तब से अब तक का समय आधे वर्ष से भी कम था, लेकिन उसके लिए धरती हिला देने वाले परिवर्तन घटित हो चुके थे। फुसफुसाहट। एक गहरी सांस लेते हुए येवुके मुड़ा और चोटी पर बने पत्थर के घर में प्रवेश कर गया। पत्थर के घर में कदम रखते ही पिछली बार के विपरीत येवुके को शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी युआन बल का अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह आश्चर्यचकित भी नहीं हुआ। इसके बजाय वह पत्थर की परत के पास गया, पालती मारकर बैठ गया और पत्थर की परत के दाहिनी ओर एक खांचा देखा। येवुके ने अपना स्वर्ग का जेड टोकन निकाला और उसे धीरे से खांचे में गड़ा दिया। एक क्लिक के साथ अगले ही पल पत्थर के घर के नीचे से शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी युआन बल की धाराएं फूट पड़ी और देखते ही देखते पूरा पत्थर का घर भर गया। पिछली बार जब उन्होंने यहाँ साधना की थी तो वह संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए एक नवागंतुक के कल्याण के लिए थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से निःशुल्क थी। लेकिन इस बार यह अलग था, इसके लिए प्रतिदिन 1000 संप्रदाय योगदान अंक खर्च करने पड़ते थे। पत्थर के घर में उमड़ते स्वर्ग और पृथ्वी युआन बल को महसूस करते हुए येवुके ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसके दाहिने हाथ की युआन यान रिंग चमक उठी और उसके बगल में तुरंत ही निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टलों का ढेर प्रकट हो गया। युआन पीक को निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल के साथ मिलाकर परिष्कृत करने से दोनों के संयोजन से खेती की गति और गुणवत्ता दोनों में काफी वृद्धि होगी। एक निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल को पकड़कर अपने हाथ में पकड़े हुए येवुके ने थोड़ा सिर हिलाया। तुरंत ही उसके शरीर से पवित्र दाव युद्ध की हुई निकल पड़ी, जिसने पत्थर के घर और उसके हाथ में मौजूद निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल दोनों से शुद्ध युआन बल को अवशोषित करना शुरू कर दिया। मन सुनहरी युआन फोर्स की रोशनी धीरे धीरे तेज हो गई और धीरे धीरे येवुके के शरीर को ढकने लगी। जब ये चकाचौंध करने वाली युआन फोर्स की रोशनी फिर से विलुप्त हो जाएगी तो यही वह क्षण होगा जब येवुके अपने एकांत से बाहर निकलेगा। अल्पविराम। जैसे जैसे दिन बीतते गए स्वर्ग के दाव में माहौल और भी उत्साहपूर्ण होता गया। इस मानव रैंकिंग चुनौती के शुरू होने से 3 दिन पहले ही स्वर्ग का दाव अंततः फूट पड़ा। स्वर्ग के ताव के विभिन्न कोनों में अनगिनत शिष्य प्रकट हुए, कुछ रिफाइनिंग युआन पीक से उभरे, अन्य संप्रदाय के गुप्त क्षेत्रों से प्रकट हुए और फिर भी अन्य संप्रदाय के बाहर से लौट रहे थे। संक्षेप में स्वर्ग के ताव के सभी शिष्य एक सामान्य लक्ष्य के लिए संप्रदाय में लौट आए। 3 दिन बाद मानव रैंकिंग चुनौती। ये केवल इस क्षण था कि मानव रैंकिंग उम्मीदवार विशेषज्ञ, जिनकी स्वर्ग के ताव के शिष्यों के बीच काफी प्रतिष्ठा थी, सभी प्रकट होंगे, जिससे अन्य लोग उनकी भव्यता को देख सकेंगे। जहां तक सच्चे मानव रैंकिंग विशेषज्ञों का सवाल है, वे मानव रैंकिंग चुनौती के वास्तविक रूप से शुरू होने के बाद ही सामने आएंगे। इस समय संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र धधकती पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार पर एक आकृति अचानक बाहर निकली। जैसे ही यह आकृति प्रकट हुई, उसका पूरा शरीर मानो प्रचंड लपटों में लिप गया। उसके लाल बाल लहरा रहे थे और उसका शरीर इतना ऊंचा था मानो हर हरकत के साथ वह उफनती, झुलसा देने वाली शक्ति छोड़ सकता हो, सब कुछ जलाकर राख कर सकता हो। जैसे ही यह व्यक्ति सामने आया, उसने तुरंत ही अनगिनत लोगों का ध्यान और चर्चा अपनी ओर आकर्षित कर ली। ये हुआ बुजियू है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 6 महीने से उसे नहीं देखा गया। वह धधकती पर्वत श्रृंखला में एकांत में रहा है। मैं इतनी दूर से भी अपने ऊपर तेज गर्मी का असर महसूस कर सकता हूँ। कितनी शक्तिशाली ताकत है। बकवास। पिछली ह्यूमन रैंकिंग चुनौती में वह सिर्फ एक चाल से हार गया था। उसमें निश्चित रूप से ह्यूमन रैंकिंग विशेषज्ञ जैसी ताकत है। मानव रैंकिंग उम्मीदवारों के इस बैच में हुआ बुजियू शायद सबसे मजबूत में से एक है। अल्पविराम। रिफाइनिंग युआन पीक के नीचे रोशनी टिमटिमा रही थी और एक आकृति बाहर निकली। इस व्यक्ति ने गहरे काले रंग का सैन्य वस्त्र पहना हुआ था और उसके पूरे शरीर से 1000 साल पुरानी गहरी बर्फ जैसी आभा निकल रही थी, मानो वह किसी बेहद ठंडी जमीन से उतरा हो। उसके हर कदम के साथ जिस जमीन पर वह चलता वह जम जाती। उनके रूप ने भी अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर आकर्षित की। निंग हंतियान। ऐसा कहा जाता है कि वह पिछली मानव रैंकिंग चुनौती में अनुपस्थित था, अन्यथा उसे निश्चित रूप से मानव रैंकिंग में जगह मिलती। पिछली बार वह चूक गया था, इस बार संभवतः वह फिर कभी नहीं चुकेगा। इतनी भयानक ठंड है, मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर का खून जम गया है। अल्पविराम। स्वर्ग के ताव के बाहर आकाश में कहीं एक सुंदर 7 रंग का पक्षी प्रकार का राक्षसी जानवर धीरे धीरे उड़ रहा था, जिसके ऊपर 3 आकृतियां बैठी थीं। एक महिला और 2 पुरुष। मुख्य नायिका ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था, जिससे उसकी विशेषताएं छिप रही थीं, लेकिन उसकी खुली आंखें पानी की तरह साफ थीं, चमक रही थीं, जिससे उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर में ताजगी भरी ठंडक का एहसास हो रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से आरामदायक थी। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि महिला के शरीर से एक सुखद सुगंध निकल रही थी, जो दूर दूर तक फैल रही थी। उसके पीछे 2 पुरुष बैठे थे, जिनमें से एक लंबा ठंडे भाव वाला और दूसरा मुस्कुराते हुए चेहरे वाला सुंदर पुरुष था। दोनों ही उन्नत अवस्था वाले बल आत्मा क्षेत्र की शक्तिशाली उतार चढ़ाव से भरपूर थे। अल्पविराम। संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र, सोने और चांदी का रेगिस्तान। एक वीरान सूखे बेजान रेगिस्तान के बीचों बीच एक आकृति अकेली चल रही थी।
इस व्यक्ति का रंग पीला और आंखें विद्रोही थीं। उसके हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय दैत्य चल रहा हो, जिससे सुनहरी और चांदी की रेत ऊपर उड़ रही हो, मानो सोने और चांदी की रोशनी की बौछार हो रही हो। स्वर्ग के ताव के भीतर एक महल के अंदर एक आकृति पालथी मारे बैठी थी। उसके चारों ओर टिमटिमाती अजीब सी बदलती रोशनी थी। यह एक प्रतिबंध का उतार चढ़ाव था। प्रतिबंध का प्रकाश कभी दिखाई देता, कभी छिप जाता। हर बार जब वह छिपता तो भीतर एक सुंदर और मनमोहक स्त्री दिखाई देती। उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं और उसके माथे पर चांदी का एक निशान था, अर्धचंद्र जैसा, बेहद खूबसूरत। अल्पविराम। एक एक करके वे विशेषज्ञ प्रकट हुए जिन्हें स्वर्ग के ताव में आमतौर पर खोजना कठिन था और जिन्होंने स्वर्ग के ताव के अनगिनत शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया और वे खुशी से झूम उठे। जो लोग इस प्रकार की जय जयकार प्राप्त कर सकते थे वे सभी काफी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे। इनमें से कुछ तो पिछले सत्रों से नियमित रूप से मानव रैंकिंग के उम्मीदवारों में शामिल थे तथा उन्हें हमेशा सच्चे मानव रैंकिंग विशेषज्ञों को चुनौती देने का अवसर मिलता था। अन्य लोग पहले भी मानव श्रेणी में पहुंच चुके थे लेकिन बाद में पराजित हो गए और गिर गए, लेकिन उनकी ताकत निर्विवाद थी। अनगिनत शिष्य 3 दिन बाद मानव रैंकिंग चुनौती के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। जबकि स्वर्ग का पूरा सेंट दाव उत्साह के उन्माद में डूबा हुआ था। रिफाइनमेंट पीक का पूर्वी शिखर, जहां ये बुके रहते थे, पिछले महीने की तरह ही शांत और शांतिपूर्ण बना रहा। पूर्वी शिखर के शिखर पर पत्थर के घर के अंदर ये बुके पालथी मारकर बैठे थे। उनके शरीर से एक चमकदार हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो लगातार झिलमिला रही थी। यदि कोई इस क्षण को ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि शिखर के आधार पर स्थित तात्विक नदी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध तात्विक ऊर्जा पूरे पत्थर के घर के भीतर काफी पतली हो गई थी। ये बुके के आसपास निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टलों का ढेर जो कभी मौजूद था अब बिना किसी निशान के गायब हो गया था। हालांकि इस समय ये बुके के शरीर से निकलने वाले उतार चढ़ाव एक महीने पहले की तुलना में कम से कम दोगुने शक्तिशाली और गहन थे। उससे एक शक्तिशाली लहर लगातार फैल रही थी। ये लहर अब आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण को नहीं बल्कि आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर को इंगित कर रही थी, जो कि बल आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। भिन्न भिन्नाओं चमकदार पीली सुनहरी तात्विक ऊर्जा धीरे धीरे ये बुके के शरीर में वापस चली गई और उसकी आंखें जो एक महीने से बंद थीं अब खुल गईं। वाह, मंद रोशनी वाले पत्थर के घर के भीतर ऐसा लग रहा था मानो बिजली चमक गई हो, जो तुरंत चमक गई और फिर मंद हो गई। ये बुके ने आंखें खोलते ही शांत भाव से देखा, न खुशी न गम। उसकी चमकदार निगाहें और भी गहरी हो गईं, मानो उनके भीतर कोई असीम तारों भरा आकाश छिपा हो। एक महीना इतनी जल्दी बीत गया। ये बुके के होठों पर एक हल्का सा मोड़ आया। अगले ही पल वह एक प्रतिबिंब में बदल गया, पत्थर के घर से बाहर निकला और हवा की तरह तेज कदमों से चलता हुआ तुरंत पूर्वी शिखर के शिखर पर पहुंच गया। इस समय सूरज पूर्व दिशा में उग रहा था, अनंत प्रकाश और गर्मी बिखेर रहा था तथा अभी भी ठंडी और सुखद सुबह में गर्मी का पहला स्पर्श ला रहा था। शिखर पर खड़े होकर ये बुके ने सुबह की धूप में स्नान किया और उसकी पूरी आभा एक पल में बदल गई, जैसे एक चमकदार मोती जिसने कई दिनों से जमा धूल को हटा दिया हो, अपनी चमक वापस पाली हो। भिन्न भिन्नाओं डोंग। लगभग 15 मिनट तक स्थिर खड़े रहने के बाद ये बुके हिलने डुलने लगा। उसकी पवित्र दाव युद्ध ची उसके शरीर के चारों ओर उमड़ पड़ी और शक्तिशाली साधना उतार पूर्वी शिखर के पूरे शिखर पर छा गए। सूर्य के प्रकाश में वह चमकीली पीली सुनहरी तात्विक ऊर्जा और भी अधिक चमकदार दिखाई दे रही थी। बाघों जैसी दहाड़ें लगातार गूंज रही थीं। ये बुके की मुट्ठियां 2 छोटे सुनहरे पहाड़ों की तरह थीं जो लगातार वार कर रही थीं। मुट्ठियों की उमड़ती ऊर्जा हवा में फूट पड़ी, मानो लहरों की लहरें लगातार फैल रही हों और पूरे पूर्वी शिखर को एक शक्तिशाली तूफान में लपेट रही हों। अर्थफाइन टाइगर कैवेलरी फिस्ट्स का एक सेट पूरा करने के बाद ये बुके ने अपनी मुट्ठियां वापस खींच लीं और सीधे खड़े हो गए। उनके घने काले बाल उनके कंधों पर लहरा रहे थे। उनका सुंदर गोरा चेहरा सुनहरी धूप में नहाया हुआ था, जिससे वे किसी सुदूर अतीत में जमे हुए युवा युद्ध देवता जैसे लग रहे थे। एकांत साधना का यह महीना वास्तव में व्यर्थ नहीं गया। मैं अंततः आत्मिक क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंच गया हूं। एक महीने पहले की तुलना में मेरी साधना और युद्ध शक्ति दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने पर ये बुके की पवित्र दाव युद्ध की हुई एक बार फिर 50% बढ़ गई। अब यह उसके भीतर एक अंतहीन ज्वार की तरह उमड़ और जमा हो रही थी। उसकी सुनहरी लाल रक्त की हुई विशाल और अविरल थी, जिससे उसे ऐसा लग रहा था मानो उसमें अक्षय शक्ति है। ये बुके को इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात से हुई कि एकांतवास के इस महीने के दौरान अपनी साधना को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त उसने केंद्रीय मैदानी अराजक क्षेत्र में जीवन मरण के संघर्ष से प्राप्त सभी अंतर्दृष्टियों को भी पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, उन्हें अपने शरीर में एकीकृत कर लिया था और उन्हें सहज ज्ञान में बदल दिया था। अब अगर उसे फिर से लड़ना होता तो चाहे उसकी चालों का समय या कौन हो, उसकी तंत्रिका प्रतिक्रियाएं हो या उसकी तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हो, सभी में उल्लेखनीय प्रगति हुई होती। इस तरह की प्रगति साधना और युद्ध शक्ति में हुई साधारण वृद्धि से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त थी। क्योंकि दुश्मन से लड़ना न केवल साधना और युद्ध शक्ति पर निर्भर करता है, बल्कि अक्सर इसकी कुंजी विभिन्न प्रतिक्रियाओं, निर्णय और समझ पर निर्भर करती है। इन पहलुओं में दुश्मन से अधिक शक्तिशाली होने पर ही आप उन्हें वास्तव में हरा सकते हैं। मैं पिछले कुछ महीनों में अपनी वृद्धि और प्रगति का परीक्षण करने के लिए मानव रैंकिंग चुनौती का उपयोग करूंगा। इस क्षण ये बुके की आंखें जोश से जल उठी और उसका लड़ाकू उत्साह बढ़ गया। उसकी तड़प अपने चरम पर पहुंच गई थी। तुरंत ही ये बुके ने पूर्वी शिखर को छोड़ने और युद्ध संरचना महल में लौटने की तैयारी की। लेकिन तभी एक महिला की आवाज अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी, जो स्वर्ग के पूरे संताव में गूंज उठी। इस आवाज में आलस्य, चपलता तथा साथ ही अलौकिकता और शून्यता का भी संकेत था। ऐसा लगता था जैसे यह आपके कान में धीरे से फुसफुसा रहा हो, फिर भी ऐसा लगता था जैसे यह अंतहीन दूरी से आ रहा हो। यह अत्यंत सुखद और मधुर था। 3 दिन बाद ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज में हिस्सा लेने वाले नन्हे मुन्नों, अगर आपने अभी तक कैंडिडेट क्वालिफिकेशन हासिल नहीं किया है तो जल्दी करें। कैंडिडेट टावर आज से आधिकारिक तौर पर खुल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे मिस नहीं करेंगे, वरना आप ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज में हिस्सा लेने के योग्य नहीं होंगे। जैसे ही मधुर महिला आवाज धीमी हुई, स्वर्ग का पूरा संत दाव पूरी तरह से गूंज उठा, हर जगह जयकारे गूंज उठे। यह आवाज संत भगवान लिंगलोंग की है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार संत लॉर्ड लिंगलोंग मानव रैंकिंग चैलेंज की मेजबानी करेंगे। संत भगवान लिंगलोंग, कहा जाता है कि वह हमारे स्वर्गीय संत दाव की सबसे रहस्यमय उपसंप्रदाय गुरु हैं, जो हमेशा एक प्रेत की तरह प्रकट और गायब होती रहती हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि संत लॉर्ड त्यान्या के अलावा किसी ने भी संत लॉर्ड लिंगलोंग का रूप नहीं देखा है, लेकिन हमेशा से यह अफवाह रही है कि संत लॉर्ड लिंगलोंग के पास एक ऐसी सुंदरता है जो दुनिया को चकित कर देती है और एक अद्वितीय सुरुचिपूर्ण आचरण है। अल्पविराम। स्वर्ग के संत दाव के मन में अनगिनत चर्चाएं गूंज रही थीं। स्वर्ग के संत दाव के सभी शिष्य उस स्वर्ग के स्वामी संत भगवान लिंगलोंग के बारे में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि संत भगवान लिंगलोंग अंतहीन रहस्य में लिपटे हुए थे, जो सभी को मोहित कर रहे थे। पूर्वी शिखर पर पहुंचकर ये बुके की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अचानक आए आवाज से उसे आंटी चेन की याद आ गई, जो पूर्वी क्षेत्र में बहुत दूर तैनात थी। उनकी आवाजों में सूक्ष्म समानता थी, दोनों ही फुर्तीले और अलौकिक थे। लेकिन कुछ अंतर भी थे। आंटी चेन की आवाज में एक अवर्णनीय दबंग गुण था। यह एक ऐसी आभा थी जो उसने पूर्वी भूमि पर कई वर्षों तक रहने के दौरान धीरे धीरे विकसित की थी, बहुत लंबे समय तक शिखर पर अकेले खड़े रहने के कारण, जैसे आकाश में चमकता हुआ सूर्य जिसे सीधे देखना असंभव था। हालांकि यह महिला आवाज थोड़ी नरम थी, फिर भी इसमें आलस्य और रहस्य का संकेत था, जैसे कि इस आवाज का मालिक समय के इतिहास में चुपचाप खिलने वाला एक आश्चर्यजनक फूल था जिसे कोई भी नहीं सराहता और नहीं किसी के लिए पहुंच सकता था।
लेकिन तब येबुके को यह समझ में आया कि जो कोई भी स्वर्ग के संत दाव के भीतर इस तरह से अपनी आवाज को प्रसारित करने में सक्षम है, उसके पास एक ऐसी साधना और शक्ति होनी चाहिए जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दे, एक असाधारण स्थिति के साथ, शायद काले और सफेद संत लॉर्ड्स के बराबर भी। लेकिन येबुके को सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस आवाज में उल्लिखित कैंडिडेट टॉवर में थी। मानव रैंकिंग उम्मीदवार। येबुके को यह बात बहुत पहले से पता थी, मानव रैंकिंग चुनौती में कोई भी भाग नहीं ले सकता, वरना अगर स्वर्ग के संत दाव के लाखों शिष्य भी इसमें भाग लेते तो चुनौतियां कब खत्म होती। इसलिए संप्रदाय ने एक योग्यता स्थापित की थी, मानव रैंकिंग उम्मीदवार। केवल मानव रैंकिंग उम्मीदवार बनकर ही कोई व्यक्ति मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने तथा मानव रैंकिंग के वास्तविक विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए पात्र हो सकेगा। भिन्न भिन्नाओं। तभी येबुके ने स्वर्ग के संत दाव में एक आकाश कंपायमान कंपन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसने गौर से देखा और एक विशाल पत्थर का टॉवर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता हुआ देखा। विशाल पत्थर के टॉवर को देखते हुए येबुके की आंखों में एक ज्वलंत चमक दिखाई दी। मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने के लिए पहले मानव रैंकिंग उम्मीदवार बनना होगा। येबुके ने धीरे से कहा। उसकी आंखें जल रही थीं, क्योंकि वह पत्थर के टॉवर को धीरे धीरे ऊपर उठते और अंततः आकाश को भेदते हुए देख रहा था। वह तुरंत अपने पत्थर के घर में लौट आया, अपना स्वर्ग का जनादेश टोकन वापस ले लिया और फिर ई स्पीक छोड़ दिया। ई स्पीक के नीचे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और येबुके उसमें से बाहर निकल आया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने तुरंत देखा कि कई आकृतियां उसके पास से तेजी से गुजर रही हैं। इधर उधर देखने पर उसे भीड़ का कोई छोर नजर नहीं आ रहा था, मानो लोगों का एक समुद्र उमड़ पड़ा हो और सभी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के आदेश संप्रदाय के अनुयायी थे। इस समय उनके चेहरों पर एक ही भाव थे, तीव्र इच्छा, प्रत्याशा और उत्सुकता। उनकी दिशा भी वही थी, कैंडिडेट टावर की ओर जो अभी अभी दूर पर खड़ा हुआ था। ये देखकर येबुके हल्के से मुस्कुराया। बिना देर किए उसने अपना चेहरा झपकाया और उमड़ती भीड़ में शामिल होकर कैंडिडेट टावर की ओर दौड़ पड़ा। यह एक अत्यंत विशाल क्षेत्र था, जिसमें खुले पत्थर के चबूतरे सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैले हुए थे। सामान्यतः यह एक निर्जन और खाली स्थान था, शून्य का एक विशाल विस्तार। लेकिन हर 6 महीने में ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज शुरू होते ही ये जगह बेमिसाल लोकप्रियता से भर जाती थी। चैलेंज शुरू होने से 3 दिन पहले ही इसके चारों ओर विशाल पत्थर के चबूतरे अनगिनत आकृतियों से भर जाते थे। उदाहरण के लिए अभी स्वर्ग के अधिदेश संप्रदाय की आकृतियां लगातार सभी दिशाओं से आ रही थीं, प्रत्येक एक स्थान पर बैठी हुई थी, उनकी निगाहें खुले पत्थर के मंच के केंद्र पर टिकी हुई थीं। वहां एक विशाल भूरे नीले पत्थर का टॉवर धीरे धीरे खड़ा हो गया था। ये वास्तव में कैंडिडेट टॉवर था। धूसर नीला मीनार स्वर्ग और धरती के बीच खड़ा था। वह प्राचीन लग रहा था, उसमें से समय का एहसास धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी सतह पर गड्ढे और दरारें अनगिनत वर्षों के निशान लग रहे थे, जो समय के साथ घिस गए थे। प्राचीन, मौसम से प्रभावित, शांत। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये धूसर नीला पत्थर का टॉवर हमेशा से इस संसार में खड़ा रहा है, स्वर्ग के अधिदेश संप्रदाय का एक ऐतिहासिक गवाह, इसकी अंतहीन महिमा का साक्षी, और यह अनंत काल तक ऐसा करता रहेगा। कैंडिडेट टावर के चारों ओर युवा आकृतियां लगातार दिखाई दे रही थीं, एक के बाद एक जगह पर। बैठने के बाद हर आकृति चुपचाप प्राचीन पत्थर के टावर को देख रही थी, उनकी आंखें विस्मय और लालसा से भरी हुई थीं। घनी भीड़ में कहीं येबुके रुक गया। उसने भी लगभग 1000 फुट ऊंचे कैंडिडेट टावर की ओर देखा, उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। इतना प्राचीन पत्थर का टावर कम से कम 1000 साल पुराना जरूर रहा होगा। शायद ये स्वर्ग के अधिदेश संप्रदाय की स्थापना के समय का है। येबुके ने कैंडिडेट टावर को देखा, उसकी चमकदार आंखें प्राचीन संरचना को भेदने में सक्षम थीं और अनगिनत वर्षों पहले स्वर्ग के जनादेश संप्रदाय के अनुयायियों की पीढ़ियों को देख सकती थीं, जिन्होंने इसके भीतर प्रयास किया था। अंततः कुछ शक्तिशाली शिष्य टावर से बाहर निकले तथा मानव रैंकिंग विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए योग्यता प्राप्त की। ये भी एक तरह की विरासत और परंपरा थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। इस प्राचीन पत्थर के टॉवर ने स्वर्ग के अधिदेश संप्रदाय के अनुयायियों की एक के बाद एक पीढ़ियों को देखा था और अब आखिरकार वर्तमान पीढ़ी की बारी थी। इसमें येबुके भी शामिल थे। जब यहाँ एकत्रित भीड़ में एक भी व्यक्ति की वृद्धि नहीं हो सकी, तो येबुके ने अपने आसपास का दृश्य देखा, उसका हृदय सदमे से भर गया। उनके मोटे अनुमान के अनुसार कम से कम 200,000 स्वर्ग के अधिदेश संप्रदाय के अनुयायी यहाँ एकत्र हुए थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को परतों में पूरी तरह से घेर लिया था, तथा और भी शिष्य अभी आने वाले थे। भिन्न भिन्नाओं। तभी अचानक आसमान से एक शक्तिशाली आभा उतरी। कैंडिडेट टॉवर के सामने एक बूढ़ी औरत की आकृति अचानक प्रकट हुई। मौन। जैसे ही एक हल्की ठंडी वृद्ध आवाज गूंजी, पहले शोरगुल और बकबक करने वाला वातावरण तुरंत शांत हो गया और पूरी तरह से स्थिर हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अचानक प्रकट हुई उस बुढ़िया का चेहरा घमंडी था और उसकी आंखें बेहद तेज थीं, मानो स्टील की धार हों। वह जहां भी देखती, वहां के शिष्य तुरंत सर्दियों में सिकाडा की तरह शांत हो जाते। येबुके इस बूढ़ी महिला से अपरिचित नहीं था, वास्तव में वह उसे पहचानता था। वह एल्डर ज़ीगू थी, उन 3 अन्य एल्डरों में से एक जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई थी जब एल्डर शिंगुआंग येबुके और अन्य 8 लोगों को पूर्वी भूमि से जिंगू शहर ले जा रहे थे। एल्डर ज़ीगू उस समय उत्तरी बर्बर लोगों के लिए जिम्मेदार थे और यूजियाओक्सू को उनके द्वारा स्वर्ग के अधिदेश संप्रदाय में वापस लाया गया था। मुझे लगता है कि सभी ने पवित्र प्रभु लिंगलॉन का संदेश सुन लिया होगा। कैंडिडेट टॉवर आज से 3 दिनों के लिए खुला रहेगा। इन 3 दिनों के दौरान स्वर्गीय अधिदेश संप्रदाय का कोई भी शिष्य टॉवर में प्रवेश करने का पात्र है। जब तक आप कैंडिडेट टॉवर से 9 कैंडिडेट टोकन प्राप्त करते हैं, तब तक आप स्वतः ही मानव रैंकिंग कैंडिडेट बन जाएंगे। 3 दिन बाद कैंडिडेट टावर फिर से बंद हो जाएगा। देर से आने वालों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उस समय अगर कोई फिर भी टावर में घुसने की कोशिश करेगा, तो ये बुजुर्ग उसे खुद घसीटकर बाहर निकाल देगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? उसके ठंडे शब्द स्वर्ग के आज्ञा संप्रदाय के हर अनुयायी के कानों में गूंज उठे। तुरंत सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, साफ। फिर एल्डर ज़ीगू ने एक हाथ बढ़ाया, जो बाज के पंजे की तरह सूखा था, और उसे कैंडिडेट टावर की ओर हल्के से लहराया। भिन्न भिन्नाओं। एक शक्तिशाली और भव्य बैंगनी रंग की तात्विक शक्ति निकली, जिसने कैंडिडेट टावर के प्रथम तल के प्रवेश द्वार को रोशन कर दिया। अगले ही पल कैंडिडेट टावर, जो अब तक स्थिर था, अचानक एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठा, जो सीधे आकाश तक पहुंच गई। गड़गड़ाहट। येबुके को अपने पैरों के नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांपती हुई महसूस हुई, मानो कोई भयानक चीज जमीन के अंदर गहराई में जाग उठी हो। जब येबुके ने अपनी दृष्टि कैंडिडेट टावर पर पुनः केंद्रित की, तो उसकी पुतलियां अचानक से खुल गईं, क्योंकि उसने देखा कि भूरे नीले पत्थर के टावर में नाटकीय परिवर्तन आ गया था। मूल धूसर नीले रंग का टावर गायब हो गया था और उसकी जगह एक पारदर्शी, चमकदार टावर आ गया था, जो चमकदार कांच से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भूरे नीले रंग का टावर शरीर केवल एक त्वचा थी, जिसे अब पूरी तरह से छील दिया गया था, जिससे पारदर्शी, चमकदार शरीर प्रकट हो गया था, जो कि कैंडिडेट टावर का असली स्वरूप था। भिन्न भिन्नाओं। पारदर्शी, चमकदार प्रकाश मीनार जीवंत हरे प्रकाश से जगमगा रही थी, अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाली। हालांकि येबुके अपनी जगह से मीनार के केवल पहले 3 स्तरों को ही प्रकाशित देख पा रहा था, जिनमें से प्रत्येक धुंधली, रहस्यमयी चमक में लिपटा हुआ था। हालांकि उनके ऊपर के 6 स्तर बिल्कुल काले थे, मानो मृत और शांत हों। कैंडिडेट टावर पूरी तरह से खुल चुका है। अपने हेवेंस मैंडेट टोकन के साथ आप किसी भी समय टावर में प्रवेश कर सकते हैं। एल्डर ज़ीगू की ठंडी आवाज फिर से गूंजी, जिसने तुरंत 200,000 मौन शिष्यों की आंखों को और भी अधिक उत्साहपूर्ण बना दिया। हर कोई देख रहा था, मानो ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि कैंडिडेट टावर में सबसे पहले कौन कदम रखेगा। भीड़ में येबुके ने पारदर्शी, चमकदार प्रकाश टावर की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं।
जब मैं यहाँ हूँ तो हिचकिचाहट कैसी, मैं सीधे अंदर चला जाऊंगा। तुरंत येबुके टॉवर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि कोई उससे भी तेज चला। एक अमर जैसी अद्भुत सुंदरता वाली आकृति अचानक भीड़ से बाहर निकली। उसने सफेद सैन्य पोशाक पहनी हुई थी, उसके काले बाल कंधों पर झरने की तरह झर रहे थे, उसकी त्वचा जैसी साफ थी और उसका चेहरा बेमिसाल सुंदरता से भरा था। हालांकि उस आकर्षक चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी और उसकी निगाहें भी उतनी ही ठंडी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके हर कदम पर वह एक परी की तरह थी जो 9 स्वर्गों से नश्वर संसार में उतर आई हो, अलग और स्वतंत्र खड़ी हो। उसकी सफेद पोशाक सुंदर ढंग से लहरा रही थी, जो कि अत्यंत सुंदर थी। जिस क्षण यह मनोहर आकृति प्रकट हुई, मानो संपूर्ण विश्व में शांति छा गई। येबुके का चेहरा उस समय खिल उठा जब उसने इस अत्यंत सुंदर, अमर जैसी आकृति को पहचाना। ये यू जियाओक्सू टावर के सामने यू जियासु चुपचाप खड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा भावशून्य था, बर्फीली ठंडक बिखेर रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह जहां भी खड़ी होती, वह स्थान केंद्र बन जाता। उसकी बर्फ जैसी आंखें मानो पूरी दुनिया को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसके पतले हाथ बेहद खूबसूरत सफेद जैद जैसे थे, उसकी त्वचा बर्फ जैसी और उसका शरीर एक अलौकिक सुंदरता बिखेर रहा था। जैसे ही एक हल्की हवा बही, उसने उसके काले बालों को हिला दिया। एक लपट उसके क्रिस्टल जैसे चेहरे से टकरा रही थी, मानो वह हवा के साथ बहकर दूर चली जाएगी, एक दिव्य युवती में बदल जाएगी और 9 स्वर्गों में चली जाएगी। धमाका! एक क्षण के मौन के बाद असीम दाव के लगभग 2 लाख शिष्यों ने विस्मय और प्रशंसा के उद्गार व्यक्त किए। ये लड़की कौन है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? ऐसी अद्वितीय युवती हमारे असीम दाव में कब प्रकट हुई? मूर्ख! ये हमारी असीम दाव की नवपदोन्नत चौथी सुंदरी परी एओजू यू जियाओजू है। वह एक नवागंतुक है और उन कुछ लोगों में से एक है जो प्रतिबंधों को पूरा करने के लिए पहले ही स्वर्ग दफन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। हे भगवान! ऐसी खूबसूरती, ऐसी आभा, शब्दों से परे। लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। पहली नजर का प्यार। वाह! जाकर किसी पोखर में देखो, क्या तुम उसके लायक भी हो? उसकी साधना तो देखो, वो स्पष्ट रूप से बल आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गई है। एक नवागंतुक, फिर भी वो मानव रैंकिंग चुनौती में भाग ले रही है। ये तो परंपरा का उल्लंघन है ना? वास्तव में एक ही वर्ष में मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने वाला कोई नवागंतुक हमारे असीम दाव के इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है, कम से कम पिछले 300 वर्षों में तो नहीं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे न सिर्फ एक बेमिसाल युवती के आने की उम्मीद थी, बल्कि यह भी कि वह ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज में भी हिस्सा लेगी। ये तो वाकई एक चमत्कार है। विस्मय से भरे अनगिनत उद्गार लगातार गूंजते रहे और एक बार फिर इस स्थान का सन्नाटा टूट गया। हालांकि इस बार एल्डरजिगो ने आश्चर्यजनक रूप से उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। उसने भी इस अद्वितीय युवती की ओर देखा और उसकी प्राचीन, बर्फीली आंखों में स्नेह और आग की एक दुर्लभ झलक झलक उठी। मानो एल्डरजिगो की निगाहों को भांपते हुए यू जियासुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एल्डरजिगो को प्रणाम किया। हा, इस साल की ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज वाकई रोमांचक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर यू जैसी परी जैसी आकृति सामने आएगी। चूंकि ऐसा ही है तो मैं जान इसे हरगिज नहीं छोड़ सकती। एक हंसी गूंजी और एक खूबसूरत आदमी आगे बढ़ा। वह लंबा चौड़ा, सुडौल शरीर वाला, नीले बालों वाला था और यू जियासुए को देखते हुए उसकी आंखों में गहरी वासना झलक रही थी। जान त्यानिक्सियोंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो होगा। वो काफी मजबूत दावेदार है। कहा जाता है कि उसने एक बार फिएरी हैन चिगुआंग से मुकाबला किया था और काफी देर तक जीता था। ये सही है, ऐसा लगता है कि इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और फिएरी हैन चिगुआंग को फिर से चुनौती देने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। जैसे ही यह नीले बालों वाला आदमी सामने आया, किसी ने तुरंत उसकी पहचान बता दी। जूनियर सिस्टर यू में अद्वितीय शालीनता है। मैं गुशान इसे कैसे भूल सकती हूँ? मैं जूनियर सिस्टर यू के साथ पहले बैच में प्रवेश करूंगी। एक और आकृति अचानक सामने आ गई, जो भारी शरीर वाली थी और जिससे गहरी आभा फैल रही थी, मानो कोई विशाल पर्वत नीचे की ओर दबा हुआ हो। उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही भीड़ में चर्चा छेड़ दी। गुशान, पिछली मानव रैंकिंग चुनौती में उसने मानव रैंकिंग में 97वें स्थान पर रहने वाले महान पत्थर तोड़ने वाले हाथ ली गैंग के खिलाफ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी। वह मानव रैंकिंग के लिए भी मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। हे। घंटियों की हल्की सी आवाज जैसी एक तीखी हंसी सुनाई दी। गहरे हरे रंग की मार्शल ड्रेस पहने एक महिला हल्के कदमों से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। हालांकि उसकी खूबसूरती यू जियाओशुए से कमतर थी, फिर भी वह आकर्षक और शालीन थी और उसकी मुस्कान लाजवाब थी। जू किंग्या, जो पिछली मानव रैंकिंग चुनौती में भी मामूली अंतर से हार गई थी। ऐसा लगता है कि जो लोग पहले बैच में कैंडिडेट टॉवर में प्रवेश करना चुनते हैं, वे सभी विशेषज्ञ हैं। इसके तुरंत बाद कई और आकृतियां बाहर निकली, जिनमें से प्रत्येक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी और सभी बलात्मक क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। लगभग सभी ने पिछली मानव रैंकिंग चुनौतियों में भाग लिया था और भीड़ ने उन्हें पहचान लिया था। जल्द ही चमकदार पारदर्शी प्रकाश टावर के सामने इकट्ठा हुए लोगों की संख्या 9 तक पहुंच गई। मानक के अनुसार प्रत्येक बैच में 10 लोग कैंडिडेट टावर में प्रवेश करते हैं। 10 लोगों के प्रवेश के बाद ही अगला बैच आगे बढ़ सकता है। वाह! एक आकृति टिमटिमाती हुई टावर के सामने की ओर बढ़ी और पहले समूह का अंतिम व्यक्ति बन गई। उसके काले बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थी। वह येबुके था। चूंकि वह कैंडिडेट टावर पर आ चुका था, इसलिए येबुके को स्वाभाविक रूप से प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। और येबुके के प्रकट होने पर चमकदार पारदर्शी प्रकाश टावर के चारों ओर खड़े सभी असीम दाव शिष्यों ने अविश्वास और संदेह के भाव प्रदर्शित किए। इस आदमी को क्या हो गया है? आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण की चरम साधना के साथ वह मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेना चाहता है। क्या यह अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंकना नहीं है? मैं जानता हूं कि वह कौन है। येबुके, वह भी नया लगता है, पर एओजू के ही बैच का। ओह, ये तो वही है। कहा जाता है कि वह नवागंतुक महाप्रतियोगिता का विजेता भी था और उसने प्रतिबंधों को पूर्ण करने के लिए स्वर्गीय समाधि गुप्त क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। उसे एक अच्छा नवागंतुक माना जाता है, लेकिन उसकी साधना मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने के लिए बहुत दूर है। कितना अजीब है। इस साल के नए लोग सचमुच नवजात बछड़ों जैसे हैं जो बाघों से नहीं डरते। इस येबुके की तुलना परी एओजू से नहीं की जा सकती। वह पहले ही बलात्मक क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि इस न्यूकमर ग्रैंड कॉम्पिटिशन चैंपियन की योग्यता संदिग्ध हो सकती है, या यह महज एक संयोग था। येबुके के प्रकट होने के बाद जो चर्चाएं शुरू हुई, वे लगभग अपने चरम पर पहुंच गईं। क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि येबुके की साधना आध्यात्मिक क्षेत्र के अंतिम चरण के चरम पर थी। सभी की नजर में ऐसी साधना ने स्वाभाविक रूप से उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि येबुके खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है। यद्यपि कोई स्पष्ट नियम नहीं थे, फिर भी मानव रैंकिंग चुनौती में किस प्रतिभागी के पास बलात्मक क्षेत्र के अंतिम चरण में साधना नहीं थी। केवल फोर्स सोल दायरे के अंतिम चरण तक पहुंचने पर ही कोई व्यक्ति मानव रैंकिंग विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए योग्य हो सकता है, अन्यथा उनमें शायद कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं होगा। अब आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर एकमात्र नवागंतुक भी इस आनंद में शामिल हो रहा था, जो वास्तव में दुनिया की विशालता के बारे में समझ की कमी को दर्शाता था। चमकदार पारदर्शी प्रकाश स्तंभ के सामने येबुके शांत भाव से चुपचाप खड़ा था। उसने चारों ओर से आ रही चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय वह कुछ आश्चर्यचकित था और उसका आश्चर्य विशेष रूप से यू जियासु के लिए था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 3 महीने बाद यू जियाओशुए की साधना फिर से सफल हो गई थी और सीधे बलात्मक क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। और येबुके महसूस कर सकता था कि यू जियाओशुए का आभामंडल गहरा और गहन था, जिसमें सतीपन का जरा भी आभास नहीं था।
लगता है वह फिर से तारा सागर में चली गई। वह अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रही है। यू जियासु की साधना उन्नति के बारे में येबुके ने स्टार सागर के बारे में सोचते हुए स्पष्ट रूप से समझ लिया। फिर उसने यू जियाओशुए की तरफ देखा। यू जियाओशुए को कुछ एहसास हुआ और उसकी बर्फ जैसी खूबसूरत आंखें उसकी चमकती निगाहों से मिलीं। हालांकि येबुके को आश्चर्य हुआ जब यू जियासुए एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने उसकी ओर थोड़ा सा सिर हिलाया। हालांकि यह क्षणभंगुर था। इस समय चाहे वह जान त्यानिक्सियोंग हो, गुशान हो या कोई और हो, उनकी निगाहें केवल येबुके पर ही टिकी थी, तिरस्कार का भाव दिखा रही थी और फिर उसकी ओर नहीं देख रही थी। यू जियाओशुए और येबुके के बीच इस संक्षिप्त बातचीत पर सिर्फ सुकिंग्या का ध्यान गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने येबुके की तरफ देखा, जिसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाई दे रही थी। ठीक है, 10 लोगों का पहला बैच प्रवेश कर सकता है। ये देखकर कि 10 लोग इकट्ठे हो गए हैं, एल्डर जिगो घोषणा करने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, दूर से एक अत्यंत घमंडी आवाज, जो तेज होती जा रही थी, सुनाई दी। बड़े, माफ करना, मैं एक कदम देर से आया हूँ। आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर एक साधारण सा आदमी, फिर भी मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने का सपना देख रहा है। समझदार बनो, नए आए, अपनी जगह से हट जाओ और पीछे हट जाओ। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तुम शामिल हो सको, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति के प्रकट होते ही सभी के भाव बदल गए और एक के बाद एक विस्मय की ध्वनियां उठने लगी। नवागंतुक के सिर पर चमकीले सुनहरे बाल, विशाल शरीर और शानदार सुनहरे सैन्य वस्त्र थे। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, प्रत्येक मांसपेशी से विस्फोटक शक्ति निकल रही थी, मानो वह एक राजसी सिंह हो। उसकी आंखें तेज चमक से चमक रही थीं, जो बौद्ध धर्म के वज्र के समान थीं और शक्ति की दमनकारी भावना से भरी हुई थी। हालांकि इस व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति उसकी आवाज की तरह ही अत्यंत अहंकारी थी, लेकिन फिर भी उसके आसपास के लोगों की नजरों में किसी को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि आश्चर्य की बढ़ती और घटती सांसों ने पहले ही इस व्यक्ति की पहचान उजागर कर दी थी। हे भगवान, ये गोल्डन लान रोंगजियांग है। पिछली मानव रैंकिंग चुनौती से पहले रोंगजियांग हमेशा मानव रैंकिंग में माहिर था। ये सही है, मुझे याद है कि उनकी मूल रैंकिंग हमेशा 99वीं थी। दुर्भाग्यवश पिछली बार वह पराजित हो गया था और मानव रैंकिंग से नीचे चला गया था। हालांकि यह सच है, लेकिन उसकी साधना और ताकत वास्तविक है। ऐसा लगता है कि रोंगजियांग इस बार मानव रैंकिंग पर वापस आने के लिए लड़ने के लिए दृढ़ है। आश्चर्य से हौंकते हुए लोग बढ़ते रहे और यह सब रोंगजियांग के कारण हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति कभी मानव रैंकिंग में 99वें स्थान पर था। वह ऐसा व्यक्ति था जो पहले ही मानव रैंकिंग में ऊपर उठ चुका था। भले ही वह पिछली मानव रैंकिंग चुनौती में हार गया हो, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले थी। कोई भी रोंगजियांग की शक्ति और दुर्जय स्वभाव पर संदेह नहीं करेगा। यह कहा जा सकता है कि रोंगजियांग निश्चित रूप से इस मानव रैंकिंग चुनौती में सबसे शक्तिशाली दावेदारों में से एक था। और रोंगजियांग के आगमन के साथ येबुके की ओर सभी की निगाहें चिढ़ाने और दया के मिश्रण से भर गईं। इस आदमी का भाग्य बहुत खराब था, जो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय पर रोंगजियांग के निशाने पर आ गया। लेकिन अब इस नवागंतुक को बेहतर पता होना चाहिए और आज्ञाकारी रूप से पीछे हट जाना चाहिए, है ना? यद्यपि रोंगजियांग का स्वर अहंकारपूर्ण था, लेकिन उसने जो कहा वह वास्तव में सच था। एक नए व्यक्ति को मानव रैंकिंग चुनौती में शामिल नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि कुछ वर्षों तक लगन से साधना की जाए तथा जब साधना में सुधार हो जाए, तभी मानव रैंकिंग चुनौती पर विचार किया जाए। एक ही बार में शीर्ष पर पहुंचने के बारे में दिवास्वप्न देखना अच्छी आदत नहीं है। हालांकि जैसे ही सभी ने सोचा कि येबुके चुपचाप अपना स्थान छोड़ देगा और चुपचाप चला जाएगा, नवागंतुक स्थिर रहा, अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसका चेहरा शांत था, उसकी निगाहें शांत थीं, मानो उसने रोंगजियांग के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना हो और अपना पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। ये पूर्णतः उपेक्षा का भाव था। ये दृश्य रोंगजियांग की आंखों में पड़ते ही पूर्व मानव रैंकिंग मास्टर का चेहरा धीरे-धीरे गंभीर हो गया। एक नवागंतुक ने वास्तव में उसके शब्दों, रोंगजियांग के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और इतने सारे लोगों के सामने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। ये तो मुंह पर एक स्पष्ट तमाचा था। नए आगंतुक, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? बेहतर होगा कि तुम समझदारी से काम लो और रास्ते से हट जाओ। रोंगजियांग की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार यह कुछ धीमी हो गई थी। उसकी चमकती आंखें येबुके को देखते हुए सिकुड़ गईं और हर कोई उसके शब्दों में गुस्से की झलक सुन सकता था। इस बार येबुके अभी भी नहीं हिला, अभी भी शांत भाव बनाए रखा, रोंगजियांग की ओर देखा तक नहीं। क्या ये येबुके पागल है? वह रोंगजियांग का पूरी तरह से अनादर कर रहा है। अफसोस, एक नवागंतुक सिर्फ एक नवागंतुक है, युवा और उतावला, यह नहीं जानता कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। लेकिन उसके चेहरे पर तो देखो, वह बहुत शांत है। ऐसा लग रहा है जैसे डर का नामो निशान ही नहीं है। हाँ, रोंगजियांग को अब सचमुच अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ रहा है। एक नए व्यक्ति को वास्तव में उसकी परवाह नहीं है। स्थिति इस प्रकार बदल जाने पर असंख्य स्वर्गों के संत दाव के आसपास के शिष्यों के भाव दिलचस्प और विचित्र हो गए। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि रोंगजियांग ने 2 बार बात की थी, फिर भी येबुके अपने रास्ते पर चला गया। इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि उसने रोंगजियांग को गंभीरता से नहीं लिया था। ये देखकर कि येबुके अपने दूसरे कथन के बाद भी अविचलित रहा, सभी दिशाओं से चर्चा की स्पष्ट आवाजें रोंगजियांग के कानों तक पहुंची, जिससे उसके दिल में तुरंत गुस्सा भड़क उठा। अरे कृतघ्न दुष्ट, मैं आखिरी बार कहूंगा, हट जा मेरे रास्ते से। रोंगजियांग ने तीसरी बार बात की। उसकी आवाज एक गड़गड़ाहट वाली घंटी की तरह थी, जो सभी दिशाओं में गूंज रही थी, मानो बिजली की गड़गड़ाहट हो। उन्होंने वास्तव में इस वाक्य में आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया था। स्विश, येबुके के घने कंधे तक लंबे काले बाल तुरंत ही लहरा उठे और उसका सैन्य वस्त्र सरसराने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर प्रहार किया हो। हालांकि रोंगजियांग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि केवल यही था, येबुके ने अभिव्यक्ति या पीछे हटने में वह भारी बदलाव नहीं दिखाया जिसकी उसने कल्पना की थी, अभी भी वही भाव बनाए रखा। ऐसा प्रतीत होता था कि आत्मिक शक्ति से उत्प्रोत उनके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन तभी हमेशा चुप रहने वाला येबुके अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज उदासीन थी और उसकी चमकदार शांत आंखें पहली बार रोंगजियांग को देख रही थीं। यहाँ एक पुरानी चीज चिल्लाती रहती है, क्या आप थके नहीं हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे आयोजन स्थल का माहौल एकदम से जम गया। पुरानी बात, चिल्लाना। येबुके के मुंह से निकले इन 2 वर्णनात्मक शब्दों को सुनकर सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाई कि येबुके ने ये शब्द कहे थे। अभी रोंगजियांग येबुके को एक नवागंतुक कहता रहा, उसे एक अज्ञानी मूर्ख कहता रहा और उसे समझदार बनने और अपनी जगह से हट जाने को कहता रहा। अब येबुके इसे पलट रहा था, रोंगजियांग को एक पुरानी चीज कह रहा था और यहाँ एक जोकर की तरह चिल्ला रहा था। ये रोंगजियांग के लिए पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण था। और पुरानी से उनका क्या मतलब था? ये स्पष्ट रूप से रोंगजियांग की हार और मानव रैंकिंग से बाहर होने का उल्लेख कर रहा था। ये रोंगजियांग के दुखते स्थान को पूरी तरह से छू रहा था, उसके चेहरे पर तमाचा मार रहा था। हाँ, येबुके बिल्कुल वैसे ही थे। उन्होंने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया था, यदि दूसरे मुझे अपमानित नहीं करते तो मैं भी दूसरों को अपमानित नहीं करता। यदि दूसरे मुझे अपमानित करते हैं तो मैं निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करूंगा। रोंगजियांग के प्रकट होते ही उसके द्वारा कहे गए पहले शब्दों को येबुके ने सुन लिया था और उसने आसपास हो रही चर्चाओं को भी सुना था, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने और कोई ध्यान न देने का निर्णय लिया।
क्योंकि वह इस आदमी के साथ बहस करने में दिलचस्पी नहीं रखता था, वह तो बस जल्दी से टावर में प्रवेश करना चाहता था, उम्मीदवार टोकन प्राप्त करना चाहता था और उम्मीदवार बनना चाहता था। हालांकि ये रोन जियांग उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था, बार-बार उसे शब्दों से उकसा रहा था और अंत में आत्मा की शक्ति का भी उपयोग करते हुए अशिष्टता से बोल रहा था और सीधे उसका अपमान कर रहा था। चूंकि अन्य लोग इतनी दूर तक चले गए थे, तो एबुके कैसे सहन कर सकता था? जब तीखे शब्दों की बात आती थी, तो एबुके को किससे डर लगता था? सचमुच, जैसे ही ये शब्द निकले, रोन जियांग का पूरा चेहरा बदल गया। येबुके का वाक्यांश, पुरानी बात, उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा की तरह था। ये जानना जरूरी है कि पिछली मानव रैंकिंग चुनौती में पराजित होना और हंसी का पात्र बनना रोन जियांग का सबसे बड़ा डर था और वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस बार उन्होंने आधे साल तक लगन से साधना की थी ताकि शर्म को मिटा सकें और अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर सकें। लेकिन अब मानव रैंकिंग चुनौती भी शुरू नहीं हुई थी और एक नवागंतुक केवल आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा था। रोन जियांग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अच्छा, आजकल नए लोग सचमुच कुछ और ही होते हैं। ऐसे में मैं रोन जियांग की आंखें सिकुड़ गईं, उनके भीतर ठंडक घूम रही थी, लेकिन एल्डर ज़ीगू ने उनके शब्दों को पूरा होने से पहले ही काट दिया। पर्याप्त, यदि आप देर से आते हैं तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अभी के लिए पीछे हट जाओ। एल्डर ज़ीगू के शब्दों से रोन जियांग का चेहरा बदल गया, लेकिन अंततः उसने अपने दिल में क्रोध को दबा लिया और एक तरफ हट गया। हालांकि उसकी नजर येबुके पर टिकी हुई थी और उसके दिल में गुस्सा और भी तीव्र हो गया। मैं देखना चाहता हूं कि एक बेकार चीज जो अभी तक शक्ति आत्मा क्षेत्र तक भी नहीं पहुंची है, टॉवर में क्या कर सकती है। जब तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा, तब मैं तुम्हारा उचित स्वागत करूंगा। एल्डर ज़ीगू के अचानक शब्दों ने तनाव को कम कर दिया, जिससे रोन जियांग को फिलहाल एक तरफ हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे वह कितना भी अनिच्छुक या क्रोधित क्यों न हो। हालांकि सभी स्वर्गीय इच्छा संतों की नजर में इस दृश्य की व्याख्या इस प्रकार की गई कि एल्डर ज़ीगू जानबूझकर नवागंतुक येबुके की रक्षा कर रहा था, अन्यथा रोन जियांग उसे पूरी तरह से खा जाता, हड्डी का एक कण भी नहीं छोड़ता। वहां उपस्थित लाखों लोगों में से शायद केवल 2 ही येबुके की असली क्षमताओं को जानते थे। एक था यू जियाओक्स्यू और दूसरा था एल्डर ज़ीगू। यू जियाओशुए ने नवागंतुक महाप्रतियोगिता और दफन आकाश गुप्त क्षेत्र दोनों ही दौरान येबुके की वास्तविक युद्ध क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यहाँ तक कि बाई जोंगटियन, जिसे रक्त दानव विरासत मिली थी, को भी येबुके ने बेरहमी से मार डाला था और उस समय वह आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में ही था। अब जबकि येबुके की साधना आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंच गई थी, तो उसकी युद्ध शक्ति में कितनी वृद्धि हुई थी। लेकिन भले ही यू जियासुए को पता था, ऐसा था जैसे कि उसे पता ही नहीं था, क्योंकि वह एक भी शब्द नहीं बोलेगी। जहां तक एल्डर ज़ीगू की बात है, उसे अभी भी येबुके का कुछ आभास था। स्वर्ण प्राचीन नगर में ही उसने इस बालक के असाधारण स्वभाव को देख लिया था। बाद में उसने अपनी आत्मिक शक्ति से क्रूर श्रेणी में आने वाले हानदान का सीधा सामना भी किया और बिना किसी चोट के बच निकला, जिससे ये पहले ही साबित हो गया था कि येबुके दिखने में जितना सरल था, उतना सरल नहीं था। इसके अलावा एल्डर ज़ीगू को भी इस बार दफन आकाश गुप्त क्षेत्र में जो कुछ हुआ था, उसके बारे में कुछ समझ थी और वह इसमें येबुके के प्रदर्शन के बारे में भी जानती थी, जिससे उसके बारे में उसकी धारणा गहरी हो गई। इसलिए जब एल्डर ज़ीगू ने अभी रोन जियांग को फटकार लगाई, तो वह येबुके की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि उम्मीद कर रही थी कि ये दोनों कैंडिडेट टॉवर के उद्घाटन में देरी नहीं करेंगे। बेशक वहां उपस्थित स्वर्गीय इच्छा संत शिष्य इन बातों से अनभिज्ञ थे और यदि उन्हें बताया भी जाता तो वे विश्वास नहीं करते। याद रखें, टावर में प्रवेश करने के बाद केवल पहली 3 मंजिलें ही खुली रहती हैं। पहली से तीसरी मंजिल तक आप कम से कम 9 उम्मीदवार टोकन प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही मौका होता है। यदि आप 9 से कम टोकन प्राप्त करते हैं, तो आप उम्मीदवार बनने का अवसर खो देते हैं। यदि आप फिर से प्रवेश करना चाहते हैं, तो अगली मानव रैंकिंग चुनौती शुरू होने तक प्रतीक्षा करें। बूढ़ी और ठंडी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। एल्डर ज़ीगू न सिर्फ 10 लोगों के पहले बैच से, बल्कि वहां मौजूद सभी स्वर्गीय इच्छा संत शिष्यों से भी बात कर रहे थे। एल्डर ज़ीगू के शब्दों को सुनने के बाद येबुके को समझ में आया कि क्यों कैंडिडेट टॉवर की केवल पहली 3 मंजिलें ही रोशन थी, जबकि ऊपर की 6 मंजिलें पूरी तरह से अंधेरी थीं। पता चला कि केवल पहली 3 मंजिलें ही खुली थीं और उन मंजिलों में एक निश्चित प्रदर्शन प्राप्त करके उम्मीदवार टोकन प्राप्त किए जा सकते थे। जैसे ही एल्डर ज़ीगू ने बोलना समाप्त किया, पहले समूह के 10 लोगों ने अपनी आकृतियां चमकाईं और सामूहिक रूप से पहली मंजिल के टॉवर गेट की ओर दौड़ पड़े। स्विश स्विश स्विश, 10 आकृतियां तुरंत टावर गेट के अंदर गायब हो गईं। और जैसे ही 10 लोग कैंडिडेट टॉवर में दाखिल हुए, चमकदार पारदर्शी प्रकाश टॉवर की पहली मंजिल अचानक जगमगा उठी और उस पर 10 सुनहरे प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए। ये 10 सुनहरे प्रकाश बिंदु उन 10 लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जो अभी टॉवर में प्रवेश कर चुके थे। बाहर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सुनहरे प्रकाश बिंदु को देखकर टावर को साफ करने में प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति का निर्धारण कर सकता था। इस समय सबका ध्यान 10 सुनहरे प्रकाश बिंदुओं पर केंद्रित था। हर कोई मीनार में प्रवेश करने वाले 10 लोगों के इस पहले समूह के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि ज्यादातर निगाहें यू जियाओशुए का प्रतिनिधित्व करने वाले सुनहरे प्रकाश बिंदु को ढूंढ रही थीं। कुछ ने बाकी 8 को भी ढूंढा, लेकिन येबुके पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, क्योंकि सबकी नजरों में येबुके बस संख्याएं गढ़ रहा था। अपनी साधना के अंतिम चरण में आत्मा क्षेत्र के शिखर पर उम्मीदवार टोकन प्राप्त करना तो दूर, ये भी संदिग्ध था कि क्या वह पहली मंजिल भी पार कर पाएगा। 1/4 घंटे से अधिक समय में येबुके को विफलता के कारण कैंडिडेट टॉवर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उस समय यह नवागंतुक संभवतः व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेगा कि स्वयं को अधिक आंकना क्या होता है। भयावह वास्तविकता कभी भी आदर्शों से तुलनीय नहीं होती। टावर के अंदर पहली मंजिल। कैंडिडेट टॉवर की पहली मंजिल पर कदम रखते ही येबुके ने तुरंत देखा कि उसके साथ अंदर आए अन्य 9 लोग गायब हो गए थे। पहले उसकी दृष्टि धुंधली हुई, फिर चमकीली हो गई। येबुके ने चारों ओर देखा और खुद को एक विशाल प्रशिक्षण मैदान में पाया। उसके अलावा वहां कोई और नहीं था। ऐसा लगता है कि कैंडिडेट टॉवर में भी स्थानिक स्तरीकरण है। प्रवेश करने के बाद सभी को एक अलग परीक्षा से गुजरना होगा। उसकी आंखें चमक उठी और येबुके को सब समझ आ गया। अचानक ऊपर से एक मृत ठंडी आवाज गूंजी। पहली मंजिल, गति परीक्षण। जो परीक्षक एक स्पीड स्पिरिट के पीछे से बच सकता है, उसे 1 उम्मीदवार टोकन मिलेगा। 2 स्पीड स्पिरिट से बचने पर 2 उम्मीदवार टोकन मिलेंगे। 5 स्पीड स्पिरिट से बचने पर 3 उम्मीदवार टोकन मिलेंगे। 7 स्पीड स्पिरिट से बचने पर 5 उम्मीदवार टोकन मिलेंगे। यदि पहली मंजिल पर 2 से कम उम्मीदवार टोकन प्राप्त होते हैं, तो परीक्षण विफल हो जाता है और परीक्षक को टॉवर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये शब्द सुनकर येबुके की आंखें सिकुड़ गईं और वह समझ गया। तो पहली मंजिल पर गति का परीक्षण किया जाता है और 3 उम्मीदवार टोकन प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 स्पीड स्पिरिट्स के कब्जे से बचना होगा, अन्यथा वे असफल हो जाएंगे और टॉवर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। उसी समय एक प्रेत आकृति अचानक येबुके के सामने प्रकट हुई। यह आकृति मानव जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन ये भ्रामक और पारदर्शी थी, जिससे एक अजीब सा एहसास होता था, मानो ये हवा का एक तैरता हुआ पिंड हो जो किसी भी क्षण उड़ने में सक्षम हो। स्पीड स्पिरिट। येबुके को तुरंत पता चल गया कि यह प्रेत आकृति एक स्पीड स्पिरिट थी। वाह! अगले ही पल स्पीड स्पिरिट अचानक अपने मूल स्थान से गायब हो गई, हवा के झोंके में बदल गई और अविश्वसनीय गति के साथ सीधे येबुके पर टूट पड़ी। यह आता है। येबुके की सांसें स्थिर थीं। उसके पैरों की एक धमक के साथ उसका पूरा अस्तित्व एक क्षण में एक प्रतिबिंब में बदल गया।
उन्होंने ड्रैगन एसेंट के 3 रूपांतरणों को तुरंत सक्रिय नहीं किया क्योंकि वह देखना चाहते थे कि यह स्पीड स्पिरिट वास्तव में कितनी तेज है ताकि उन्हें स्पष्ट समझ मिल सके। स्विश, जैसे ही येवुके की छवि सामने से गुजरी, स्पीड स्पिरिट अपने मूल स्थान पर प्रकट हो गई। उनकी गति बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। हुश हुश हुश। पूरे प्रशिक्षण मैदान में येवुके का शरीर बहुत तेज गति से घूम रहा था, मानो वह हवा का झोंका बन गया हो। एक कदम रखते ही वह अगले ही कदम में 5 झांक दूर प्रकट हो जाता। ये वह गति थी जिसे उन्होंने ड्रैगन आरोहण के 3 रूपांतरणों का उपयोग किए बिना पूरी तरह से अपनी साधना से प्राप्त किया था। स्पीड स्पिरिट अब येवुके से कसकर चिपकी हुई लग रही थी। येवुके जहां भी दिखाई देता, स्पीड स्पिरिट अगले ही पल एक साई की तरह प्रकट हो जाती और बस एक हल्की सी पहुंच से येवुके को जकड़ लेती। ऊपरी तौर पर येवुके बहुत खतरे में दिख रहा था, उसे हमेशा ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी भी समय पकड़ा जा सकता है। तो यह ऐसा ही है, जब मैं ड्रैगन एसेंट के 3 रूपांतरणों को सक्रिय नहीं करता, तो एक स्पीड स्पिरिट की गति मेरी गति से थोड़ी ही धीमी होती है। मुझे आश्चर्य है कि जब अगली बार 2 स्पीड स्पिरिट होंगी, तो क्या उनकी गति बढ़ जाएगी। स्विश, स्पीड स्पिरिट से बचते हुए येवुके ने उसकी गति का विश्लेषण किया। जाहिर है, एक अकेली स्पीड स्पिरिट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। 1/4 घंटे बाद भिन्न-भिन्न स्पीड स्पिरिट जो येवुके का पीछा कर रही थी, अचानक रुक गई, अब उसका पीछा नहीं कर रही थी। ये देखकर येवुके भी रुक गया, फिर देखा कि स्पीड स्पिरिट की आकृति धीरे-धीरे अधिक अलौकिक हो गई, फिर पूरी तरह से गायब हो गई और पीछे एक मध्यमा उंगली के आकार का चिन्ह छोड़ गई। ये पूरी तरह से ग्रे रंग का था और इसका डिजाइन प्राचीन था। इसे देखते ही येवुके का दिल खुशी से भर गया और उसने इसे पकड़ लिया। क्या ये कैंडिडेट टोकन है? पहला वाला आखिरकार मेरा है। 9 कैंडिडेट टोकन हासिल करने के बाद वह ह्यूमन रैंकिंग के लिए कैंडिडेट बन सकता था। अब जबकि पहला टोकन इतनी आसानी से मिल गया था, येवुके को स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। स्विश, जैसे ही उसने कैंडिडेट टोकन उठाया, 2 और स्पीड स्पिरिट्स कुछ ही दूरी पर प्रकट हो गए। 2 स्पीड स्पिरिट्स की उपस्थिति को देखकर येवुके ने एक गहरी सांस ली, अपनी मौलिक शक्ति को अपने पैरों तक पहुंचाया और उसका आकार एक बार फिर मायावी हो गया। चलो भी, हुश हुश हुश। 2 स्पीड स्पिरिट्स तुरंत टिमटिमाए, एक पिंसर फॉर्मेशन में आगे बढ़े और येवुके की ओर दौड़े। उस क्षण को महसूस करते हुए जब 2 स्पीड स्पिरिट्स ने हमला किया, येवुके का दिल कांप उठा। तेज, अत्यंत तेज, इन दोनों स्पीड स्पिरिट्स की गति पहले वाले से दोगुनी थी। इसके अलावा इससे भी अधिक भिन्न बात यह थी कि इन 2 स्पीड स्पिरिट्स ने बिना किसी अव्यवस्था के उसका पीछा किया और उनके बीच एक सूक्ष्म, लगभग टेलीपैथिक समन्वय था, जिससे येवुके को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह उस क्षण से बच नहीं सकता था जब वे हमला करते थे। वाह! अपने दाहिने पैर को पटकते हुए येवुके की आकृति तुरंत टिमटिमा गई और वह अत्यधिक गति से पीछे हट गया तथा 2 स्पीड स्पिरिट्स के हमले से बच गया। इस बार उसने कोई भी रोक नहीं लगाई तथा अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। प्रशिक्षण स्थल पर येवुके का स्वरूप लगातार चमक रहा था। प्रत्येक बार वह पहले की तरह सुंदर नहीं दिख रहा था, बल्कि उसमें थोड़ी अव्यवस्था दिख रही थी, क्योंकि 2 स्पीड स्पिरिट्स के हमले के कारण येवुके के भागने के आधे कोण और दिशाएं बंद हो गई थीं। दोनों स्पीड स्पिरिट्स का तालमेल एकदम सही था, जो चरम सीमा तक पहुंच गया था। जब भी एक येवुके पर झपटता, तो दूसरी स्वतः ही उस रास्ते और कोण पर आ जाती जहां से येवुके बचकर निकल सकता था, जिससे एक निर्बाध 2 शरित चक्र बन जाता। भिन्न-भिन्न उसकी दिव्य आत्मिक शक्ति विस्तारित होकर शून्य में फैल गई और येवुके को अंततः समझ में आ गया कि केवल अपनी शारीरिक गति पर निर्भर रहना 2 स्पीड स्पिरिट्स के कब्जे से बचने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त होगा। अपनी दिव्य आत्मशक्ति के मुक्त होते ही येवुके को तुरंत बहुत सुकून महसूस हुआ। उसकी दिव्य आत्मशक्ति उसकी नसों का ही विस्तार थी, लेकिन कई गुना ज्यादा संवेदनशील, जिससे वह दोनों गति आत्माओं की गतिविधियों को समय पर भांप सकता था और तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता था। हालांकि इससे दिव्य आत्मिक शक्ति का अत्यधिक तीव्र उपभोग हुआ। केवल येवुके ही इसे सहन कर सकते थे, अन्य अंतिम चरण के बल आत्मा क्षेत्र साधकों के लिए 2 गति आत्माएं पहले से ही एक बड़ी चुनौती पेश करती। 1/4 घंटे बाद जैसे ही 2 स्पीड स्पिरिट्स धीरे-धीरे गायब हो गए, येवुके जो रुक गया था थोड़ा हौंफने लगा, फिर 2 नए दिखाई देने वाले कैंडिडेट टोकन को देखा और उन्हें पकड़ लिया। 3 उम्मीदवार टोकन। तार्किक रूप से मैंने ये पहला स्तर पार कर लिया है और दूसरे में प्रवेश कर सकता हूं। आखिरकार कुल 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर से 3 टोकन प्राप्त करने पर ठीक 9 टोकन प्राप्त होते हैं। इस तरह ये बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत स्थिर है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे तेज होगा। येवुके को पता था कि कैंडिडेट टावर को चुनौती देने में भी कुछ बारीकियां और विचार हैं। 9 कैंडिडेट टोकन प्राप्त करने पर कोई भी व्यक्ति मानव रैंकिंग के लिए उम्मीदवार बन सकता था, लेकिन फिर भी एक अंतर था और वह अंतर लगने वाले समय में था। समान परीक्षणों और पुरस्कारों के तहत जिस व्यक्ति ने सबसे कम समय लिया वह स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत था। इसलिए टावर को चुनौती देने वाला प्रत्येक व्यक्ति कैंडिडेट टोकन प्राप्त करते समय यथासंभव तेज रहने का प्रयास करेगा। भिन्न-भिन्न जैसे ही येवुके ने 3 कैंडिडेट टोकन प्राप्त किए, प्रशिक्षण स्थल पर अचानक एक छोटा सा भंवर प्रकट हुआ, जो स्थान को उतार चढ़ाव उत्सर्जित करता हुआ धीरे-धीरे घूमने लगा। घूमते हुए भंवर धीरे-धीरे छोटा होता गया। इस भंवर को देखकर येवुके को पता था कि उसने परीक्षण का पहला स्तर पूरा कर लिया है और यह भंवर दूसरे स्तर का मार्ग था। इसके बाद येवुके ने भंवर में कदम रखने और दूसरे स्तर में प्रवेश करने की तैयारी की। उसी समय येवुके ने पहले स्तर के परीक्षण के माध्यम से यह समझ लिया कि उम्मीदवार टावर का मूल्यांकन इतना कठिन नहीं था। अंतिम चरण के बल आत्मा क्षेत्र साधकों के लिए ये केवल थोड़ी मात्रा में परेशानी का कारण बना। जब तक किसी की साधना गहन और उसका क्षेत्र दृढ़ हो, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता था। आखिरकार मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार होना एक आवश्यक योग्यता मात्र थी। हर किसी की असली शक्ति मानव रैंकिंग चुनौती के दौरान ही पूरी तरह से प्रदर्शित होगी। जैसे ही येवुके ने भंवर में कदम रखा, अचानक कोन की आवाज गूंज उठी। एक पल इंतजार करें। टावर के बाहर हेवन स्पेन संत दाओ के आसपास के शिष्यों ने अचानक देखा कि टावर बॉडी के पहले स्तर पर सुनहरे प्रकाश के धब्बे बदलने लगे। लगभग एक साथ 9 सुनहरे प्रकाश बिंदु ऊपर उठे। वे पहले स्तर से दूसरे स्तर पर जाने वाले थे और जैसे ही सुनहरे प्रकाश के धब्बे पहले स्तर से ऊपर उठे, पहले और दूसरे स्तर के बीच के अंतराल में 9 आकृतियां प्रकट हुईं। केवल अगले स्तर में प्रवेश करते समय ही कैंडिडेट टावर चुनौती देने वालों की आकृतियां प्रक्षेपित करता था, जिससे बाहर खड़े दर्शक देख पाते थे कि कौन पिछले स्तर से गुजर चुका है और कौन मूल स्तर पर रह गया है। देखो, ये युजियासु है, वह पहला स्तर पार करने वाली पहली है। क्या अविश्वसनीय गति है। स्वर्गवासी संत दाओ के आसपास के शिष्यों के बीच अचानक जयकार की लहर दौड़ गई, क्योंकि पहले स्तर से एक अत्यंत सुंदर परी जैसी आकृति चमक उठी। उसके काले बाल झरने की तरह बह रहे थे। एक क्षणिक झलक और पलक झपकते ही वह दूसरे स्तर में प्रवेश कर गई। जान त्यानिक्सियों और गुशान और ज़ूकिंग्या वे लगभग एक ही समय में पहला स्तर पार कर गए। एक और विस्मयादिबोधक ध्वनि गूंजी जब 3 आकृतियां एक साथ टावर बॉडी पर प्रकट हुईं। जान त्यानिक्सियों, गुशान और ज़ूकिंग्या। ऐसा प्रतीत हुआ कि तीनों सहमत हो गए हैं, एक साथ उपस्थित होकर दूसरे स्तर पर प्रवेश कर गए। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। न केवल वे एक साथ दिखाई दिए, बल्कि युजियासुए के लगभग ठीक पीछे भी थे। माना जा सकता है कि उन चारों ने एक साथ पहला स्तर पार कर लिया था। यह सर्वविदित था कि जो जितनी तेजी से टावर को चुनौती देगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इसके तुरंत बाद लगभग 3 से 5 सांसों में अन्य 5 सुनहरे प्रकाश बिंदु भी दूसरे स्तर पर चढ़ गए और शेष 5 लोग तुरंत दूसरे स्तर में प्रवेश कर गए। सभी ने इन 5 को देखा, जो सभी साधक थे जो पहले ही अंतिम चरण बलात्मक क्षेत्र में पहुंच चुके थे। और जब टावर बॉडी के दूसरे स्तर पर 9 सुनहरे प्रकाश के धब्बे दिखाई दिए, तो मूल पहले स्तर पर केवल एक सुनहरा प्रकाश का धब्बा ही बचा।
इस समय टॉवर के बाहर कोई भी यह नहीं जानता था कि यह अंतिम सुनहरा प्रकाश बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है और कौन हो सकता था। जाहिर है ये बुके ही था। मैंने तुमसे कहा था, एक नवागंतुक मानव रैंकिंग चुनौती में शामिल होने पर जोर दे रहा है। देखो अब फर्क साफ है ना। पहला स्तर स्पीड स्पिरिट का परीक्षण है। तार्किक रूप से स्पीड स्पिरिट द्वारा पकड़ने का प्रत्येक प्रयास 1/4 घंटे तक चलता है। 1/4 घंटे के बाद यदि पकड़ा जाता है तो यह विफलता है, यदि नहीं पकड़ा जाता है तो यह सफलता है। ये कहावत है, लेकिन अगर चुनौती देने वाला बड़ी मुश्किल से बच निकलता है तो स्पीड स्पिरिट का कब्जा समय बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि ये बुके पूरी तरह से स्पीड स्पिरिट द्वारा पकड़ा नहीं गया था, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से बच निकला और समय 1/4 घंटे से अधिक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह दूसरे स्तर तक पहुंच पाएगा। उसकी साधना बहुत कठिन है। अनगिनत चर्चाएं शुरू हो गईं। सभी ये बुके के प्रति प्रतिकूल थीं, यह विश्वास करते हुए कि उन्हें किसी भी समय बाहर निकाल दिया जाएगा। रोंग जियांग इस समय लगातार उपहास कर रहा था। टावर बॉडी के पहले स्तर पर सुनहरे प्रकाश वाले स्थान को देख रहा था। उसकी अवमानना स्पष्ट थी। एक ऐसा भाव था जो ये कह रहा था कि उसे इसकी उम्मीद थी। कचरा तो कचरा है, अपने आप को अधिक आंकना। टावर के प्रथम स्तर के अंदर जब ये बुके ने कान के शब्द सुने तो उसका फैला हुआ दाहिना पैर तुरंत पीछे हट गया। कान, क्या हुआ? वह जानता था कि कौन कभी भी बिना कारण के बात नहीं करता। हे, ये टावर वाकई कमाल का है। अगर आप अभी सीधे दूसरे तल पर चले गए तो आप वाकई एक अच्छा मौका गंवा देंगे। कौन की आवाज में मनोरंजन का भाव था, मानो उसने पहले ही कुछ खोज लिया हो। ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन की यह बात सुनकर ये बुके तुरंत उत्सुक हो गया। ये टावर तथाकथित उम्मीदवारों का टावर नहीं है, इसे एक परीक्षण टावर कहा जाना चाहिए। उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग तो बस इसका एक सरलीकृत कार्य है। इसका असली उद्देश्य सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं का परीक्षण और चयन करना होना चाहिए। हालांकि असंख्य संत दाव द्वारा कई साल पहले विलक्षण प्रतिभाओं की परीक्षा लेने के लिए इसी पद्धति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये परीक्षण बंद नहीं हुआ है। इस टावर में कुल 9 मंजिलें हैं। सिर्फ पहली 3 मंजिलें ही क्यों खुली हैं? क्योंकि चौथी मंजिल बंद नहीं हुई है, बल्कि चौथी से 9वीं तक की 6 मंजिलें खोलने की शर्तें किसी ने पूरी नहीं की हैं। अगर शर्तें पूरी होती हैं तो चौथा स्तर खुल जाएगा। चौथे स्तर से लेकर 9वें स्तर तक यही असली परीक्षाएं हैं। अगर आप 9वां स्तर पार कर लेते हैं तो आपको इनाम मिलेगा और यह इनाम आपके मौजूदा स्तर के लिए बिल्कुल सही होगा। मुझे नहीं पता कि क्या आप 9वें स्तर को पार करने में रुचि रखते हैं या नहीं। कौन के शब्द यहीं रुक गए और स्पष्ट रूप से चुनाव ये बुके पर छोड़ दिया गया। क्या 9वें स्तर को पार करने से मुझे ऐसा पुरस्कार मिलेगा जो मेरे वर्तमान स्तर के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा? ये बुके ने कौन के शब्दों को दोहराया और अपनी संभावनाओं पर विचार करने लगा। फिर वह मुस्कुराया। उसकी निगाहें जोश से जल रही थीं। चूंकि यह मामला है तो मैं इसे आजमाऊंगा और देखूंगा कि मैं बहुत पहले के असंख्य संतों दाव के उन विलक्षण लोगों से कैसे तुलना करता हूं। तो कौन, मैं चौथा स्तर खोलने के लिए शर्तें कैसे पूरी कर सकता हूं? चूंकि उसने कौन के सुझाव के अनुसार 9वें स्तर को पार करने का निर्णय लिया था, इसलिए ये बुके को स्वाभाविक रूप से विधि को समझने की आवश्यकता थी। यह आसान है। पहले स्तर से शुरू करके आपको बस हर स्तर की परीक्षा में उत्कृष्टता हासिल करनी है। पहले 3 स्तरों को पूरी तरह से पार करने के बाद चौथा स्तर खुल जाएगा। परीक्षा में पूर्णता प्राप्त करें। कौन के शब्दों ने ये बुके में कुछ हलचल पैदा कर दी और उसे तुरंत वह ठंडी वीरान आवाज याद आ गई जो स्पीड स्पिरिट के प्रकट होने से पहले अचानक सुनाई दी थी। पहला स्तर स्पीड टेस्ट। जो परीक्षक एक स्पीड स्पिरिट से बच सकता है उसे 1 कैंडिडेट टोकन मिलेगा। 2 स्पीड स्पिरिट से बचने पर उसे 2 कैंडिडेट टोकन मिलेंगे। 5 स्पीड स्पिरिट से बचने पर उसे 3 कैंडिडेट टोकन मिलेंगे। 7 स्पीड स्पिरिट से बचने पर उसे 5 कैंडिडेट टोकन मिलेंगे। अगर पहले स्तर पर 2 से कम कैंडिडेट टोकन मिलते हैं तो टेस्ट फेल हो जाता है और परीक्षक को टावर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बुके ने उस आवाज का सार फिर से सुनाया और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। मैं समझता हूं, इससे पहले मैंने कुल 3 कैंडिडेट टोकन प्राप्त किए थे और पीछा करने के 2 राउंड क्रमशः 1 और 2 स्पीड स्पिरिट से पार कर लिए थे। उसके बाद वास्तव में 2 और राउंड हैं। अगर मैं उन 2 अगले टेस्ट राउंड को पार कर लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने पूर्ण क्लियरेंस प्राप्त कर लिया है। भिन्न उसी समय ये बुके के सामने दूसरे स्तर तक जाने वाला घूमता हुआ द्वार पूरी तरह से बंद हो गया और लगभग 1 दर्जन फीट आगे स्पीड स्पिरिट्स की आकृतियां फिर से प्रकट हो गईं। इस बार उनमें से 5 थे। स्पष्टतः यदि कोई व्यक्ति प्रथम स्तर के पहले 2 राउंड में उत्तीर्ण हो जाता है और दूसरे स्तर में प्रवेश नहीं करना चाहता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने अगले 2 राउंड की परीक्षाएं स्वीकार कर ली हैं और तब परीक्षण का रास्ता खुल जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि कांग ने उसे दूसरे तल पर कदम रखने से ठीक पहले रुकने को कहा था। ये बुके समझ गया। स्विश, जैसे ही 5 स्पीड स्पिरिट्स प्रकट हुए ये बुके का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ कि 5 स्पीड स्पिरिट्स न केवल पिछली संख्या से 2 गुनी से भी ज्यादा थी, बल्कि कठिनाई भी निस्संदेह कई गुना बढ़ गई थी। अनेक संतों दाव के विलक्षण लोगों ने बहुत पहले जिस परीक्षण पथ को पार किया था, यदि वे ऐसा कर सकते थे तो मैं ये बुके भी स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता हूं। स्विश, ये बुके का शरीर तुरंत टिमटिमा उठा और उसकी आत्मिक शक्ति फैल गई। घनी और सघन आत्मिक शक्ति उसके केंद्र से पूरे 10 फुट दूर तक फैल गई। वूश वूश वूश, जिस क्षण ये बुके की आकृति हिली 5 स्पीड स्पिरिट्स भी हिल गईं, तुरंत 5 दिशाओं में विभाजित हो गईं और ये बुके को घेर लिया। इस बार प्रत्येक स्पीड स्पिरिट की गति परीक्षण के पिछले दौर की स्पीड स्पिरिट की तुलना में 2 गुनी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने ये बुके के लिए सभी संभावित भागने के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। ड्रैगन का परिवर्तन। बिना किसी हिचकिचाहट के ये बुके ने तुरंत ड्रैगन एसेंट के 3 रूपांतरणों का इस्तेमाल किया। 5 गति आत्माओं के घेरे का सामना करते हुए सिर्फ अपनी गति पर निर्भर रहना मौत को दावत देने के समान था। स्विश, ड्रैगन का परिवर्तन का उपयोग करने के बाद ये बुके की गति तुरंत बढ़ गई। जैसे झील में ड्रैगन काप, उसकी चाल अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली हो गई, जैसे पानी में मछली। ड्रैगन एसेंट के 3 रूपांतरणों में से पहला रूपांतरण ड्रैगन काप रूपांतरण मूल रूप से अपनी छोटी दूरी की क्षैतिज गति और पैंतरेबाजी के लिए जाना जाता था। चाहे कौन कितना भी मुश्किल हो या स्थिति कितनी भी असंभव हो, यह हमेशा बाल भर की दूरी से तैरकर पार कर सकता था। और जब ये बुके ने दूसरे परिवर्तन आकाश बाढ़ ड्रैगन परिवर्तन को समझ लिया तो ड्रैगन का परिवर्तन भी बदलने लगा और भी अधिक परिपूर्ण सहजता से निष्पादित होने लगा, मानो मछली के शरीर में रूपांतरित हो रहा हो। आत्मा की शक्ति शून्य में फैलते ही ये बुके ड्रैगन का परिवर्तन का उपयोग करते हुए 5 गति आत्माओं के घेरे के बीच से एक अत्यंत अविश्वसनीय कोण से तुरंत निकल गया। फिर उसकी गति बढ़ गई और वह प्रशिक्षण मैदान में तेजी से अपनी स्थिति बदलने लगा। वूश वूश वूश, 5 स्पीड स्पिरिट साई की तरह उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि ये बुके बेहद फुर्तीला था, फिर भी वह 5 स्पीड स्पिरिट से पूरी तरह बच नहीं पाया। वह उनमें से 3 को चकमा दे देता, लेकिन बाकी 2 तुरंत उस पर झपट पड़ते। हालांकि ड्रैगन का ट्रांसफॉर्मेशन ये बुके के पैरों तले अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था, जिससे वह हमेशा बाल बाल बच निकलता था। ऐसा लग रहा था कि 5 स्पीड स्पिरिट्स भी ये बुके के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, जो अपनी आत्मा शक्ति के साथ ड्रैगन का परिवर्तन का उपयोग कर रहा था। हालांकि जैसे ही ये बुके ने एक बार फिर से पकड़ से बच निकला, 5 स्पीड स्पिरिट्स की चाल अचानक बदल गई। उन्होंने वास्तव में आपस में मिलकर एक संरचना बनाई। ये संरचना अत्यंत गहन थी और ऐसा लग रहा था कि इस संरचना के सक्रिय होने से पूरा प्रशिक्षण मैदान 5 स्पीड स्पिरिट्स की पहुंच में आ गया था। चाहे आप कहीं भी भाग जाएं, आप 5 स्पीड स्पिरिट्स की रहस्यमय संरचना से घिरे रहेंगे।
यह नदी में मछली पकड़ने जैसा था। मूल रूप से पांचों स्पीड स्पिरिट्स मछुआरे जैसे थे। हर एक मछली पकड़ने वाला भाला पकड़े हुए लगातार ये बुके को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वे अविश्वसनीय रूप से समन्वित लग रहे थे, लेकिन जब तक मछली पकड़ने वाले भाले हिलते रहते, उनके बीच हमेशा अंतराल बना रहता। और ये अंतराल ये बुके के बच निकलने के रास्ते थे, जिन्हें वह अपनी आत्मिक शक्ति और ड्रैगन का परिवर्तन की सहायता से ठीक से समझ सकता था। लेकिन अब 5 स्पीड स्पिरिट्स द्वारा बनाई गई संरचना उनके मछली पकड़ने के भाले को छोड़ने और मछली पकड़ने के जाल में बदलने के समान थी। एक बार जाल डालने के बाद चाहे मछली कितनी भी फुर्तीली क्यों न हो, उसे केवल आज्ञाकारी ढंग से ही पकड़ा जा सकता था। एक क्षण में ये बुके को पता चला कि उसके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे नहीं! ये बुके की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने 5 स्पीड स्पिरिट्स को एक बड़े जाल की तरह उस पर झपटते देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि पहले जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई थी तो जो छोटी-छोटी खामियां और कोण उजागर हुए थे, वे सब गायब हो गए थे। ड्रैगन का परिवर्तन चाहे कितना भी लचीला और अनुकूलनीय क्यों न हो, यदि इसमें कोई खामियां या लाभ उठाने के अवसर न हो, तो यह आसानी से हवा से रास्ता नहीं बना सकता। पांचों स्पीड स्पिरिट्स अब बिना किसी दोष के पूरी तरह से एकीकृत लग रहे थे। उनकी दूरी और स्थिति इतनी त्रुटिहीन थी कि सबसे फुर्तीली और बहुमुखी गति तकनीक के लिए भी उनसे बच पाना असंभव था। हुश हुश हुश! ये बुके का आकार तेजी से चमक रहा था, हिल रहा था और चरम सीमा तक जा रहा था, लेकिन उसने पाया कि वह जिस क्षेत्र में घूम सकता था वह छोटा होता जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अंततः मछली पकड़ने के जाल में फंसे काप की तरह हो जाएगा, चाहे वह कितनी भी ऊंची छलांग लगाए या कितनी भी तेज तैरे, सब बेकार होगा। इसके अलावा ये पहला परीक्षण विशेष रूप से व्यक्ति की गति का परीक्षण था। अगर वह स्पीड स्पिरिट्स पर हमला करता तो यह असफलता का संकेत होता और उसे तुरंत ताव से बाहर निकाल दिया जाता। चूंकि मैं चकमा नहीं दे सकता, तो मैं अपना तरीका बदल दूंगा। जब तक मेरी गति चरम पर है, तुम्हारी पकड़ने की गति की सीमा को पार कर रही है, तब तक तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इस क्षण ये बुके अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। मछली पकड़ने के जाल की तरह फैली 5 स्पीड स्पिरिट्स को देखकर उसकी नजरें तेज हो गईं और उसकी गति तुरंत कई गुना बढ़ गई। गर्जन! उसी समय पृथ्वी पर विचरण करने वाले एक बाढ़ अजगर की दहाड़ अचानक गूंज उठी। स्वर्गीय बाढ़ ड्रैगन परिवर्तन! ठीक समय पर ये बुके ने स्वर्गीय बाढ़ ड्रैगन परिवर्तन को सक्रिय कर दिया और उसका पूरा अस्तित्व ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फट गया और वह तुरंत 5 गति आत्माओं के घेरे से बाहर निकल गया। ये बुके को पता था कि अगर वह ड्रैगन का परिवर्तन पर भरोसा करना जारी रखेगा तो अंततः वह पकड़ा जाएगा। इस स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका यह था कि उसकी गति 5 स्पीड स्पिरिट्स की कैप्चर गति से अधिक तेज हो। मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करते हैं। जाल का दायरा वास्तव में बहुत बड़ा होता है और एक बार मछली जाल में फंस जाए तो वह बच नहीं सकती, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या होगा यदि मछली जाल के फैलने से अधिक तेजी से तैरने लगे? तब मछली पकड़ने वाला जाल भी मछलियों को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वह उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बुके, जो इस समय स्वर्गीय बाढ़ ड्रैगन परिवर्तन का उपयोग कर रहा था, इसी अवस्था में था। जब 5 गति आत्माओं ने उसे घेर लिया तो उसने तुरंत स्वर्गीय बाढ़ ड्रैगन परिवर्तन को सक्रिय कर दिया। उसकी विस्फोटक शक्ति तुरंत प्रस्फुटित हो गई और उसकी गति कई गुना बढ़ गई। इस प्रकार 5 गति आत्माओं का घेराव मार्ग चाहे कितना भी सटीक क्यों न हो, वे ये बुके को पकड़ नहीं पाए। वूश वूश वूश! प्रशिक्षण मैदान में ये बुके का शरीर एक क्रूर बाढ़ ड्रैगन के सिर से घिरा हुआ था, जो लगातार अत्यधिक गति से फट रहा था, बार-बार 5 स्पीड स्पिरिट से बच रहा था। अंततः एक चौथाई घंटा बीत गया। 5 स्पीड स्पिरिट्स को धीरे-धीरे अपने सामने से गायब होते देख ये बुके ने भी राहत की सांस ली। उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। और जिस स्थान पर 5 स्पीड स्पिरिट्स गायब हो गए थे, वहां 3 और संभावित टोकन प्रकट हुए। आगे बढ़कर और 3 उम्मीदवार टोकनों को पकड़ते हुए ये बुके ने हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं पहले स्तर को पूरी तरह से पास कर लेता हूं, तो मेरे पास कुल 11 उम्मीदवार टोकन होंगे। अगर मैं दूसरे और तीसरे स्तर में भी फेल हो जाता हूं और पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता, तब भी मैं उम्मीदवार की योग्यता हासिल कर लूंगा। यह विचार सुनकर ये बुके को राहत महसूस हुई, लेकिन फिर वह फिर से तनावग्रस्त हो गया। 5 स्पीड स्पिरिट्स ने पहले ही उस पर इतना अधिक दबाव डाल दिया था, तो अंतिम दौर में 7 स्पीड स्पिरिट्स कितने भयावह होंगे? पुनर्तः स्पष्ट होना निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। हालांकि इस बार 7 स्पीड स्पिरिट्स तुरंत प्रकट नहीं हुए, जिससे चुनौती देने वालों को अपने पिछले प्रयासों से उबरने के लिए बफर अवधि मिल गई। ये बुके ने तुरंत कुछ गोलियां लीं और वह अपनी पिछली खुराक से जल्दी ही ठीक होने लगा। हालांकि जब ये बुके पहले स्तर की परीक्षा के अंतिम दौर की तैयारी कर रहा था, टावर के बाहर एक बार फिर आश्चर्यजनक जयकार गूंज उठी। हिस! यूजियासु बहुत ही अद्भुत है। वह न केवल पहला स्तर पार करने वाली पहली थी, बल्कि अब वह दूसरा स्तर पार करने वाली भी पहली है। दूसरे स्तर पर शक्ति का परीक्षण होता है। आपको कम से कम समय में सभी शक्ति आत्माओं को हराना होगा। प्रत्येक शक्ति आत्मा में एक प्रारंभिक चरण के आत्मा शक्ति क्षेत्र साधक जितनी शक्ति होती है और दिखाई देने वाली संख्या बदलती रहती है, प्रत्येक दौर के साथ बढ़ती जाती है। दूसरे स्तर को पार करने के लिए आपको कुल 15 शक्ति आत्माओं को हराना होगा। कितनी शक्तिशाली! परी ऑक्सू सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। इस तरह की गति के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यूजियासु की ताकत पहले ही झान त्यानिक्सियों, गुशान, जुकिंग्या और अन्य से आगे निकल गई है? टावर के दूसरे और तीसरे खंड के बीच यूजियासु की आकृति चमकती हुई गुजरी। हालांकि यह बहुत संक्षिप्त था, फिर भी हर कोई यूजियाओक्सु के चारों ओर जेड रंग की मौलिक शक्ति को देख सकता था, जो शानदार और पवित्र थी, जिससे वह एक अद्वितीय महिला योद्धा अमर की तरह दिखाई दे रही थी। यूजियाओक्सु के पीछे गुशान, फिर जान त्यानिक्सियोनग और अंत में जुकिंग्या थे। यद्यपि इन तीनों के बीच मामूली अंतर थे, फिर भी इन्हें प्रथम श्रेणी का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि इन 4 के बाद बाकी 5 इस बार थोड़ा पीछे छूट गए। लगभग 10 सांसों के बाद उनमें से केवल 3 ही दूसरा स्तर पार कर तीसरे स्तर में प्रवेश कर पाए। दूसरे स्तर के अंतिम 2 पक्षी प्रकट हुए और कई दर्जन सांसें लेने के बाद तीसरे स्तर में प्रवेश कर गए। जब 9 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 सुनहरे प्रकाश बिंदु टावर के तीसरे खंड में दिखाई दिए, तो पहले खंड में ये बुके का प्रतिनिधित्व करने वाला सुनहरा प्रकाश बिंदु अपरिवर्तित रहा। बिल्कुल नहीं। कितना समय हो गया? ये बुके अभी भी पहले स्तर पर क्यों अटका हुआ है? वह दूसरे स्तर पर नहीं पहुंचा है, न ही उसे बाहर निकाला गया है। ये सफलता है या असफलता? हाँ, अगर स्पीड स्पिरिट्स धीरे-धीरे भी पकड़ें तो भी इतना समय नहीं लगना चाहिए। क्या हो रहा है? जब उन्हें पता चला कि ये बुके अभी भी टावर के अंदर पहले स्तर पर है, तो आसपास के स्वर्गीय संत दाव शिष्यों के बीच चर्चाएं तुरंत तेज हो गईं। क्योंकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। चाहे टावर के अंदर पहले स्तर पर कोई असफल हो या सफल, इसमें 2/4 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। अब ये बुके स्पष्ट रूप से 2/4 घंटे से अधिक समय से पहले स्तर पर था, जिससे स्वाभाविक रूप से आसपास के सभी स्वर्गीय संत दाव शिष्य भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रोंगजियांग की नजर भी इस समय कुछ उलझन में थी। वह मीनार की पहली मंजिल पर ये बुके का प्रतिनिधित्व करने वाले सुनहरे प्रकाश बिंदु को घूर रहा था। जाहिर है, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर रोंगजियांग की आंखों से संदेह गायब हो गया और उसकी जगह तिरस्कार ने ले ली। चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर तुम पहला स्तर भी पार कर गए तो क्या हुआ? जब तुम दूसरे स्तर पर शक्ति आत्माओं का सामना करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि निराशा क्या होती है। हम्फ! इस समय केवल एल्डर ज़ीगो को ही हल्का सा संदेह था। हालांकि एल्डर ज़ीगो की बुरी आंखों में अभी भी संदेह की एक झलक थी। उसने जल्दी से अपना सिर थोड़ा हिलाया, उस विचार को मन में दबाते हुए, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह असंभव है।
और इस समय टावर के प्रथम तल के अंदर येबुके पहले ही खड़ा हो चुका था और उसकी निगाहें अचानक तेज हो गईं जब उसने अपने सामने धीरे-धीरे प्रकट हो रही 7 स्पीड स्पिरिट्स को देखा। इस बार मैं निष्क्रिय रूप से बचकर नहीं निकलूंगा बल्कि सक्रिय रूप से हमला करूंगा। सक्रिय अपराध। हाँ, पहले स्तर के अंतिम दौर में 7 स्पीड स्पिरिट्स का सामना करते हुए येबुके का विकल्प अब पिछले 3 बार की तरह निष्क्रिय बचाव नहीं होगा बल्कि 15 मिनट के बीतने का इंतजार करना और भाग्यशाली जीत की उम्मीद करना होगा। क्योंकि इन अंतिम 7 स्पीड स्पिरिट्स के कब्जे से बचने के लिए सरल बचाव पर निर्भर रहना बेहद कठिन होगा। यदि सफलता की संभावना भी हो तो असफलता की संभावना निश्चित रूप से अधिक होगी। येबुके इस पर दांव लगाने को तैयार नहीं था। एक बार असफल होने पर वह 9वें स्तर तक पहुंचने का अवसर खो देगा और उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए येबुके ने पहल करने का फैसला किया। हालांकि इस सक्रिय आक्रमण का मतलब निश्चित रूप से स्पीड स्पिरिट्स पर सीधे हमला करना नहीं था, क्योंकि यह उल्लंघन होगा और उसे तुरंत टावर से बाहर निकाल दिया जाएगा। येबुके के दिमाग में एक योजना कौन थी जो थोड़ी अस्पष्ट थी। ये योजना सफल होगी या नहीं, ये जानने के लिए उसे अभी भी खुद उसे परखना था। वाह, जिस क्षण 7 स्पीड स्पिरिट्स प्रकट हुए येबुके हिल गया। स्वाभाविक रूप से वह न तो चकमा दे रहा था और न ही भाग रहा था, बल्कि सक्रिय रूप से 7 स्पीड स्पिरिट्स की ओर सीधे बढ़ रहा था। आकाश ड्रैगन परिवर्तन। येबुके ने तुरंत स्काई ड्रैगन परिवर्तन को सक्रिय कर दिया, अपनी आत्मा शक्ति को शून्य में एक धार की तरह फैला दिया, सीधे 7 स्पीड स्पिरिट्स को घेर लिया। दूसरी ओर 7 स्पीड स्पिरिट्स की आकृतियां भी तेजी से येबुके को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं। 7 अलग-अलग कोनों और दिशाओं से 7 स्पीड स्पिरिट्स ने तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से गहन संरचना बनाई, जो पिछले दौर में 5 स्पीड स्पिरिट्स द्वारा बनाई गई संरचना से भी अधिक रहस्यमय और जटिल थी। 7 स्पीड स्पिरिट्स द्वारा बनाया गया जाल फैल गया और इसकी गति और कोण दोनों पिछले दौर की तुलना में कहीं बेहतर थे। गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और कोण दोगुने मुश्किल थे। इसने येबुके को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। गर्जन। स्काई ड्रैगन परिवर्तन को अपनी सीमा तक धकेलने के साथ येबुके एक भयंकर ड्रैगन की तरह तुरंत 7 स्पीड स्पिरिट्स के केंद्र में आ गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो येबुके खुद को किसी जाल में फंसा रहा है। जाहिर है, येबुके की हरकतों ने 7 स्पीड स्पिरिट्स को चौंका दिया, जिससे उनकी गतिविधियां थोड़ी रुक गईं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने दिशा बदल ली और केंद्र की ओर आ गए। धमाका। प्रशिक्षण स्थल पर अपने दाहिने पैर को जोर से पटकते हुए येबुके ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाई और 7 स्पीड स्पिरिट्स के केंद्र से बाहर निकल गया। 7 स्पीड स्पिरिट्स ने येबुके की छलांग का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने सिर झुकाए हवा में येबुके के शरीर की गति का अनुसरण करते हुए तेजी से उसके नीचे चलते रहे। यद्यपि स्पीड स्पिरिट एक भ्रामक आकृति मात्र थी, कोई जीवित प्राणी नहीं, फिर भी जब इसे बनाया गया था तब इसमें एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता थी। यद्यपि यह बुद्धिमत्ता अत्यंत न्यूनतम थी, यहाँ तक कि सहज ज्ञान के बहुत करीब थी, फिर भी यह स्पीड स्पिरिट्स के लिए निर्णय लेने और हर चीज के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त थी। उदाहरण के लिए, येबुके के हवा में कूदने के दौरान स्पीड स्पिरिट्स ने पहले येबुके के शरीर की गति का पता लगाया और फिर तेजी से उसके उतरने की जगह पर पहुंचे। इस तरह वे उसका इंतजार कर सकते थे और 7 स्पीड स्पिरिट्स उसे घेरकर तुरंत येबुके को पकड़ लेते। इसलिए हवा में कूदने से एक व्यक्ति को पकड़े जाने से तो बचा जा सकता था, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती तरीका था। यदि ऐसा था तो येबुके ने ऐसा आत्मघाती तरीका क्यों चुना? क्योंकि ऐसा घेरा बनाने के लिए उसे 7 स्पीड स्पिरिट्स की आवश्यकता थी। शून्य के ऊपर येबुके का ऊंचा उड़ता शरीर पहले ही गति खो चुका था और तेजी से नीचे गिरने लगा था। इस समय स्पीड स्पिरिट्स लगातार अपने कोनों को समायोजित कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नीचे येबुके को सटीक रूप से पकड़ सकें। जब येबुके का शरीर जमीन से लगभग 10 झांग ऊपर था, उसकी आंखें चमक उठी, एक तेज चमक प्रकट हुई। भिन्न-भिन्न आत्मिक शक्ति का एक शक्तिशाली उभार अचानक ऊपर से नीचे की ओर आया। लेकिन सोल पावर के हमले का निशाना स्पीड स्पिरिट्स नहीं थे, क्योंकि यह एक उल्लंघन होता। येबुके के नियंत्रण में सोल पावर ने 7 स्पीड स्पिरिट्स द्वारा बनाए गए घेरे के केंद्र में जमीन पर प्रहार किया। गड़गड़ाहट। जैसे ही यह विशाल आत्मिक शक्ति जमीन पर गिरी, हवा की एक विशाल लहर फूट पड़ी, जो तुरंत ही फैल गई और अपने साथ अत्यंत शक्तिशाली प्रतिक्षेप शक्तियां लेकर आई। मूल रूप से 7 स्पीड स्पिरिट्स द्वारा बनाया गया आदर्श घेरा इस अचानक विशाल वायुतरंग और प्रतिक्षेप बल के कारण तुरंत ही दोषों से भर गया। वास्तव में स्पीड स्पिरिट्स में से आधे को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और शेष 3 स्पीड स्पिरिट्स, हालांकि वे पीछे नहीं हटे, लड़खड़ा गए और स्थिर रूप से खड़े नहीं हो सके। धमाका। उसी समय येबुके का शरीर जोर से जमीन पर गिरा। फिर उसने मौके का फायदा उठाया, अपने पैरों में और जोर लगाया, आकाशीय ड्रैगन रूपांतरण को सक्रिय किया और विस्फोटक शक्ति के साथ बाहर निकला। उसका पूरा शरीर तुरंत हवा के झोंके की तरह उछल पड़ा और कुछ छलांग लगाने के बाद वह तुरंत 7 गति आत्माओं के घेरे से मुक्त हो गया। जब येबुके रुका और पीछे मुड़ा तो 7 स्पीड स्पिरिट्स ने पीछा करना शुरू कर दिया, अभी भी पूरी तरह से दोषरहित पीछा करने की संरचना में। लेकिन इस समय येबुके के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, क्योंकि उनका सत्यापन सफल रहा। वास्तव में वह स्पीड स्पिरिट्स पर सीधे हमला नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था। जब तक आप सीधे स्पीड स्पिरिट्स पर हमला नहीं करते, इसे उल्लंघन नहीं माना जाता। यहाँ तक कि यदि आप प्रशिक्षण मैदान पर अचानक विस्फोट कर उसे नष्ट कर देते हैं, तो भी इसे निर्णय में उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चूंकि 7 स्पीड स्पिरिट्स का अपना पीछा गठन सही और दोषरहित था, फिर वह उनमें खामियां पैदा करेगा। अभी येबुके ने अपनी आत्माशक्ति का उपयोग जमीन पर प्रहार करने के लिए किया और परिणामस्वरूप उत्पन्न वायुतरंग और प्रतिक्षेप बल ने स्पीड स्पिरिट्स पर पूरी तरह से कार्य किया, जिससे उनकी गतिविधियां तुरंत बाधित हो गईं और उनका पीछा करने वाला गठन बिना हमले के ही ध्वस्त हो गया। ये वह दोष था जो येबुके ने 7 स्पीड स्पिरिट्स के लिए बनाया था। स्पीड स्पिरिट्स पर सीधे हमला किए बिना प्रभाव को प्राप्त करने के लिए रिबाउंड बल का उपयोग करना एक ग्रे क्षेत्र था, लेकिन येबुके को तुरंत टॉवर से बाहर नहीं निकाला गया था, जिससे साबित हुआ कि यह संभव था। अब जब उसने ऐसी विधि खोज ली है, तो आगे की हर चीज येबुके के लिए अविश्वसनीय रूप से सरल होगी। उसे बस अपने द्वारा किए गए कार्यों की श्रृंखला को लगातार दोहराना था, लगातार 7 स्पीड स्पिरिट्स में खामियां पैदा करना था और फिर वह उनका फायदा उठाता। स्पीड स्पिरिट्स अब उसे पकड़ नहीं पाती। वास्तव में यह विधि सरल लगती थी, लेकिन इसे वास्तव में समझना और व्यवहार में लाना आसान नहीं था, क्योंकि यह एक प्रकार की उल्टी सोच थी। पहले स्तर पर गति का परीक्षण किया गया और इसमें शामिल होने वाले अधिकांश लोगों ने अवचेतन रूप से यह मान लिया कि केवल स्पीड स्पिरिट से तेज होना और उनकी पकड़ से बचना ही सही तरीका है। वे वास्तव में समस्या पर बिल्कुल विपरीत दिशा से विचार नहीं करेंगे। येबुके ने इसके बारे में सोचा और इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सफल हो गया। इस प्रकार 15 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। जब 5 उम्मीदवार टोकन अपने मूल स्थानों पर दिखाई दिए, तो पूरे उम्मीदवार टावर में अचानक एक नाटकीय परिवर्तन आया। भिन्न टावर के बाहर सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने कैंडिडेट टावर, जो पहले केवल हल्की सी चमक रहा था, अचानक एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र टावर चमक के साथ फूट पड़ा। टावर की चमक टावर बॉडी के पहले स्तर से फूट पड़ी। इस समय टावर बॉडी का पहला स्तर सुनहरे रंग की एक परत में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो तुलना से परे चमकदार था और टावर की चमक सीधे आकाश में जा रही थी। इस दृश्य को देख रहे सभी शिष्य बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मीनार के पहले स्तर पर क्या हुआ होगा। केवल एल्डर ज़ीगू की अभिव्यक्ति पहले जम गई, फिर पहली बार नाटकीय रूप से बदल गई। वह तो आश्चर्य में बोल ही पड़ा, यह कैसे संभव है? यह परफेक्ट टावर रेडियंस है, परफेक्ट टावर रेडियंस।
एल्डर जिगु के उद्गार को स्वर्ग के पवित्र पद के अनगिनत शिष्यों ने स्पष्ट रूप से सुना जो देख रहे थे। लेकिन ये सुनने के बाद भी किसी को नहीं पता था कि परफेक्ट टॉवर रेडियंस का वास्तव में क्या मतलब है। हालांकि कुछ तेज तर्रार व्यक्तियों ने तुरंत ध्यान दिया कि ये बुके का प्रतिनिधित्व करने वाला सुनहरा प्रकाश बिंदु जो टॉवर की पहली परत में था अचानक ऊपर उठ गया। अगले ही पल वह सीधे दूसरी परत में प्रवेश कर गया। ये बुके की आकृति भी दो परतों के बीच से चमकती हुई दूसरी परत में प्रवेश कर गई। तुरंत ही सभी के मन में एक ही विचार आया, वह ये था कि एल्डर जिगु द्वारा उल्लिखित परफेक्ट टॉवर रेडियंस का संबंध ये बुके से होना चाहिए। अन्यथा यह इतना बड़ा संयोग नहीं होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये बुके इतने लंबे समय तक प्रथम स्तर पर ही रहा, न तो द्वितीय स्तर में प्रवेश किया और न ही विफलता के कारण टावर से बाहर निकाला गया। अब जब यह परफेक्ट टॉवर रेडियंस प्रकट हुआ और ये बुके ने एक साथ दूसरी परत में प्रवेश किया तो वहां मौजूद कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था। हालांकि स्वर्ग के पवित्र पद के सभी शिष्य जो देख रहे थे वे तुरंत एल्डर जिगु द्वारा उल्लिखित परफेक्ट टॉवर रेडियंस के बारे में जिज्ञासा से भर गए। इसका वास्तव में क्या मतलब था? उन्होंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? जाहिर है सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही जानते होंगे। और ये बुके को वह बात क्यों पता होगी जो केवल बड़े बुजुर्ग ही जानते थे? क्या इसके लिए उन्होंने अगली परत पर तुरंत आगे बढ़ने का मौका भी छोड़ दिया? एक विचार ने 100 अन्य विचारों को जन्म दिया। ये प्रश्न हर किसी के मन में घूम रहा था। उम्मीद थी कि एल्डर जिगु इसका स्पष्टीकरण दे सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि एल्डर जिगु के परफेक्ट टॉवर रेडियंस कहने के बाद उसका चेहरा अपने सामान्य ठंडे भाव पर लौट आया, जिससे किसी को भी ज्ञान देने का कोई इरादा नहीं दिखा। भीड़ में सबसे आगे खड़े रोंग जियांग के चेहरे पर अब कुछ गंभीर भाव थे। उसे शुरू में लगा था कि ये बुके दूसरी मंजिल में प्रवेश नहीं कर पाएगा और पहली मंजिल के टावर से बाहर निकलकर जरूर असफल हो जाएगा। लेकिन अब तथ्यों ने उन्हें बताया कि ये बुके ने सफलतापूर्वक दूसरी परत में प्रवेश कर लिया है। रोंग जियांग को थोड़ी बेचैनी का एहसास एल्डर जिगु द्वारा बताए गए परफेक्ट टॉवर रेडिएशन से हुआ। ये चीज क्या दर्शाती थी और ये बुके से इसका क्या रिश्ता होगा? भले ही आपने पहली परत को सफलतापूर्वक पार कर लिया हो, दूसरी परत की प्रत्येक शक्ति आत्मा में एक प्रारंभिक चरण के आत्मिक शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक की शक्ति होती है। आप जैसे मात्र चरम अंतिम चरण के आत्मिक सार क्षेत्र के साधक उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आप इस दूसरे चरण में भी पास नहीं होंगे, यहां तक कि पहले चरण में भी नहीं। 50 सांसों के भीतर आप निश्चित रूप से दूसरी परत से बाहर निकाल दिए जाओगे। रोंग जियांग ने अपने दिल में बेचैनी के उस निशान को दबा लिया। उसकी आंखें जो तेज रोशनी से चमक रही थीं और भी ठंडी हो गईं। वह दूसरी परत में मौजूद एकमात्र सुनहरे प्रकाश बिंदु को घूरता रहा। उसका दिल यकीन और व्यंग्य से भर गया। इस समय सभी ने केवल ये देखा कि एल्डर जिगु का चेहरा अपनी ठंडी भावशून्य अवस्था में लौट आया था। उसका मुरझाया हुआ बुरा चेहरा किसी भी भाव से रहित था। फिर भी किसी ने उसकी आंखों में गहरे संदेह और अविश्वास की सूक्ष्म झलक नहीं देखी। परफेक्ट टॉवर रेडियंस, क्या ये बालक वास्तव में पहली परत के सभी 4 चरणों को पूरी तरह से पार करने में सफल रहा? यह अपने आप में बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसे पूर्णतः पार करने का अर्थ कैसे पता चला। ये बात स्वर्ग के पवित्र पथ में बहुत लंबे समय से सुप्त पड़ी है। साधारण शिष्य इसे जान ही नहीं सकते, 500 साल पहले के शिष्य भी नहीं। वह कैसे जान सकता था? एल्डर जिगु के विचार मंथन में उलझ गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे इस प्रश्न को समझने में असमर्थ थे। लेकिन वह जानती थी कि परफेक्ट टॉवर रेडियंस का क्या मतलब होता है। ये टॉवर रेडियंस था जो पहली परत को पूरी तरह से साफ करने के बाद ही दिखाई देता था, एक तरह का प्रोत्साहन और एक वसीयतनामा। ये वर्तमान में टॉवर को चुनौती दे रहे शिष्य की उत्कृष्टता और प्रतिभा का प्रमाण है। ये वह परीक्षण टॉवर था जिसका उपयोग स्वर्ग के पवित्र पद द्वारा युगों पहले सबसे मजबूत प्रतिभाशाली शिष्यों का परीक्षण करने और चयन करने के लिए किया जाता था। यही कारण है कि परफेक्ट टॉवर रेडियंस अस्तित्व में था। हालांकि ट्रायल टॉवर के बारे में खबरें समय के साथ दब चुकी थीं। आज ट्रायल टॉवर को केवल कैंडिडेट टॉवर के रूप में ही जाना जाता है। स्वर्ग के पवित्र पद का कोई भी अनुयायी अब परीक्षणों के लिए टॉवर में प्रवेश नहीं करता है और अर्धवार्षिक मानव रैंकिंग चुनौती के अलावा टॉवर आमतौर पर सील कर दिया जाता है। हालांकि एल्डर जिगु इन सवालों का पता नहीं लगा सके। ये समझ नहीं पाई कि ये बुके को ये रहस्य कैसे पता था जो समय के साथ दफन हो गया था। लेकिन वह जानती थी कि पहली परत की परफेक्ट टॉवर रेडियंस के प्रकट होने के लिए ये बुके की प्रतिभा असाधारण होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या वह अगली 2 परतों को भी पूरी तरह से साफ करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं तो यह एक संयोग हो सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो क्या वह चौथी परत खोलना चाहेगा? जैसे ही टॉवर की दूसरी परत के अंदर एल्डर जिगु के विचार उथल-पुथल में थे। भिन्न-भिन्न पहली परत को पूरी तरह साफ करने के बाद दूसरी परत की ओर जाने वाला भंवर मार्ग फिर से प्रकट हो गया। ये बुके स्वाभाविक रूप से रुका नहीं और दूसरी परत में प्रवेश कर गया। उसकी दृष्टि पहले अंधकार में हुई, फिर उज्ज्वल हुई और ये बुके ने स्वयं को अभी भी एक विशाल प्रशिक्षण मैदान में पाया जो पहले की पहली परत से कुछ अलग नहीं लग रहा था। पहली परत ने गति का परीक्षण किया तो ये दूसरी परत क्या परीक्षण करेगी? प्रशिक्षण मैदान पर खड़े ये बुके की आंखें चमक उठीं। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपचाप उस ठंडी बेजान आवाज का इंतजार किया जो पहली परत में सुनाई दी थी। निश्चित ही अगले ही पल वह ठंडी मृत आवाज फिर से सुनाई दी। दूसरा स्तर, शक्ति परीक्षण। चुनौती देने वाले को एक उम्मीदवार टोकन प्राप्त करने के लिए केवल 2 शक्ति आत्माओं को हराना होगा। 2 उम्मीदवार टोकन प्राप्त करने के लिए 5 शक्ति आत्माओं को हराना होगा। 3 उम्मीदवार टोकन प्राप्त करने के लिए 8 शक्ति आत्माओं को हराना होगा। 5 उम्मीदवार टोकन प्राप्त करने के लिए 12 शक्ति आत्माओं को हराना होगा। प्रत्येक शक्ति आत्मा में एक प्रारंभिक चरण के आत्मिक शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक की शक्ति होती है। यदि दूसरे स्तर में 2 से कम उम्मीदवार टोकन प्राप्त होते हैं तो परीक्षण विफल हो जाता है और चुनौती देने वाले को मीनार से बाहर निकाल दिया जाएगा। शक्ति की आत्माएं, ऐसा लगता है कि दूसरी परत वास्तविक युद्ध शक्ति का परीक्षण करती है। प्रत्येक शक्ति की आत्मा में प्रारंभिक चरण के आत्मिक शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक की शक्ति होती है। ये परीक्षण पहली परत से कहीं अधिक कठिन है। जिसका मतलब है अगर मैं इस दौर को पूरी तरह से साफ करना चाहता हूं तो मुझे कुल 27 स्पिरिट्स ऑफ स्ट्रेंथ को हराना होगा। ये बुके की आंखें चमक उठी जब उसने गणना की कि उसे पुनः पराजित करने के लिए कितनी शक्ति की आत्माओं को पराजित करना होगा। इस गणना से उसके दिल में एक झटका सा दौड़ गया। पूर्ण 27 शक्ति आत्माएं, जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक चरण में आत्मा शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचती है। यदि वे सब एक साथ हमला कर दें तो 2 मुट्ठियां 4 हाथों के सामने कुछ भी नहीं होंगी। 54 हाथों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह डूब जाएगा। हालांकि सौभाग्य से पहली परत में स्पिरिट्स ऑफ स्पीड की तरह उन्हें 4 राउंड में विभाजित किया गया था। भिन्न-भिन्न ये बुके के सामने 2 अविश्वसनीय रूप से चमकदार आकृतियां तुरंत प्रकट हुईं। गति की अलौकिक आत्माओं के विपरीत शक्ति की आत्माओं के पास पूर्ण लंबे आकार थे, जैसे कि चमकदार जेड से बने हों, और दोनों में प्रारंभिक चरण के आत्मा शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण के साधक की आभा थी। वाह! जैसे ही 2 शक्ति आत्माएं प्रकट हुईं, दोनों ने एक साथ ये बुके की ओर मुक्का मारा। हा लाओ! ये बुके ने जोरदार ठहाका लगाया, अपने डेंटियन में मौजूद बैटल सेंट लॉ के मूल से संवाद करते हुए। रहस्यमय शक्ति उमड़ पड़ी और सेंट पाथ बैटल क्यू उसके चारों ओर कुंडलित हो गई, जिससे उसकी आभा तुरंत बढ़ गई। चूंकि उनकी साधना अंतिम चरण के आत्मा सार क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई थी, इसलिए ये बुके के लिए यह पहली बार था कि वे कोई कार्यवाही करें। चूंकि उसके सामने इतने अच्छे साथी मौजूद थे और उसे किसी भी नुकसान की कीमत नहीं चुकानी थी, इसलिए ये बुके स्वाभाविक रूप से लड़ने की भावना से भरा हुआ था। वाह! पैरों के नीचे ड्रैगन का परिवर्तन को सक्रिय करते हुए ये बुके ने एक मुक्का चकमा दिया, जबकि उसकी दाहिनी मुट्ठी भी सीधे बाहर निकली, जो तुरंत एक पावर स्पिरिट की मुट्ठी से टकरा गई।
धम्म, एक धीमी सी आवाज गूंजी। येबुके स्थिर रहा, लेकिन शक्तिशाली आत्मा घुसे से पीछे की ओर उड़ गई। उसकी दाहिनी भुजा, जो चमकदार जेड जैसी गड़ी हुई थी, कई जगहों से टूट गई थी, मानो किसी टूटी हुई सुंदरता वाली कलाकृति हो। युद्ध संत कानून के मूल की वृद्धि के साथ येबुके की युद्ध शक्ति में वृद्धि हुई, जिससे उसकी अंतिम चरण सार आत्मा क्षेत्र की चरम साधना, अंतिम चरण शक्ति आत्मा क्षेत्र के अभ्यासी के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी। इस शक्ति आत्मा के पास केवल प्रारंभिक अंतिम चरण की शक्ति आत्मा क्षेत्र की साधना थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति के बराबर थी जिसने अभी प्रवेश किया हो और अभी तक अपने क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं किया हो और जिसकी पूर्ण युद्ध शक्ति अभी तक विकसित नहीं हुई हो। स्वाभाविक रूप से आमने सामने की लड़ाई में उसका कोई मुकाबला नहीं था। येबुके ने तुरंत पावर स्पिरिट को पकड़ लिया और उसकी छाती पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पूरी तरह नष्ट हो गया। शेष बची पावर स्पिरिट से भी स्वाभाविक रूप से शीघ्रता से निपटा गया। भिन्न भिन्नों, दो शक्तिशाली आत्माओं के पराजित होने के बाद 5 और प्रकट हुए। जिस क्षण ये 5 शक्तिशाली आत्माएं प्रकट हुईं, येबुके को कुछ अलग होने का आभास हुआ। यदि पिछली 2 पावर स्पिरिट्स ने अभी अंतिम चरण के स्ट्रेंथ सोल दायरे में प्रवेश किया था और उनकी युद्ध शक्ति अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तो ये 5 एक कदम आगे थे। हालांकि वे अभी भी प्रारंभिक अंतिम चरण के स्ट्रेंथ सोल दायरे में थे, उनकी युद्ध शक्ति आंशिक रूप से विकसित थी। इसके अलावा उनमें से 5 ने एक साथ मिलकर तुरंत ही येबुके पर थोड़ा दबाव डाल दिया। लेकिन इससे येबुके में और भी अधिक लड़ने की भावना जागृत हुई। अब ये और भी दिलचस्प है। एक सितारा शरीर खोलो। भिन्न भिन्नों, चमकदार तारों की रोशनी ने उसे घेर लिया। येबुके की छाती पर एक प्रथम स्तर का तारा चिन्ह दिखाई दिया और उसका पूरा शरीर तुरंत तारों की रोशनी से जगमगा उठा। उसकी मांसपेशियां चमक उठी और उसकी शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई। वाह! ड्रैगन का परिवर्तन के साथ येबुके का शरीर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला हो गया और वह एक शक्तिशाली आत्मा की ओर मछली की तरह झपट पड़ा। 5 शक्तिशाली आत्माएं भी फैल गईं, उनकी युद्ध शक्ति फूट पड़ी और सभी 5 मुट्ठियां येबुके की ओर मुड़ गईं। 5 पावर स्पिरिट्स के हमलों का सामना करते हुए येबुके ने आश्चर्यजनक रूप से चकमा नहीं दिया। उसकी दाहिनी मुट्ठी अभी भी उस पावर स्पिरिट की ओर प्रहार कर रही थी जिसे उसने निशाना बनाया था। टकराना, मांस पर मांस की टक्कर की आवाज तुरंत गूंज उठी। चमकदार जेड जैसी 4 मुट्ठियां एक साथ येबुके के शरीर पर लगी और येबुके की दाहिनी मुट्ठी भी उस पावर स्पिरिट पर लगी जिसे उसने निशाना बनाया था। वाह! येबुके का शरीर तेजी से बढ़ते प्रहार से पीछे हट गया। लेकिन रुकने के बाद येबुके के होठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके भीतर रक्त और क्यूई के एक मामूली मंथन के अलावा वह पूरी तरह से सुरक्षित था। हालांकि जिस पावर स्पिरिट पर उसने मुक्का मारा था, वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उसके पूरे शरीर पर बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। अंततः येबुके के एक ही मुक्के से वह पूरी तरह से फट गई। पावर स्पिरिट्स को न तो थकान महसूस हुई, न ही डर। चाहे कितने भी नष्ट हो जाएं, वे लगातार येबुके पर हमला करते रहेंगे। लेकिन 5 पावर स्पिरिट्स के साथ भी वे येबुके का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब एक कम होने पर बाकी 4 पावर स्पिरिट्स का भी यही हश्र हुआ। वे येबुके के मुक्कों से लगातार उड़ते रहे। दर्जनों सांसों के भीतर दूसरे राउंड की सभी 5 पावर स्पिरिट्स को येबुके ने निपटा दिया। भिन्न भिन्नों, जब अंतिम पावर स्पिरिट को येबुके ने नष्ट कर दिया और येबुके ने 3 संभावित टोकन उठा लिए, तो तीसरी मंजिल की ओर जाने वाला घुमावदार मार्ग पुनः प्रकट हो गया। हालांकि येबुके ने स्वाभाविक रूप से उसमें कदम नहीं रखा। इसके बजाय उसने चुपचाप अपनी सांसों को नियंत्रित किया और उस घुमावदार रास्ते के अपने आप गायब हो जाने का इंतजार किया। घूमते हुए मार्ग के लुप्त हो जाने के बाद 8 पावर स्पिरिट्स पुनः प्रशिक्षण स्थल पर प्रकट हुए। इस बार जैसे ही 8 शक्तिशाली आत्माएं प्रकट हुईं, वे आश्चर्यजनक रूप से 2 समूहों में विभाजित हो गईं, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 थे तथा एक विशेष संरचना में एक साथ खड़े थे। तुरंत ही 2 तीक्ष्ण भाले जैसी आभाएं फैल गईं, जिनमें से प्रत्येक से शक्तिशाली कंपन निकल रहे थे। रिश्ती हुई शक्ति प्रशिक्षण क्षेत्र की जमीन पर विशाल गिलोटिन ब्लेडों की तरह तांडव मचा रही थी, जिससे एक बेहद कर्कश और अजीब सी भिनभिनाहट जैसी आवाज आ रही थी। 8 पावर स्पिरिट्स 2 समूहों में विभाजित इस भाले की तरह आभा के तहत उनकी दोनों शक्तियों ने प्रारंभिक देवचरण शक्ति आत्मा क्षेत्र के उतार चढ़ाव को पार कर लिया। सीधे देवचरण शक्ति आत्मा क्षेत्र में एक मास्टर के स्तर तक पहुंच गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि संख्या में कमी आई है, लेकिन गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। वास्तविक युद्ध शक्ति के संदर्भ में इस समय 8 पावर स्पिरिट्स पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक थे। अगर अन्य अंतिम चरण के शक्ति आत्मा क्षेत्र साधक यहाँ होते, तो निस्संदेह उन्हें ये परेशानी होती। भले ही वे अंततः इन 8 शक्ति आत्माओं को हरा दें, उन्हें निश्चित रूप से एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि जैसे ही येबुके ने विशेष संरचना में उतार चढ़ाव महसूस किया, जैसे कि तीखे भाले की नोक, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उनकी धारणा में ये 2 विशेष संरचना उतार चढ़ाव वास्तव में युद्ध संरचनाएं थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि परीक्षण के तीसरे दौर में ये 8 पावर स्पिरिट्स वास्तव में 2 समूहों में विभाजित हो जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में 4 एक युद्ध संरचना बनाएंगे। शायद सामान्य अंतिम चरण के स्ट्रेंथ सोल रियल मास्टर्स को ये बहुत मुश्किल लगेगा और वे केवल उनका सीधा सामना कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए एक युद्ध संरचना बनाना वास्तव में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करना है। येबुके ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसका दिमाग चल रहा था, युद्ध संत कानून की उत्पत्ति के साथ संवाद कर रहा था और फिर उसने सक्रिय रूप से 8 पावर स्पिरिट्स पर हमला किया। भिन्न भिन्नों, 8 पावर स्पिरिट्स ने तुरंत अपनी युद्ध संरचना सक्रिय कर दी और 2 लहरों में विभाजित होकर सीधे येबुके का सामना किया। येबुके को तुरंत एहसास हुआ कि हमला 8 शक्तिशाली आत्माओं का नहीं, बल्कि 2 विशाल तीखे ब्लेडों का था। ब्लेडों के किनारे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, दिल दहला देने वाली चमक बिखेर रहे थे। वे जहां भी गुजरते, वे क्षैतिज रूप से शून्य को चीरते और लंबवत रूप से धरती को चीरते। 8 पावर स्पिरिट्स के युद्ध गठन हमले का सामना करते हुए येबुके के दाहिने हाथ में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और एक 10 फुट लंबा क्रिम्सन युद्ध परशु उभरा, जिसने तुरंत उच्च तापमान फैला दिया। येबुके ने 8 शक्तिशाली आत्माओं के भाले जैसे हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी तीक्ष्णता का उपयोग करते हुए धधकती ज्वाला उग्र तरंग हेल्बर्ट को बाहर निकाला। झंकार, धातुओं के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। येबुके धधकती लौ वाली उग्र लहर पल को पकड़े हुए लगातार पल के अंतर्निहित 3 धधकती लौ के रूप को उजागर कर रहा था। शून्य में ठंडी रोशनी की धारियां खींच रहा था, सीधे प्रहार कर रहा था। लगभग दर्जनों सांसों के उझाव के बाद येबुके की आंखें चमक उठी, क्योंकि भाले के आकार का एक संरचना आरेख उसके दिमाग में पहले से ही उभर आया था। युद्ध संत कानून की उत्पत्ति पहले से ही 8 पावर स्पिरिट्स द्वारा संचालित युद्ध संरचना की प्रतिकृति थी। इस पर 3 चमकते बिंदु टिमटिमा रहे थे, जो इस युद्ध संरचना के 3 कमजोर बिंदु थे। येबुके फिर जोर से हंसा। उसके हाथ में धधकती लौ उग्र लहरों वाला हेल्बर्ट एक अजीबोगरीब कोण पर घुमा। आकाशीय ड्रैगन परिवर्तन को सक्रिय करते हुए उसकी गति तुरंत कई गुना बढ़ गई। वह एक निश्चित बिंदु पर सीधे युद्ध संरचनाओं में से एक पर टूट पड़ा। अपनी कलाई के एक झटके से धधकती लौ उग्र लहरों वाला हेल्बर्ट उस जगह पर वार कर गया। दरार, एक हल्की सी आवाज के बाद इस युद्ध संरचना को बनाने वाली 4 शक्तिशाली आत्माएं नशे में लड़खड़ा गईं, उनका समन्वय बिखर गया। येबुके ने फिर यही प्रक्रिया दोहराई और बाकी 2 कमजोर जगहों को भेद दिया। तुरंत ही ये युद्ध रचना टूट गई और चारों शक्तिशाली आत्माओं को येबुके ने अलग अलग पराजित करके नष्ट कर दिया। शेष युद्ध संरचना का भी यही हश्र हुआ। परीक्षण के तीसरे दौर के बाद येबुके ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। ये पावर स्पिरिट्स इतने बदकिस्मत थे कि उन्हें युद्ध संरचना के उस्ताद के रूप में उनसे सामना करना पड़ा और उनके पास बैटल सेंट लॉ की उत्पत्ति जैसी एक अजीब वस्तु भी थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से प्रतिसंतुलित कर दिया, जिससे युद्ध संरचना की शक्ति को मुक्त होने से रोक दिया गया। जब चौथे राउंड में 12 पावर स्पिरिट्स प्रकट हुए, तो येबुके फिर से मुस्कुराया, क्योंकि यह वास्तव में वही था जिसकी उसने उम्मीद की थी।
इस बार उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया गया, जिससे 8 व्यक्तियों का युद्ध स्वरूप तैयार हुआ। इस प्रकार बैटल सेंट लॉ की उत्पत्ति की मदद से चौथा दौर, जो सबसे कठिन होना चाहिए था, भी कम प्रयास से हल हो गया। टॉवर की दूसरी मंजिल पर येबुके एक बार फिर पूरी तरह से पास हो गया। जैसे ही येबुके ने टॉवर के बाहर दूसरे स्तर को त्रुटिहीन तरीके से पार किया, टावर का पहला स्तर अभी भी शानदार और चकाचौंध करने वाली रोशनी बिखेर रहा था, मानो यह आदर्श टावर लाइट एक बार प्रकाशित हो जाने पर जलती रहेगी। जब तक कि इसे जलाने वाला व्यक्ति असफल न हो जाए या सफलतापूर्वक टावर से बाहर न निकल जाए, तब तक टावर की आदर्श रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल टावर का दूसरा स्तर, जो पहले से ही केवल मंद रोशनी में था, अचानक पहले स्तर के समान ही आकाश उच्च टावर प्रकाश से भर गया। टावर का दूसरा स्तर भी चमकदार हो गया, मानो सुनहरे रंग से ढका हो। जिस क्षण यह विशाल टावर प्रकाश प्रकट हुआ, इसने एक बार फिर सभी का ध्यान आकर्षित किया और साथ ही सभी ने स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर पर येबुके का प्रतिनिधित्व करने वाले सुनहरे प्रकाश बिंदु को तुरंत तीसरे स्तर पर चढ़ते हुए देखा। दूसरे और तीसरे स्तर के बीच येबुके की आकृति पुनः प्रकट हुई, उसके काले बाल लहरा रहे थे, उसकी मुद्रा युद्ध के देवता जैसी राजसी थी और फिर वह सबकी दृष्टि से ओझल हो गई। धमाका! दुनिया एक बार फिर एक उत्साहपूर्ण दृश्य बन गई, एक के बाद एक आश्चर्य की सांसें उठ रही थी। स्पष्ट रूप से चर्चा का विषय येबुके पर केंद्रित हो गया था। हे भगवान, येबुके ने वास्तव में दूसरा स्तर पार कर लिया है और तीसरे में प्रवेश कर गया है। क्या यह मजाक है? ये कैसे संभव है? उसकी साधना तो सार आत्मा क्षेत्र के अंतिम शिखर पर है, वह दूसरे स्तर की शक्ति की आत्माओं से कैसे निपट सकता है? उन शक्ति की प्रत्येक आत्मा में आरंभिक अंतिम चरण के शरीर तक क्षेत्र की शक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी साधना को छुपाया हो? असंभव, इतने सारे लोगों के देखते हुए हर किसी के लिए गलतफहमी होना असंभव है। देखो, टावर के दूसरे स्तर पर भी पहले स्तर जैसी ही रोशनी है। क्या ये भी वही आदर्श टावर रोशनी है जिसका जिक्र एल्डर ज़ीगू ने पहले किया था? जरूर होगा, 2 स्तरों पर एकदम सही टावर लाइट। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? यदि प्रथम आदर्श टावर लाइट के प्रकट होने पर सभी के मन में केवल आदर्श टावर लाइट की विचित्रता और नासमझी के बारे में ही विस्मय उत्पन्न होता, फिर अब जो विस्मयकारी शब्द गूंज रहे हैं, उस बिंदु के अलावा वे येबुके के प्रदर्शन पर आश्चर्य के बारे में अधिक थे। क्योंकि उन्होंने शुरू में उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था, ये सोचकर कि वह खुद को अधिक आंक रहा है और सिर्फ मानव रैंकिंग चुनौती में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, फिर भी इस नवागंतुक ने वास्तव में कैंडिडेट टावर के दूसरे स्तर को पार कर लिया था। इसका मतलब यह था कि येबुके ने दूसरे स्तर पर 15 शक्ति आत्माओं को भी हरा दिया था। लेकिन ये सभी के लिए सबसे आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला हिस्सा था। इन 15 शक्तिशाली आत्माओं में से प्रत्येक में एक प्रारंभिक अंतिम चरण के शरीर तड़प क्षेत्र की शक्ति थी। तार्किक रूप से 15 की तो बात ही छोड़िए, उनमें से सिर्फ एक भी येबुके को पूरी तरह से परास्त कर सकता था, उसे हरा सकता था और उसे मीनार से बाहर निकाल सकता था। फिर भी उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी घटित हुआ, वह सभी के लिए एक तमाचे के समान था। तथ्यों से सभी को पता चल गया कि येबुके ने वास्तव में दूसरा स्तर पार कर लिया था और तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया था। इस तीव्र विरोधाभास ने स्वर्गीय संत दाओ के सभी 2 लाख शिष्यों को अविश्वसनीय महसूस कराया। लेकिन इस अविश्वास के बाद उनके दिलों में विस्मय की भावना पैदा हो गई, ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने पहली बार यूजियासु को देखा था। ये दोनों व्यक्ति नए थे, फिर भी वे दोनों मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेना चाहते थे और दोनों ने कैंडिडेट टावर के पहले 2 स्तरों को पार कर लिया और तीसरे स्तर में प्रवेश कर गए। इस वर्ष के नवागंतुक इतने शक्तिशाली क्यों हैं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। और इस समय सबसे अधिक क्रोधित और हैरान था रोंग जियांग। ये कैसे संभव है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये कचरा जो बॉडी टेम्परिंग दायरे को भी नहीं तोड़ पाया है, वास्तव में दूसरे स्तर को पार कर सकता है और तीसरे में प्रवेश कर सकता है। ये कैसे संभव है? रोंग जियांग के दिल में खामोश दहाड़ें गूंज रही थी, उसकी नसें फूल रही थी, चेहरा अकड़ा हुआ था। उसे अपना चेहरा जलता हुआ भी महसूस हो रहा था, मानो उसे कई बार जोर से थप्पड़ मारे गए हों। येबुके ने इस तरह से उसके चेहरे पर बार-बार थप्पड़ मारा था, जो सीधे थप्पड़ से भी अधिक असहनीय था। एल्डर ज़ीगू की आंखों में भी इस समय चमक दिखाई दी। दूसरे स्तर के चारों ओर घूमती हुई उत्तम टावर रोशनी को देखकर स्वर्गीय संत दाओ के इस आमतौर पर अलग रहने वाले एल्डर को यह स्वीकार करना पड़ा। ये बच्ची, येबुके, उसकी पूर्वकल्पित धारणाओं से कई गुना अधिक उत्कृष्ट हो सकती है। और इस समय एल्डर ज़ीगू ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि येबुके वास्तव में पहले 3 स्तरों को त्रुटिहीन रूप से साफ करने का लक्ष्य बना रहा था और फिर उसका उपयोग चौथे स्तर को खोलने के लिए करना चाहता था। यदि यह बच्चा तीसरे स्तर को भी बिना किसी त्रुटि के पार कर लेता है, तो इस कैंडिडेट टावर का चौथा स्तर भी उसके द्वारा ही खोला जाएगा और तब ये बात संभवतः कई लोगों को चिंतित कर देगी। लेकिन तभी एल्डर ज़ीगू ने फिर से अपना सिर हिलाया। यदि तीसरा स्तर केवल पहले और दूसरे दौर में ही पार कर लिया जाए, तो यह आसान नहीं है, फिर भी ये किया जा सकता है। लेकिन इसे त्रुटिरहित रूप से पार करना बहुत कठिन है, व्यावहारिक रूप से असंभव है। प्राचीन काल में स्वर्गीय संत दाओ के सबसे समृद्ध युग में भी केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही तीसरे स्तर को त्रुटिरहित रूप से पार कर पाते थे। हालांकि इस बच्चे की प्रतिभा बुरी नहीं है, फिर भी उन व्यक्तियों की तुलना में उसमें शायद अभी भी थोड़ी कमी है। तीसरे स्तर के भीतर परीक्षण सामग्री के बारे में सोचते हुए एल्डर ज़ीगू ने अपने दिल में निष्कर्ष निकाला कि येबुके इसे दोषरहित रूप से पास नहीं कर पाएगी। टावर के अंदर तीसरा स्तर, एक घुमावदार रास्ता दिखाई दिया और येबुके उसमें से निकलकर दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर चढ़ गया। जैसे ही वह तीसरे स्तर पर पहुंचा, येबुके की हल्की सी सांस फूल गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक विशाल प्रकाश पर्दा लटक गया था। प्रकाश स्क्रीन पूरी तरह से पारदर्शी थी, कुछ भी नहीं दिखा रही थी और येबुके ने यह भी देखा कि वह प्रशिक्षण क्षेत्र की ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि एक शून्य पर चल रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा तो नीचे की जमीन बिल्कुल काली थी, मानो वह रात के अंधेरे आसमान में हो, जहां पैर रखने की कोई जगह नहीं हो। लेकिन येबुके अभी भी अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन की अनुभूति स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह अनुभूति बहुत ही विचित्र और विरोधाभासी थी, जैसे किसी भ्रम में होना। अपने सामने विशाल प्रकाश स्क्रीन को फिर से देखते हुए येबुके कुछ हद तक यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि यह तीसरा स्तर क्या परीक्षण करने जा रहा था। हालांकि वह ठंडी और मृत आवाज उसे बता देती थी, तीसरा स्तर तात्कालिक प्रतिक्रिया परीक्षण। कम से कम समय में अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग करके पहले दौर में 10 से अधिक तारा समूहों को भेदकर एक उम्मीदवार टोकन प्राप्त करें। कम से कम समय में अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग करके दूसरे दौर में 30 से अधिक तारा समूहों को भेदकर 2 उम्मीदवार टोकन प्राप्त करें। कम से कम समय में अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग करके तीसरे दौर में 70 से अधिक तारा समूहों को भेदकर 3 उम्मीदवार टोकन प्राप्त करें। कम से कम समय में अपनी दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग करके चौथे दौर में 100 से अधिक तारा समूहों को भेदकर 5 उम्मीदवार टोकन प्राप्त करें। तारा समूह समय, गति और संख्या में अनियमित रूप से प्रकट होते हैं, जो परीक्षणकर्ता की तात्कालिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। प्रत्येक चरण आधे घंटे तक चलता है। यदि पहले चरण में आधे घंटे के भीतर 10 से कम तारा समूहों को भेदा जाता है, तो परीक्षण विफल हो जाता है और प्रतिभागी को टावर से बाहर निकाल दिया जाता है। टावर चैलेंजर को तैयारी के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस बार ठंडी और मृत आवाज ने असामान्य रूप से कई शब्द बोले, लेकिन जब येबुके ने इन शब्दों का अर्थ और तीसरे स्तर की परीक्षा की सामग्री को समझा, तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसे लगा कि यह मुश्किल था। सबसे पहले, जैसा कि ठंडी मृत आवाज ने कहा, तीसरे स्तर का परीक्षण चुनौती देने वाले की तत्काल प्रतिक्रिया की गति का आकलन करता है। तो फिर तत्काल प्रतिक्रिया गति क्या है? एक सरल उदाहरण देते हुए, यदि कोई अचानक आपका नाम पुकारता है, तो आप कम से कम समय में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि कोई आपको चुटकुला सुनाता है, तो आप उसे कम से कम समय में समझ सकते हैं।
या यदि चलते समय अचानक ऊपर से कोई विशाल चट्टान गिर जाए तो आप उसे कम से कम समय में चकमा दे सकते हैं। सबसे कम समय में किए गए ये निर्णय त्वरित प्रतिक्रिया की गति को दर्शाते हैं। एक किसान की त्वरित प्रतिक्रिया गति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी युद्ध के दौरान कोई शत्रु अचानक कोई खतरनाक चाल चल देता है और आपके पास कम से कम समय में सही जवाबी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त त्वरित प्रतिक्रिया की गति नहीं है, चाहे उसे रोकना हो या चकमा देना हो, तो आपका एकमात्र परिणाम मृत्यु है। येवुके को ये त्वरित प्रतिक्रिया गति परीक्षण अत्यंत कठिन इसलिए लगा क्योंकि व्यक्ति की त्वरित प्रतिक्रिया गति जन्मजात होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई अचानक आपका नाम पुकारता है या आपको कोई चुटकुला सुनाता है, तो आपकी प्रतिक्रियाएं निष्क्रिय और सहज होती हैं। लेकिन अब इस निष्क्रिय प्रवृत्ति का परीक्षण किया जाना था, प्रवृत्ति को सक्रिय प्रतिक्रिया में बदलना था। ठंडी मृत आवाज के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया गति के परीक्षण में तारों के समूहों को भेदना शामिल था। इसके अलावा तारा समूहों के प्रकट होने का समय, गति और संख्या सभी यादृच्छिक थे। इसका मतलब यह था कि आपके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि तारा समूह कब दिखाई देंगे। ये शुरू करने के एक पल बाद, 3 सांसों के बाद, 1/4 घंटे बाद या यहां तक कि आधे घंटे बाद भी हो सकता है। इतना ही नहीं, उनकी गति तेज या धीमी हो सकती थी और उनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती थी। वहां एक तारा समूह या 10 तारा समूह हो सकते थे। संक्षेप में कहें तो इसमें कोई पैटर्न नहीं था। इस परीक्षा में सफल होने का एकमात्र तरीका यह था कि प्रत्येक आधे घंटे के चक्र में हर क्षण बिना किसी व्यवधान के अधिकतम एकाग्रता बनाए रखी जाए और इतनी अधिक सांद्रता के तहत आत्मा की शक्ति को मुक्त करने और तारा समूहों को भेदने के लिए पर्याप्त रूप से तीव्र त्वरित प्रतिक्रिया गति की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि त्वरित प्रतिक्रिया गति नहीं बनी रहती तो तारा समूह चूक जाएंगे और उन्हें भेदना संभव नहीं होगा। जिस क्षण येवुके को तीसरे स्तर के नियम समझ में आए, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को पूरी तरह से शांत होने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी भावनात्मक उतार चढ़ाव अपने निम्नतम बिंदु तक पहुंच गए और उसने 15 मिनट की तैयारी के समय के भीतर खुद को अपनी इष्टतम स्थिति में समायोजित कर लिया। अन्य लोगों को इस तीसरे स्तर को पार करने के लिए केवल पहले और दूसरे राउंड को सहन करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन चूंकि वह पूरी तरह से उत्तीर्ण होना चाहता था, इसलिए सभी 4 राउंड पूरे करने पड़े और कठिनाई में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। येवुके को तो यह भी लग रहा था कि वह तीसरे स्तर को भी पूरी तरह से पार नहीं कर पाएगा। हालांकि जैसे ही यह विचार मन में आया, येवुके ने तुरंत इसे दबा दिया। निर्वाण जिमी मॉन विलुप्ति के 10 वर्षों से बनी दृढ़ मानसिकता के साथ येवुके का मानना था कि वह इसे प्राप्त कर सकता है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। येवुके की सांसें अधिकाधिक समान हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसका पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल होता प्रतीत हुआ। उसकी नसें अब तनावग्रस्त नहीं रहीं, बल्कि ढीली हो गईं। उसका शरीर भी शिथिल हो गया और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह अत्यंत स्वाभाविक और सहज दिखाई देने लगा। 15 मिनट की तैयारी का समय पलक झपकते ही बीत गया। अपनी आंखें खोलते ही येवुके की निगाहें अब अविश्वसनीय रूप से शांत थीं, रात के आकाश में सबसे चमकदार स्थिर तारे की तरह, जो हमेशा के लिए स्थिर था। अगले ही क्षण उसकी सारी आत्मिक शक्ति फैल गई, विशाल प्रकाश पर्दे में प्रवाहित होकर उसके हर कोने में व्याप्त हो गई। इस समय येवुके ने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया, फिर उसे अपनी आत्मा शक्ति के माध्यम से मुक्त कर दिया, मानो वह युद्ध के मैदान का स्टैंड बाय प्रेरी बन गया हो। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के प्रति सतत सतर्क रहना तथा जरा सी भी बाधा उत्पन्न होने का साहस न करना। और जैसे ही येवुके ने तीसरे स्तर के परीक्षण का पहला दौर शुरू किया, टॉवर के बाहर का माहौल अचानक उग्र हो गया, क्योंकि तीसरे स्तर के अंदर किसी ने पहले ही सभी परीक्षण पूरे कर लिए थे और सफलतापूर्वक टावर से बाहर निकल गया था। 10 सुनहरे प्रकाश बिंदुओं में से एक अचानक गायब हो गया और उसी समय कैंडिडेट टॉवर का प्रथम तल का द्वार खुल गया और एक आकृति धीरे धीरे अंदर से उभरी। इस समय सभी दर्शकों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे देखना चाहते थे कि सबसे पहले कौन बाहर आएगा, क्योंकि जो भी पहले उभरता था उसका मतलब था कि उसने सबसे कम समय लिया और वह पहले बैच में सबसे मजबूत था। और इस व्यक्ति का समय भी ऐतिहासिक मूल्यांकन के लिए दर्ज किया जाएगा। यदि यह पर्याप्त तेजी से हो जाए तो वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रशंसा के पात्र कैंडिडेट टॉवर पर अपना नाम छोड़ सकते हैं। जब टावर गेट के अंदर से वह आकृति सभी के सामने आई तो उन जिज्ञासु और ध्यानपूर्ण निगाहों ने तुरंत ही प्रशंसा, आकर्षण और आराधना में बदल दिया, क्योंकि जो बाहर चला गया वह था यूजियासु। वह कैंडिडेट टॉवर में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति थी और अब इससे बाहर निकलने वाले पहले बैच में पहली व्यक्ति हैं। युवती शान से झूम रही थी, उसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी, उसके झरने जैसे काले बाल हवा में नाच रहे थे। यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी निगाहें बर्फीली थी, उसके लहराते बाल उसमें कोमलता का स्पर्श ला रहे थे, एक दिव्य प्राणी के समान सुंदर, अद्वितीय अमर अनुग्रह के साथ। यूजियासुए के टावर गेट से बाहर निकलने के लगभग 10 सांसों के बाद एक और आकृति अंदर से बाहर आई। इस व्यक्ति के बाल नीले थे और वह कोई और नहीं बल्कि झांतियानिक्सियों था। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर सिस्टर यू मुझसे भी तेज होंगी। ऐसा लगता है कि हालांकि जूनियर सिस्टर यू नहीं है, लेकिन वो इस सीनियर भाई से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रही हैं। मुझे उम्मीद है कि अब से 3 दिन बाद ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज में अगर मेरी मुलाकात जूनियर सिस्टर यू से हुई तो कृपया थोड़ा नरमी बरतें, जूनियर सिस्टर। झांतियानिक्सियों के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। जब से वह टॉवर के गेट से बाहर निकला था, उसकी निगाहें यूजियासु पर टिकी थीं और उसके भीतर छिपा उत्साह लगातार तीव्र होता जा रहा था। हालांकि यूजियासुए ने उनके स्वप्रेरित मैत्रीपूर्ण शब्दों पर नजर भी नहीं डाली। वह चुपचाप एल्डर ज़ीगू के पास चली गई और उसके पतले ज़ेड हाथ में 9 उम्मीदवार टोकन दिखाई दिए। एल्डर ज़ीगू द्वारा उनकी जांच करने के बाद ये संकेत मिला कि यूजियासु ने टॉवर चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों में से एक बन गई है। 3 दिन बाद मानव रैंकिंग चुनौती में वह मानव रैंकिंग विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए योग्य होगी। ये देखकर कि यूजियासुए ने उसकी ओर देखा तक नहीं, झांतियानिक्सियों की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई, लेकिन फिर उसने तुरंत फिर से मुस्कुराहट दिखाई। वह भी एल्डर ज़ीगू के पास गया और एल्डर ज़ीगू के निरीक्षण के लिए प्राप्त किए गए 9 उम्मीदवार टोकन प्रस्तुत किए। तभी टॉवर गेट के भीतर से 2 और आकृतियां उभरी, जिनके नाम थे गुशान और जुकिंग्या। ये दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे चल रहे थे तथा तीनों स्तर की परीक्षा लगभग एक साथ ही पूरी कर रहे थे। हालांकि यूजियासु और झांतियानिक्सियों को देखकर गुशान ने अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक अनिच्छुक और असहाय दिखाई दिया, जबकि जुकिंग्या ने हल्की मुस्कान दिखाई जो बेपरवाह लग रही थी। इसके बाद टावर से 5 और लोग निकले, लेकिन पहले 4 की तुलना में इन 5 में स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई दिया। 9 लोग एक साथ टावर के सामने प्रकट हुए और इस समय झांतियानिक्सियों अचानक हंसा। हम क्या तीसरे स्तर पर अभी भी एक व्यक्ति है? ऐसा लगता है कि जूनियर सिस्टर यू की तरह नवागंतुक को हटा दिया गया है और एक स्थानापन्न प्रवेश कर गया है ना? खैर, वह नवागंतुक थोड़ा अति आत्मविश्वासी था। मुझे आशा है कि यह सबक उसे भविष्य में और अधिक जमीन से जुड़े रहने और बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखने की शिक्षा देगा। जैसे ही झांतियानिक्सियों के शब्द गूंजे, उसने अचानक महसूस किया कि सभी की निगाहें उसकी ओर अजीब सी थी, मानो उसने कुछ गलत कह दिया हो। इस नजर ने झांतियानिक्सियों को बहुत असहज महसूस कराया, मानो वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्रसिद्ध गुरु उस नए व्यक्ति की जगह उम्मीदवारों के टॉवर में प्रवेश कर रहा हो? झांतियानिक्सियों के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह बेफिक्र लग रहा था, लेकिन वह अपने दिल में सोच रहा था, यह व्यक्ति बहुत ही चतुर था और लोगों को परखने में माहिर था। स्वाभाविक रूप से उसने स्वर्ग के संत दाव के आसपास के शिष्यों की नजरों में कुछ गड़बड़ देखी। बड़े साहब, अब उम्मीदवारों के टॉवर में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है। दूसरा बैच भी अंदर जा सकेगा, है ना? भीड़ में से किसी ने जोर से कहा। जाहिर था कि ज्यादातर स्वर्ग के संत दाव शिष्य जो उम्मीदवारों के टॉवर पर आए थे और जिनकी साधना उतनी ऊंची नहीं थी, वहां उत्साह देखने आए थे और देखना चाहते थे कि इस मानव रैंकिंग चुनौती में कौन से अज्ञात उम्मीदवार उभरेंगे।
हालांकि जिन शिष्यों की साधना बल आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी, उनमें से एक बड़ी संख्या को विश्वास था कि वे इस मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेंगे। इसलिए वे उम्मीदवारों के टॉवर में न केवल शो देखने आए, बल्कि उम्मीदवार योग्यता प्राप्त करने के लिए टॉवर को व्यक्तिगत रूप से चुनौती देने भी आए। जैसे ही किसी ने कुछ कहा, भीड़ से 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां तुरंत बाहर निकल आईं। उनमें से हर एक शक्ति आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। सभी शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे, जोर से भरे हुए थे और आत्मविश्वास से लबालब थे। पहले बैच में 9 लोग बाहर आ गए, जिसका मतलब था कि अब दूसरा बैच प्रवेश कर सकता है। हालांकि सभी को चौंकाते हुए एल्डर ज़ीगू ने ठंडे स्वर में कहा, परफेक्ट टावर रेडियंस के जलने के साथ अब कोई भी उम्मीदवारों के टावर में प्रवेश नहीं कर सकता। अंदर मौजूद व्यक्ति के सफल या असफल होने और टावर से बाहर निकलने के बाद ही अन्य लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा स्थान शांत हो गया। एल्डर ज़ीगू के शब्दों का क्या अर्थ था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उम्मीदवारों का पूरा टॉवर अब अकेले येवुके के लिए एक मंच बन गया था? अन्य लोगों के पास प्रवेश की योग्यता भी नहीं थी और वे केवल असहाय होकर देख सकते थे। जब तक येवुके बाहर नहीं आ जाता, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। यह क्या था और क्यों? एल्डर ज़ीगू के शब्दों ने तुरंत ही उन दर्जन भर से ज्यादा बल आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिष्यों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी, जो उम्मीदवारों के टॉवर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। वे सभी कुछ हद तक भ्रमित और नाखुश थे। बेशक इस नाराजगी ने स्वाभाविक रूप से एल्डर ज़ीगू को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की। इस समय ये सब येवुके पर निर्देशित था। झान त्यानिक्सियों की अभिव्यक्ति फिर से कठोर हो गई। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि अभी सभी दिशाओं से निगाहें इतनी अजीब क्यों थीं? क्योंकि टावर में इस समय एकमात्र व्यक्ति वही नवागंतुक था जिसे उसने पहले अति महत्वाकांक्षी होने के कारण फटकार लगाई थी, जिसका नाम था येवुके। ऐसी गलती करने के बाद झान त्यानिक्सियों को थोड़ा गुस्सा आया। झान त्यानिक्सियों ने धीरे से यूजियासुए की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि जूनियर सिस्टर यू ने उसकी गलती पर ध्यान नहीं दिया होगा। स्वर्गीय संत दाओ के सभी आसपास के शिष्य भी एल्डर ज़ीगू के शब्दों से बहुत हिल गए। लेकिन वे जानते थे कि यह सब परफेक्ट टावर रेडियंस से संबंधित होना चाहिए। बड़े, इस परफेक्ट टावर रेडियंस का असल में क्या मतलब है? इतनी सारी ह्यूमन रैंकिंग चुनौतियों में इतने सारे सीनियर और जूनियर भाई बहन कैंडिडेट्स के टावर में पहुंच चुके हैं, तो फिर यह परफेक्ट टावर रेडियंस कभी क्यों नहीं दिखाई दिया? अंततः कोई अपने दिल में संदेह को दबा नहीं सका और बहादुरी से एल्डर ज़ीगू से यह प्रश्न पूछा। जैसे ही यह प्रश्न पूछा गया, सभी की आंखें चमक उठीं और वे सभी एल्डर ज़ीगू की ओर देखने लगे, इस उम्मीद में कि वह उत्तर देंगी। इस समय यूजियासुए की ठंडी आंखों की गहराई में भी संदेह की झलक दिख रही थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि येवुके की युद्ध शक्ति कितनी मजबूत थी, लेकिन अब जबकि पहले बैच के अन्य 9 लोग सफलतापूर्वक टॉवर से बाहर निकल गए थे और उम्मीदवार योग्यता प्राप्त कर ली थी, केवल येवुके ही टॉवर में रह गया था, जो कि यूजियासुए की उम्मीद से कुछ परे था। तार्किक रूप से कहें तो येवुके को टावर से बाहर निकलने वाले पहले लोगों में से एक होना चाहिए था। एल्डर ज़ीगू के अभी कहे गए शब्दों से इसे जोड़ते हुए यूजियासुए ने समझा कि जब येवुके टॉवर को चुनौती दे रही थी, तब उसके साथ कुछ हुआ होगा, जिसके कारण इस तथाकथित परफेक्ट टॉवर रेडियंस का उदय हुआ और वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। शिष्य का प्रश्न सुनकर एल्डर ज़ीगू का मुरझाया हुआ बूढ़ा चेहरा ठंडा पड़ गया। वह वहीं खड़ी चुपचाप उम्मीदवारों के टॉवर के ऊपर परफेक्ट टॉवर रेडिएशन की 2 परतों को निहारती रही। जब सभी को लगा कि एल्डर ज़ीगू अभी भी जवाब नहीं देंगे, अचानक एक ठंडी पुरानी आवाज गूंजी, हालांकि मैं परफेक्ट टावर रेडियंस के बारे में जानता हूं, फिर भी मैं इसके बारे में बात करने के योग्य नहीं हूं। अगर तुम परफेक्ट टावर रेडियंस के बारे में जानना चाहते हो तो धैर्य से प्रतीक्षा करो। अगर येवुके परफेक्ट टावर रेडियंस से तीसरी परत को सफलतापूर्वक प्रकाशित कर सके तो कोई तुम्हें ज्ञान देने जरूर आएगा। एल्डर ज़ीगू के शब्द पूरे स्थान में गूंज उठे, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों के भाव बदल गए। एल्डर ज़ीगू को परफेक्ट टावर रेडियंस के बारे में पता था, लेकिन वह इसके बारे में बात करने के लिए योग्य नहीं थी। यह जानना जरूरी है कि एल्डर ज़ीगू स्वर्ग के संत दाओ के बुजुर्गों में से एक थी और इतने सारे बुजुर्गों के बीच भी उनका दर्जा काफी ऊंचा था। उनकी हैसियत और पदवी स्वतः सिद्ध थी, लेकिन फिर भी वह परफेक्ट टावर रेडियंस के बारे में बोलने के लिए योग्य नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि परफेक्ट टावर रेडियंस स्वर्ग के संत दाओ के किसी रहस्य से संबंधित था? इसके अलावा यदि येवुके टॉवर की चमक के साथ उम्मीदवारों के टॉवर की तीसरी परत को सफलतापूर्वक प्रकाशित कर सकता है, तो उस समय कोई उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए आएगा। वह व्यक्ति कौन होगा? एल्डर ज़ीगू बोलने के लिए योग्य नहीं थी, इसलिए केवल उनसे उच्च पद वाला व्यक्ति ही बोलने के लिए योग्य हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उपसंप्रदाय गुरु प्रकट हो? यह विचार सुनकर कई शिष्यों के हृदय कांप उठे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आज वे किसी रहस्य के साक्षी बन सकते हैं। इस रहस्य का इतिहास अविश्वसनीय रूप से लंबा हो सकता है, जो समय और वर्षों में दफन हो गया है, और यहाँ तक कि स्वर्ग के संत दाओ शिष्यों की कई पीढ़ियों को भी इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आज यह अपने भड़काने वाले येवुके के साथ प्रकाश में आ सकता है। एल्डर ज़ीगू ने अपनी बात कह दी थी और सभी समझ गए थे कि अब वे केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं। तीसरे स्तर की परीक्षा में येवुके के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं। वे शिष्य जो अभ्यर्थियों के टॉवर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे, अपने निरंतर भ्रम और असंतोष के बावजूद केवल अपनी अधीरता को दबा सकते थे और प्रतीक्षा कर सकते थे। और जो लोग अभी उम्मीदवारों के टॉवर से बाहर निकले थे, जिन्हें खुश होना चाहिए था और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए था, अब उनकी वह स्थिति नहीं रही। वे गए नहीं, वे सब यहीं रह गए। यहाँ तक कि यूजियासु भी वैसा ही था। रोंग जियांग की आंखें ठंड से चमक उठी, लेकिन वह चुप रहा। एक क्षण में इस स्थान पर उपस्थित लाखों लोगों की निगाहें उम्मीदवारों के टॉवर की तीसरी परत पर स्थित एकमात्र सुनहरे प्रकाश बिंदु पर केंद्रित हो गईं। उसी समय तीसरी परत के अंदर येवुके को स्वाभाविक रूप से यह पता नहीं था कि उसने बाहर कितनी हलचल मचा दी है, लेकिन अगर उसे पता भी होता तो भी इस समय उसके पास इसकी चिंता करने का समय नहीं होता, क्योंकि अब उसका सारा ध्यान और फोकस विशाल प्रकाश स्क्रीन पर था। अभी जब उस ठंडी मृत आवाज ने परीक्षण की शुरुआत की घोषणा की, तो येवुके ने व्यक्तिगत रूप से तीसरे स्तर के परीक्षण की कठिनाई का अनुभव किया। लगभग उसी क्षण जब ठंडी मृत आवाज गिरी, 3 तारा समूह तेजी से विशाल प्रकाश स्क्रीन के बाईं ओर से दाईं ओर तैरने लगे। भिन्न भिन्नाओं उसकी आत्मिक शक्ति बाहर निकली और येवुके के नियंत्रण में उसने क्रमशः 3 तारा समूहों पर प्रहार किया। बैंग बैंग बैंग, 3 तारा समूहों में विस्फोट हो गया और येवुके ने पहले दौर का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद येवुके ने अपने मन को थोड़ा भी शांत करने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें विशाल प्रकाश स्क्रीन पर टिकी रहीं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अगले तारा समूह के प्रकट होने में कितना समय लगेगा, उनकी संख्या कितनी होगी या वे किस गति से प्रकट होंगे। प्रतीक्षा की स्थिति में होने तथा साथ ही लगातार तनाव में रहने की भावना ऐसी चीज है जिसकी कल्पना करना उन लोगों के लिए आमतौर पर कठिन होता है जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। यह ऐसा है जैसे आपको पता हो कि किसी भी पल आपके सिर पर बड़े बड़े पत्थर गिर सकते हैं और अगर आप उनसे बच नहीं पाए तो आपकी जान चली जाएगी, लेकिन आपको नहीं पता कि वे कब गिरेंगे, कितने गिरेंगे या कितनी तेजी से गिरेंगे। विशाल प्रकाश स्क्रीन पर गहन शांति थी, एक भी लहर नहीं थी। समय भी धीमी स्थिर धारा में बीत रहा था। इस जगह में दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी और येवुके के पैरों तले जमीन भी काली थी। केवल विशाल प्रकाश पर्दे से ही रोशनी निकल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। येवुके अपनी हर सांस को पूरी स्पष्टता से सुन सकता था। हालांकि इस अवस्था में कई लोगों का ध्यान धीरे धीरे अपनी लय में आ जाएगा, जिससे वे उन तारा समूहों को अनदेखा कर देंगे जो किसी भी समय विशाल प्रकाश स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं। येवुके की निगाहें तेज थीं, फिर भी उसकी सांसें आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थीं और उसकी हृदय गति भी तेज नहीं हुई थी, बल्कि धीमी होती जा रही थी।
धीरे धीरे उसके भीतर एक अकारण शांति और संयम का भाव उभर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर माउंट ताई भी उसके सामने रह जाए तो भी येबुके की निगाहें जरा भी नहीं हिलेंगी। यह उनकी मनस्थिति और अदम्य इच्छाशक्ति थी जो उन्होंने 10 वर्षों की एकांत साधना के दौरान विकसित की थी और ऐसा प्रतीत होता था कि यह उनका जन्मजात गुण था। ये गुण हमेशा से उसके भीतर गहराई से छिपा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे येबुके की साधना में सुधार होता गया, ये गुण धीरे धीरे उसकी आत्मा से जागृत होने लगे। भिन्न जब आधा घंटा बीत गया तो विशाल प्रकाश स्क्रीन पर नए प्रकाश समूह पुनः प्रकट हो गए। हालांकि इस बार केवल एक ही था और उसकी गति तेज नहीं थी। स्विश, उसकी दिव्य आत्मशक्ति बाहर निकली और बिना किसी आश्चर्य के नव प्रकट तारा समूह को येबुके ने भेद दिया। जिस क्षण उसने इस तारा समूह को भेदा, येबुके के हृदय में भी विश्राम की भावना उत्पन्न हुई। हालांकि अगले ही पल विशाल प्रकाश स्क्रीन पर नए प्रकाश समूह पुनः प्रकट हुए। इस बार उनकी संख्या 5 थी और उनकी गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वे गायब हो गए। उसकी निगाहें झपक गईं और उसके दिल में जो सुकून का एहसास था वह तुरंत गायब हो गया। येबुके ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी दिव्य आत्मिक शक्ति फूट पड़ी, लेकिन वह केवल 3 तारा समूहों को ही भेद पाया, बाकी 2 चूक गए। पिछले तारा समूह को भेदने के कारण अभी जो मानसिक शांति की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके कारण येबुके की प्रतिक्रिया समय थोड़ा सुस्त हो गया था। लेकिन ये थोड़ी सी देरी ही थी जिसके कारण उन्हें परिणाम भुगतने पड़े। ये परिणाम देखकर येबुके के दिल में कई भावनाएं उभरने के कगार पर थी, लेकिन उसने बलपूर्वक उन्हें दबा दिया। लेकिन उसकी निगाहें विशाल प्रकाश स्क्रीन पर टिकी थीं और उसके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि स्क्रीन पर कोई आत्मा है। यदि नहीं तो विशाल प्रकाश स्क्रीन मानव स्वभाव को इतनी अच्छी तरह से क्यों समझ पाएगी। इसकी शुरुआत जानबूझकर एक एकल तारा समूह से की गई थी ताकि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे परीक्षार्थी को लगे कि यह आसान है। इस प्रकार अवचेतन रूप से एक विश्राम का संकेत उत्पन्न हुआ, जिसके तुरंत बाद असली मारक प्रहार हुआ। इसने परीक्षार्थी के मन में उत्पन्न हुई सुस्ती का बखूबी फायदा उठाया, क्योंकि उस विश्राम के संकेत से यह परीक्षार्थी के मन में उत्पन्न हुई सुस्ती का बखूबी फायदा उठाया। ये सचमुच कुछ हद तक भयावह था और लोगों को अचंभित कर दिया। इसने परीक्षार्थी की बाद में आने वाली झुंझलाहट और अनिच्छा की भावनाओं का भी अनुमान लगा लिया, जिससे उसका ध्यान भटक सकता था। ये कहा जा सकता है कि इसने परीक्षार्थी को एक गलत कदम उठाने और सब कुछ गंवाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि विशाल प्रकाश स्क्रीन ने तारा समूहों को प्रदर्शित करना जारी नहीं रखा, मानो उसने उस समय येबुके की अविश्वसनीय रूप से शांत और संयमित मनस्थिति को भांप लिया हो। कितनी कठिन परीक्षा है, ये देखने में आसान लगती है, फिर भी यह हर तरह की मानवीय प्रतिक्रियाओं का हिसाब लगाती है। जब तक आप भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करते रहेंगे, आप में एक खामी उभरती रहेगी और यह खामी तुरंत पकड़ में आ जाएगी, जिससे और भी बड़ी खामी पैदा हो जाएगी। येबुके के मन में ऐसे ही विचार कौंध रहे थे। अभी अभी जो दृश्य सामने आया था उसने उसे बहुत कुछ सिखाया था और वह ये भी समझ गया था कि तीसरे स्तर को पूरी तरह से पार करने के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल उच्च सांद्रता और बिल्कुल तीव्र तात्कालिक प्रतिक्रिया गति। समय धीरे धीरे बीतता गया और पहले राउंड का अधिकांश आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। येबुके ने अब तक केवल 6 तारा समूहों को ही भेदा था, जो अभी भी योग्यता प्राप्त 10 से 4 कम है। विशाल प्रकाश पर्दा पूरी तरह से स्थिर था, मानो वह शांत हो गया हो। येबुके ने पिछले पाठ से सीख लेते हुए अपने आप से कहा कि चाहे आगे कुछ भी हो, उसे पूर्ण शांति और पूर्ण तर्कसंगतता बनाए रखनी होगी। स्विश, एक तारा समूह फिर से प्रकट हुआ। उसकी गति मध्यम थी। येबुके की दिव्य आत्मशक्ति ने उसे तुरंत भेद दिया। इसके बाद एक और दौर की मृतप्राय शांति छा गई। समय धीरे धीरे कम होता गया और आखिरी 15 मिनट बचे। येबुके अब तक कुल 7 तारा समूहों को भेज चुका था और तीसरे स्तर को पार करने और मीनार से बाहर होने से बचने के लिए जरूरी समय से अभी भी 3 कम था। स्विश, 2 तारा समूह प्रकट हुए, अविश्वसनीय गति से चलते हुए लगभग एक पल में गायब हो गए। गायब होने से ठीक पहले वे सभी फट गए और येबुके ने उन्हें पूरी तरह से छेद दिया। बस एक और बाकी है। बिजली की तरह अपनी निगाहें घुमाते हुए येबुके ने विशाल प्रकाश स्क्रीन को घूरते हुए समय बीतने का एहसास किया, ये जानते हुए कि यह आखिरी भी सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता वाला हो सकता है। लेकिन पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में येबुके को किसी भी प्रकार की चिंता या बेचैनी महसूस नहीं हुई। अपने गहन ध्यान और पूर्ण समर्पण के कारण उसकी आंखें धीरे धीरे बदलती हुई प्रतीत हुई। हालांकि येबुके ने स्वयं इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही पहले चक्र का आधा घंटा समाप्त हुआ, अंतिम तारा समूह एक साथ प्रकट हुआ, मानो बिल्कुल सही समय पर अंतिम प्रहार की तरह। हालांकि ये येबुके की दिव्य आत्मा शक्ति से बच नहीं सका। भिन्न विशाल प्रकाश द्वार अचानक कांप उठा और उसमें से एक उम्मीदवार टोकन निकला जो येबुके के सामने आ गिरा। इसे पकड़ते हुए येबुके ने हल्की मुस्कान बिखेरी। वह परीक्षा का पहला चरण सफलतापूर्वक पास कर चुका था। अभी 3 चरण और बाकी थे। अगर वह अगले 3 चरण भी पास कर लेता तो वह तीसरे चरण में भी पूरी तरह सफल हो जाता। इस टावर का चौथा तल, जो अनगिनत वर्षों से बंद था, उसके द्वारा पुनः खोला जाएगा। स्विश स्विश स्विश, जिस क्षण येबुके ने उम्मीदवार टोकन को दूर रखा, अचानक पूरे 10 तारा समूह विशाल प्रकाश स्क्रीन पर उभर आए। पहले राउंड में सबसे तेज दौड़ने वालों की तुलना में उनकी गति दोगुनी हो गई थी। येबुके का चेहरा मुरझा गया। दूसरा राउंड ऐसे शुरू हुआ। आराम का समय नहीं। भिन्न उसकी दिव्य आत्मशक्ति उन्मत्त रूप से बाहर निकली। येबुके ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ाया, लेकिन वह केवल आधे 5 तारा समूहों को ही हिट करने में कामयाब रहा। शेष 5 बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे राउंड की शुरुआत में येबुके एक बार फिर से चौंक गए। सच में जरा सी भी छूट नहीं हो सकती। शुरुआत में मिले चौथाई घंटे के आराम ने मुझे प्रभावित किया था। अवचेतन रूप से मान लिया था कि पहले राउंड के बाद आराम मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सीधे शुरू हो जाएगा। ऐसे में चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। येबुके को पिछली असफलता की कोई परवाह नहीं थी। एक भी नकारात्मक भावना नहीं उभरी। उसकी उच्च एकाग्रता और प्रतिक्रिया की गति फिर से प्रकट हो गई, पहले से भी ज्यादा केंद्रित। उस क्षण येबुके को अचानक एक अजीब स्थिति का एहसास हुआ, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, जो उस पर एक गर्जना के साथ उतर आई। अपनी दिव्य आत्मा की गहराई में कांग ने भी आश्चर्य से हल्की सी आह भरी। ये राज्य, क्या ये शक्ति बुके के वंश से विरासत में मिली है? इस समय येबुके को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने सब कुछ अविश्वसनीय रूप से धीमा हो गया है। यहाँ तक कि हवा में तैरती धूल और कण या विशाल प्रकाश स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी येबुके की आंखों में अनगिनत गुना बढ़ गई थी। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि उनकी गति धीमी हो गई थी, बल्कि येबुके का ध्यान और प्रतिक्रिया की गति के कारण अनगिनत गुना बढ़ गई थी। हालांकि इस चमत्कारी स्थिति के तुरंत बाद एक जबरदस्त और अदम्य भावना आई। ऊंचा ऊपर, सभी जीवित प्राणियों की उपेक्षा। ऐसा लगा जैसे एक पल में ही दुनिया की सारी चीजें येबुके के दिल में बिल्कुल बराबर हो गई हों। चाहे वह चींटी हो, बाघ हो या मनुष्य हो, वे सभी एक जैसे थे। इस समय येबुके की नजरों में कोई भेद नहीं था। ये निर्दयता, फिर हृदयहीनता और अंततः विस्मृति की स्थिति थी। एक निर्माता की तरह जो अपने द्वारा बनाए गए संसार को नीचे से देख रहा है, बिना किसी व्यक्तिगत भावना के, केवल पूर्ण उदात्तता और पूर्ण निष्पक्षता के साथ। ऐसा लगता था कि केवल इसी अवस्था में ही कोई सही मायने में समझ सकता था कि पूर्ण शांति और तर्कसंगतता का क्या अर्थ है, क्योंकि इसने भावनाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, केवल पवित्रता और सहज ज्ञान को ही छोड़ दिया। ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान हो जाएगा। एक ईश्वर जो मानवता के शिखर से ऊपर है, स्वर्गीय दाव से ऊपर खड़ा है और सभी जीवित प्राणियों को देखता है। यदि कोई भी उस समय वहां मौजूद होता और येबुके का चेहरा देखता, तो वह निश्चित रूप से उसे अनंत काल तक याद रखता। उस गोरे और सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं था, 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ की तरह ठंडा।
उन आंखों में जो अब भी चमकदार हैं, अब वे भावनाएं नहीं थी जो एक मनुष्य में होनी चाहिए। यह न तो निर्दयता थी, न ही हृदयहीनता, बल्कि विस्मृति थी। ऐसा लग रहा था मानो इन आंखों ने लाखों वर्षों के समय के उतार-चढ़ाव को देखा हो, अनगिनत शानदार युगों को उभरते और गिरते देखा हो। मानव जगत के सुख-दुख, प्रेम, घृणा, बिना किसी आसक्ति या बाधा के इन आंखों में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते प्रतीत होते थे। चाहे किसी भी प्रकार की शिकायतें, प्रेम या घृणा, या महान खुशियां और दुख हों, इन विद्यार्थियों की नजर में वे समय की विशाल नदी का एक हिस्सा मात्र थे, जिसकी प्रत्येक लहर सैकड़ों या हजारों वर्षों का प्रतिनिधित्व करती थी। समय हवा की तरह था, जो दुनिया के सभी अन्यायों को उड़ा ले गया। समय एक ब्लेड की तरह था, जो दुनिया के सभी बंधनों को तोड़ रहा था। केवल ये आंखें ही बची रहीं, समय और वर्षों के दूसरी ओर बैठी, मानो वे पार हो गई हों, जरा भी अप्रभावित, भावना से रहित, केवल स्वर्गीयताओं की उदात्त इच्छा को धारण किए हुए। इस समय येबुके को बहुत आश्चर्य हुआ। वो नहीं जानता था कि वह इस अवस्था में क्यों आ गया था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह दो व्यक्ति बन गया था। एक तो उसका मूल स्वरूप था, अहंकार, दूसरा वह स्वरूप था जो सबसे ऊपर था, सभी जीवित प्राणियों के प्रति उदासीन। ये दोनों व्यक्तित्व विरोधाभासी किंतु सामंजस्यपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व में थे, ऐसा कुछ जिसे येबुके ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। स्विश, तभी विशाल प्रकाश स्क्रीन पर फिर से तारा समूह दिखाई दिए, इस बार 15 तक। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जिस क्षण तारा समूह दिखाई दिए, मूल येबुके ने मन ही मन सोचा, ये तो बुरा है। वह अचानक इस अजीब स्थिति में आ गया था और उसका ध्यान और तात्कालिक प्रतिक्रिया की गति अपने निम्नतम बिंदु पर गिर गई थी। वो समय पर अचानक प्रकट हुए उन 15 तारा समूहों पर वार नहीं कर सका। हालांकि इसके बाद मूल येबुके को जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वह ये थी कि उसकी दिव्य आत्मा शक्ति वास्तव में एक सांस के हजारवें हिस्से के भीतर ही स्थानांतरित हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भुजा सीधे नियंत्रित हो गई हो, उसका हृदय और आत्मा एक हो गए हों, पुनर्तः दोषरहित, जो उसने देखा वही उसे मिला। बैंग बैंग बैंग, दिव्य आत्मिक शक्ति द्वारा 15 तारा समूहों को तुरंत भेद दिया गया, सभी विस्फोटित हो गए, एक भी नहीं छूटा। असली येबुके को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह उसका मूल स्व नहीं था जिसने ये कदम उठाया, इसलिए ये केवल उसका दूसरा स्व ही हो सकता था, जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर और उदासीन था। ये कैसे हो सकता है? क्या दूसरे मैंने कोई कदम उठाया? लेकिन ये स्थिति क्यों प्रकट हुई? एक क्षण में मूल येबुके के हृदय में अनगिनत प्रश्न और उलझनें उमड़ पड़ी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि दूसरा स्वर, जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर और उदासीन है, अभी भी वहां मौजूद था। यह अजीब स्थिति जारी रही और येबुके कुछ समय तक इसे हल करने का कोई तरीका नहीं सोच सका, इसलिए वह केवल असहाय होकर देख सकता था, लेकिन उसका दिल चुपके से हिल गया। अभी 15 तारा समूहों को भेदने के लिए दिव्य आत्मा शक्ति को नियंत्रित करने वाला दूसरा स्व खाने और पीने जितना सरल था। उस अवस्था में दूसरे स्व में कोई भी मानवीय भावना नहीं थी, केवल पूर्ण शांति और तर्कसंगतता थी, जिसका अर्थ था पूर्ण ध्यान और पूर्ण तात्कालिक प्रतिक्रिया गति। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस तीसरी मंजिल पर किया गया परीक्षण दूसरे व्यक्ति की नजर में महज बच्चों का खेल था? चूंकि मामला ऐसा है, तो मैं आगे आने वाली हर चीज को दूसरे मैं को सौंप दूंगी और उसे संभालने दूंगी। एक क्षण में मूल येबुके ने अपना निर्णय लिया तथा अस्थायी रूप से पर्यवेक्षक बनने का निर्णय लिया तथा अपने दूसरे स्व को तीसरी मंजिल पर शेष परीक्षणों का सामना करने दिया। इसके बाद मूल येबुके ने एक चमत्कारी दृश्य देखा। दूसरे स्व के नियंत्रण में होने से चाहे जब या किसी भी गति से तारा समूह विशाल प्रकाश स्क्रीन पर प्रकट हो जाएं, कोई भी दूसरे स्व से बच नहीं सकता। सभी छेद किए गए, एक भी नहीं छूटा। ऐसा लगता था जैसे दूसरे स्व के लिए कोई भी त्रुटि या भूल नहीं थी। जब तक वह कोई कदम उठाता था, सब कुछ स्वाभाविक और पूरी तरह दोषरहित था। दूसरा राउंड पलक झपकते ही बीत गया। यहाँ तक कि बाद का तीसरा दौर और सबसे कठिन चौथा दौर भी दूसरे व्यक्ति की नजर में अविश्वसनीय रूप से सरल मामले बन गए। मूल येबुके ने देखा कि कैसे दूसरा स्व सभी तारा समूहों को धीरे धीरे भेदता गया, जब तक कि विशाल प्रकाश स्क्रीन गायब नहीं हो गई और अंतिम 5 उम्मीदवार टोकन उसकी ओर दौड़ पड़े। इन विशेष परिस्थितियों में तीसरी मंजिल को सफलतापूर्वक साफ कर दिया गया। भिन्न एक अदृश्य उतार चढ़ाव के बाद येबुके ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक शिथिल हो गया और उसके बाद एक साथ उसे थकावट और दर्द की अवर्णनीय अनुभूति हुई। पसीना बह निकला, उसकी दिव्य आत्मा का स्थान पेस्ट की तरह लग रहा था और उसके सिर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर लगातार एक बड़े हथौड़े से प्रहार किया जा रहा हो। उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई, वह खड़ा भी नहीं हो सका और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। येबुके को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सीधे मर जाएगा, क्योंकि यह एहसास असहनीय था, मौत से भी बदतर। भिन्न अचानक येबुके के सिर के पीछे एक धुंधली शुद्ध सफेद चमक चमक उठी। मृत्यु से भी बदतर स्थिति में येबुके ने तुरंत महसूस किया कि उसका सिर साफ हो गया है, असीम दर्द बर्फ की तरह पिघल रहा है और शुद्ध सफेद चमक धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढंक रही है। जहां भी यह गुजरती है, सभी नकारात्मक स्थितियां गायब हो जाती हैं। लगभग 10 सांसों के बाद येबुके को पुनर्जन्म का एहसास हुआ, वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। लेकिन इस समय येबुके घबराहट से भर गया था, मौत से भी बदतर होने का एहसास उसे डरा रहा था, मानो वह नरक में हो। यदि कोन का हस्तक्षेप न होता, तो येबुके कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह क्या बन जाता, उसका भाग्य क्या होता। कांग, अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? वह अजीब अवस्था क्यों प्रकट हुई और उसके गायब होने के बाद मैं लगभग मर ही क्यों गया? येबुके ने डरते हुए कोन से पूछा। अभी अभी जो विचित्र अवस्था आप पर प्रकट हुई है, वह वास्तव में एक सर्वोच्च स्तर की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपके वंश में विद्यमान है, आपके माता पिता से विरासत में मिली है, या यूं कहें कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके कुल में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। ये सर्वोच्च शक्ति स्वर्गीय दाव का मूर्त रूप है, जिसे आपने अनुभव किया है उसे महान स्वर्गीय दाव कहा जाता है। कोन की आवाज गूंज उठी, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसने येबुके के दिल में एक हिंसक तूफान उठा दिया हो। रक्त में जो शक्ति विद्यमान है, माता पिता से विरासत में मिला। कोन के मुंह से ये दो बातें सुनकर येबुके का दिल धड़क उठा और उसके विचार तुरंत बिखर गए। कई चीजों के बारे में सोचने लगे और उसके कुछ पिछले अनुमानों की पुष्टि भी हुई। लंबे समय के बाद येबुके अंततः ठीक हो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में अकथनीय भावना का भाव था। मुझे हमेशा संदेह था कि मेरी पृष्ठभूमि सरल नहीं होगी, अन्यथा बटलफू जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं होता जो मुझे हर तरह से सुरक्षित रखता, यहाँ तक कि मुझे मुरोंग परिवार के साथ अकेला छोड़कर मेरी रक्षा करता और फिर आने वाले संकटों का सामना करने के लिए अकेला ही चला जाता। लेकिन अतीत में ये सब केवल अटकलें थीं, चाहे मैं अपने दिल में कितना भी आश्वस्त क्यों न हूं, कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन अब मैं आश्वस्त हूं। क्योंकि अगर मैं एक साधारण व्यक्ति होता और मेरे माता पिता भी साधारण लोग होते, तो मेरे वंश को ऐसी सर्वोच्च शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती थी? येबुके की निगाहें चाकू की तरह थीं, फिर भी वह खुद से बुदबुदाया। लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक येबुके को अपने पीछे छिपी भयानक साजिश और खतरे का एहसास होता, जो दिखाई नहीं देता था। चूंकि उसके माता पिता साधारण लोग नहीं थे, तो बटलफू उसे भागने के लिए क्यों ले जाता रहा? इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसके माता पिता के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था, इतना गंभीर कि बटलफू जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे हल नहीं कर सका और केवल भाग सका। विचार बिजली की तरह फट पड़े, जिससे येबुके काफी देर तक स्तब्ध रह गया। लेकिन जल्द ही उसने ये सब अपने दिल में गहराई से दबा लिया, क्योंकि येबुके जानता था कि अब इन चीजों के बारे में सोचना, भले ही वह जानता हो, कोई फायदा नहीं होगा और केवल उसकी परेशानियों को बढ़ाएगा। क्योंकि अब वह बहुत कमजोर हो गया था। केवल निरंतर मजबूत बनते रहना, इतना मजबूत बनना कि सब कुछ तोड़ सकें और फिर इन चीजों का सामना करना ही सही रास्ता होगा। कौन स्वर्गीय दाव की भौतिक शक्ति का क्या अर्थ है? क्या ये सर्वोच्च स्वर्गीय दाव ही वह दूसरा मैं हूं जो अभी प्रकट हुआ है?
अपने आप को संभालते हुए येबुके ने कोंग से एक और सवाल पूछा जिसमें उसकी रुचि थी। स्वर्गीय ताओ की शक्ति एक बहुत ही गहन चीज है। इसे एक सर्वोच्च शक्ति कहा जा सकता है, लेकिन आपके वर्तमान क्षेत्र और साधना के साथ अगर मैं आपको बता भी दूं तो भी आप इसे समझ नहीं पाएंगे। आप अस्थायी रूप से इसे एक सर्वोच्च क्षेत्र मान सकते हैं। जहां तक सर्वोच्च स्वर्गीय दाव का प्रश्न है, ये स्वर्गीय दाव की भौतिक शक्तियों में से एक है, आपके कुल की वंशावली में विरासत में मिली शक्तियों में से एक है। ये दर्शाता है कि आपके कुल के पूर्वजों में कभी एक सर्वोच्च विशेषज्ञ थे जो सर्वोच्च स्वर्गीय दाव को नियंत्रित करते थे और उनकी शक्ति आपके कुल के माध्यम से आपके वंशजों को विरासत में मिली। निस्संदेह रक्तवंश में विद्यमान ये शक्ति प्रत्येक पीढ़ी के रक्तवंश परिवर्तन के साथ साथ क्षीण होती जाएगी और संभवतः पूरी तरह से लुप्त भी हो जाएगी। आपने किसी कारणवश अपने शरीर के भीतर छिपी इस शक्ति को जागृत कर दिया और उसके बाद ही इसका 1 करोड़वां हिस्सा जागृत हुआ, जिसे आपने अपना दूसरा स्वरूप कहा। लेकिन तुम्हारे लिए सर्वोच्च स्वर्गीय दाव, ऐसी सर्वोच्च शक्ति सांसारिक दुनिया में गौरय की तुलना में 9 स्वर्गों में एक कुनपेंग के समान है। भले ही ये केवल 1 करोड़वां भाग ही क्यों ना हो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम सहन कर सको। यही कारण है कि इस शक्ति के फिर से गायब हो जाने के बाद तुम्हें मृत्यु से भी बदतर एहसास हुआ। वर्तमान तुम्हारे लिए यह एक निश्चित शक्ति है जिसे जरा भी नहीं छुआ जाना चाहिए और यह पूरी तरह से तुम्हारी पहुंच से परे है, अन्यथा तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। कोंग के स्पष्टीकरण के बाद येबुके को अंततः समझ आ गया। चूंकि यह शक्ति उसकी पहुंच से बहुत दूर थी, इसलिए उसे इसे अस्तित्वहीन मानकर छोड़ देना चाहिए तथा बाद में इसका सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। भिन्न तभी येबुके के सामने अचानक एक विशाल प्रकाश द्वार प्रकट हुआ। इस प्रकाश द्वार के भीतर से स्थानिक शक्ति के उतार चढ़ाव बह निकले, बिल्कुल पिछले घूमते हुए गलियारे की तरह, लेकिन बहुत अधिक मजबूत। उसी समय ठंडी और वीरान आवाज एक बार फिर येबुके के कानों में गूंज उठी और टावर के बाहर एक बार फिर नाटकीय परिवर्तन हुए। अल्पविराम। टावर के बाहर इस समय स्वर्ग और पृथ्वी का ये टुकड़ा मौन और शांति में डूब गया। कोई भी नहीं बोला और लगभग लाखों शिष्यों ने एक दूसरे से फुसफुसाहट भी नहीं की। सभी की निगाहें कैंडिडेट टावर के तीसरे तल पर स्थित सुनहरे प्रकाश वाले स्थान पर टिकी हुई थी। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। बड़ी जिगु अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी। उसका बुरा चेहरा ठंडा था, उसकी बुरी आंखों की गहराई में केवल पछतावे की झलक थी। लगता है वो फेल हो गया। हालांकि इस बच्चे की योग्यता बुरी नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट है, फिर भी तीसरे स्तर को पूरी तरह से पास करना वाकई बहुत मुश्किल है। चूंकि यह रहस्य अनगिनत वर्षों से असीम पवित्र पद द्वारा दफन किया गया था, एल्डर जिगु कुछ हद तक जिज्ञासु थे और उन्हें यह भी दिलचस्प लगा कि एक शिष्य को आज इसे प्रकाश में लाने का मौका मिलेगा। उसने मन ही मन आशा व्यक्त की कि येबुके टावर के पहले 3 स्तरों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा, जिससे लंबे समय से बंद चौथे स्तर को भी खोला जा सकेगा। लेकिन अब यह असंभव लग रहा था, क्योंकि तीसरे स्तर की परीक्षा बहुत कठिन थी। हालांकि अगले ही पल एल्डर जिगु की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। भिन्न एक विशाल टावर चमक पुनः प्रकट हुई, बिल्कुल पहले और दूसरे स्तर की आदर्श टावर चमक के समान। यह तीसरे स्तर से संबंधित एकदम सही टावर चमक थी। तीसरे टावर की चमक सीधे आकाश में फैल गई और टावर का तीसरा स्तर तुरंत ही सुनहरे रंग से रंगा हुआ प्रतीत हुआ। और उसी समय यह उत्तम टावर पहले और दूसरे स्तर से चमकता है, मानो किसी चीज द्वारा निर्देशित होकर आकाश में भी ऊपर की ओर उठता है। 3 बेहद चमकदार मीनारें एक दूसरे को प्रकाशित कर रही थीं, जिससे असीम उतार चढ़ाव पैदा हो रहे थे, जो पिछली 2 मीनारों की चमक से 10 गुना ज्यादा थे। उन्होंने आकाश में सफेद बादलों को तितर-बितर कर दिया और पूरे असीम पवित्र पद को भी भयभीत कर दिया। तीसरी उत्तम मीनार चमक प्रकट हुई है। हे भगवान, यह उतार चढ़ाव बहुत भयानक है। परफेक्ट टावर चमक रहा है। 3 परफेक्ट टावर चमक आखिरकार क्या दर्शाते हैं? येबुके ने कैंडिडेट टावर के अंदर ऐसा क्या किया कि ऐसा प्रभाव पड़ा? जल्दी देखो, तीसरे तल पर येबुके का प्रतिनिधित्व करने वाला सुनहरा प्रकाश बिंदु गायब हो गया है। गायब हो गया? क्या वह बाहर आ रहा है? अल्पविराम। इस क्षण असीम पवित्र पद के अनगिनत शिष्य विस्मय में फूट पड़े, क्योंकि 3 परिपूर्ण टावर चमक के उतार चढ़ाव बहुत ही आश्चर्यजनक थे। एल्डर जिगु की ठंडी आंखों की गहराई में विस्मय का एक दुर्लभ संकेत चमक उठा। उसने वाकई तीसरा स्तर पूरी तरह से पार कर लिया, जिससे 3 आदर्श मीनारें फिर से चमक उठी। लगता है मैंने अभी भी इस बच्चे को कम आंका था। इस बच्चे की प्रतिभा अनगिनत साल पहले असीम पवित्र पद के सबसे गौरवशाली युग के उन प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं है। हालांकि क्या वह उस गौरवशाली युग के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बराबरी कर पाएगा, यह इस बच्चे के अगले प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। एक अत्यंत सुंदर महल के अंदर बिल्कुल बीच में एक विशाल शुद्ध श्वेत कमल का सिंहासन था और सिंहासन पर पूरी तरह से प्रकाश में लिपटी एक आकृति बैठी थी। यद्यपि यह अस्पष्ट है, फिर भी इसमें एक सुंदर आकृति का आभास हो सकता है। अचानक ये सुंदर आकृति कांप उठी और एक आलसी रहस्यमयी महिला की आवाज गूंज उठी। 3 परफेक्ट टावर चमकते हैं, कितना दिलचस्प है। अल्पविराम। चैलेंजर ने ट्रायल टावर के पहले 3 स्तरों को पूरी तरह से पार कर लिया है। 3 परफेक्ट टावर ग्लो दिखाई दिए हैं, जो चौथे स्तर को सक्रिय करने की सभी शर्तें पूरी करते हैं। ठंडी वीरान आवाज येबुके के कानों में गूंजती रही। इसके तुरंत बाद येबुके के सामने दिखाई देने वाला विशाल प्रकाश द्वार हिंसक उतार चढ़ाव के साथ फट गया और एक चूषण बल फूट पड़ा, जिसने येबुके के आकार को पूरी तरह से घेर लिया।